मून मिशन की सफलता, चंद्रयान 3 हमारा तिरंगा फहरा रहा है। शिव शक्ति पॉइंट नई प्रेरणा का केंद्र बना है। तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है। पूरे विश्व में जब इस प्रकार की उपलब्धि होती है तो उसको आधुनिकता से, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से जोड़ करके देखा जाता है। और जब ये सामर्थ्य विश्व के सामने आता है तो भारत के लिए अनेक संभावना, अनेक अवसर हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। G20 की अभूतपूर्व सफलता, 60 से अधिक स्थानों पर विश्व भर के नेताओं का स्वागत, मंथन और ट्रू स्पिरिट में फेडरल स्ट्रक्चर का एक जीवंत अनुभव, भारत की विविधता, भारत की विशेषता। G20 अपने आप में हमारी विविधता का सेलिब्रेशन बन गया। और G20 में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि ग्लोबल साउथ की हम आवाज बने। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता और G20 में सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन, ये सारी बातें भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दे रही है। कल यशोभूमि, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर राष्ट्र को समर्पित हुआ। कल विश्वकर्मा जयंती थी। देश के विश्वकर्मा समुदाय को जो परंपरागत पारिवारिक हुनर है उसको ट्रेनिंग, आधुनिक टूल, आर्थिक प्रबंधन और नए सिरे से ये विश्वकर्मा सामर्थ्य भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में कैसे अपनी भूमिका अदा करे। ऐसे अनेक, एक के बाद एक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले, एक प्रकार से उत्सव का माहौल, उत्साह का माहौल, उमंग का माहौल और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं। उसी समय संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि अब 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की, वो अत्यंत प्रेरक पल, और अब
नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे और नए सदन में अच्छाइयों की मूल्य वृद्धि करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये प्रण सभी सांसद हम लेकर के चलें, इसका ये महत्वपूर्ण पल है। कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा। निर्विघ्न रूप से सारे सपने, सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन ये नव प्रस्थान नए भारत के सारे सपनों को चरितार्थ करने वाला बनेगा। इसलिए भी ये सत्र छोटा है लेकिन बहुत मूल्यवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। मून मिशन की सफलता, चंद्रयान 3, हमारा तिरंगा फहरा रहा है। शिव शक्ति पॉइंट नई प्रेरणा का केंद्र बना है। तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है। पूरे विश्व में जब इस प्रकार की उपलब्धि होती है तो उसको आधुनिकता से, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से जोड़ करके देखा जाता है। और जब ये सामर्थ्य विश्व के सामने आता है तो भारत के लिए अनेक संभावना, अनेक अवसर हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। G20 की अभूतपूर्व सफलता, 60 से अधिक स्थानों पर विश्व भर के नेताओं का स्वागत, मंथन और ट्रू स्पिरिट में फेडरल स्ट्रक्चर का एक जीवंत अनुभव, भारत की विविधता, भारत की विशेषता। G20 अपने आप में हमारी विविधता का सेलिब्रेशन बन गया और G20 में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा
कि ग्लोबल साउथ की हम आवाज बने, अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता और G20 में सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन, ये सारी बातें भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दे रही है। कल यशोभूमि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर राष्ट्र को समर्पित हुआ। कल विश्वकर्मा जयंती थी। देश के विश्वकर्मा समुदाय को जो परंपरागत पारिवारिक हुनर है, उसको ट्रेनिंग, आधुनिक टूल, आर्थिक प्रबंधन और नए सिरे से ये विश्वकर्मा सामर्थ्य भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में कैसे अपनी भूमिका अदा करे, ऐसे अनेक एक के बाद एक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले, एक प्रकार से उत्सव का माहौल, उत्साह का माहौल, उमंग का माहौल और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं। उसी समय संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि अब 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की, वो अत्यंत प्रेरक पल, और अब नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं, वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं। और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे और नए सदन में अच्छाइयों की मूल्य वृद्धि करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये प्रण सभी सांसद हम लेकर के चलें, इसका ये महत्वपूर्ण पल है। कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है।
गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा। निर्विघ्न रूप से सारे सपने, सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा। और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन मून मिशन की सफलता, चंद्रयान 3, हमारा तिरंगा फहरा रहा है। शिव शक्ति पॉइंट नई प्रेरणा का केंद्र बना है। तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है। पूरे विश्व में जब इस प्रकार की उपलब्धि होती है तो उसको आधुनिकता से, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से जोड़ करके देखा जाता है। और जब ये सामर्थ्य विश्व के सामने आता है तो भारत के लिए अनेक संभावना, अनेक अवसर हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। G20 की अभूतपूर्व सफलता, 60 से अधिक स्थानों पर विश्व भर के नेताओं का स्वागत, मंथन और ट्रू स्पिरिट में फेडरल स्ट्रक्चर का एक जीवंत अनुभव, भारत की विविधता, भारत की विशेषता। G20 अपने आप में हमारी विविधता का सेलिब्रेशन बन गया। और G20 में भारत इस बात के लिए हमेशा गर्व करेगा कि ग्लोबल साउथ की हम आवाज बने। अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता और G20 में सर्वसम्मति से डिक्लेरेशन, ये सारी बातें भारत के उज्जवल भविष्य के संकेत दे रही है। कल यशोभूमि एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर राष्ट्र को समर्पित हुआ। कल विश्वकर्मा जयंती थी। देश के विश्वकर्मा समुदाय को जो परंपरागत पारिवारिक हुनर है उसको ट्रेनिंग, आधुनिक टूल, आर्थिक प्रबंधन और नए सिरे से ये विश्वकर्मा सामर्थ्य भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाने में कैसे अपनी भूमिका अदा करे, ऐसे अनेक एक के बाद एक भारत के गौरव को बढ़ाने वाले, एक प्रकार से उत्सव का माहौल, उत्साह का माहौल, उमंग का माहौल और सारे देश में एक नया आत्मविश्वास हम सब अनुभव कर रहे हैं। उसी समय संसद का ये सत्र, इस पार्श्वभूमि में संसद का ये सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा
हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। जिस मुकाम पर 75 साल की यात्रा की, वो अत्यंत प्रेरक पल, और अब नए स्थान पर उस यात्रा को आगे बढ़ाते समय नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। इसके लिए आने वाले जितने भी निर्णय होने वाले हैं वो इस नए संसद भवन में होने वाले हैं, और इसलिए अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण ये सत्र है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है, ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। जीवन में कुछ पल ऐसे भी होते हैं जो उमंग से भर देते हैं, विश्वास से भर देते हैं। मैं इस छोटे सत्र को उस रूप में देखता हूं। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे, और नए सदन में अच्छाइयों की मूल्य वृद्धि करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये प्रण सभी सांसद हम लेकर के चलें, इसका ये महत्वपूर्ण पल है। कल गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। गणेश जी विघ्नहर्ता देवता माने जाते हैं। अब भारत की विकास यात्रा में कोई विघ्न नहीं रहेगा। निर्विघ्न रूप से सारे सपने, सारे संकल्प भारत परिपूर्ण करेगा, और इसलिए गणेश चतुर्थी के दिन मून मिशन की सफलता, चंद्रयान 3, हमारा तिरंगा फहरा रहा है। शिव शक्ति पॉइंट नई प्रेरणा का केंद्र बना है। तिरंगा पॉइंट हमें गर्व से भर रहा है। पूरे विश्व में जब इस प्रकार की उपलब्धि होती है तो उसको आधुनिकता से, विज्ञान से, टेक्नोलॉजी से जोड़ करके देखा जाता है। और जब ये सामर्थ्य विश्व के सामने आता है तो भारत के लिए अनेक संभावना, अनेक अवसर हमारे दरवाजे पर आकर के खड़े हो जाते हैं। G20 की अभूतपूर्व सफलता, 60 से अधिक स्थानों पर विश्व भर के नेताओं का स्वागत, मंथन और ट्रू स्पिरिट में फेडरल स्ट्रक्चर का एक जीवंत अनुभव, भारत की विविधता, भारत की विशेषता। G20 अपने आप में हमारी विविधता का सेलिब्रेशन बन गया, और G20 में भारत इस बात के लिए हमें
जो एक मिनट, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड बैठिए, एक सेकंड, एक मिनट, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड प्लीज, एक प्लीज, प्लीज, प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज, 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 चुप। माननीय सदस्यगण, एक मिनट प्लीज, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, कंट्रोल मेरे पास है, प्लीज सिट डाउन, प्लीज, एक मिनट, एक मिनट, माननीय सदस्यगण, एक मिनट प्लीज, 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 माननीय सदस्य, मैं एक विषय मैं बता रहा हूं आपको, एक मिनट बता रहा हूं, एक मिनट बता रहा हूं मैं। माननीय सदस्यगण, चलिए, माननीय जो एक मिनट, प्लीज, 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 हाँ, प्लीज प्लीज बैठो, व्यवस्था दे रहा हूं, प्लीज बैठो, व्यवस्था दे रहा हूं मैं, प्लीज, प्लीज बैठिए, व्यवस्था दे रहा हूं, प्लीज। माननीय सदस्यगण, जो कुछ भी टेक्निकल चूक हुई है मैं उसकी जांच कराऊंगा। इसमें पॉइंट ओके, प्लीज, प्लीज, मैंने व्यवस्था दे दी है, इतनी बड़ी व्यवस्था दे दी है मैंने, चूक ना, जो टेक्निकल चूक हुई है उसको मैंने बता दिया ना, ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्निक चूक है भाई, प्लीज, ओके, प्लीज, अब क्या तरीका है? नो, माननीय सदस्य, मैंने सारी बात, एक मिनट, आप बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। मैंने पूर्व में भी कह दिया है, सारे विषय को मेरे संज्ञान में आपने ला दिया है, कभी टेक्निकल चूक हो जाती है, मैं सारे विषय की जांच कराऊंगा। ओके, ओके, प्लीज, 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 माननीय सदस्यगण, प्लीज बैठिए, माननीय, प्लीज एक मिनट बैठिए, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, आप बैठिए, 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 क्या बैठिए, बैठिए, प्लीज, विषय आपको मौका देंगे, प्लीज, ऐसे क्या, हाँ चलिए, प्लीज, कोई अपमान नहीं है, टेक्निकल चूक है, ओके, प्लीज, 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 आप सदन के नेता ऐसे मत करिए, मैंने इतनी व्यवस्था दे दी, प्लीज, 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 माननीय सदस्यगण,
नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए पूरे देश को बधाई देते हुए मुझे बेहद खुशी है भरी है। इस आयोजन की सफलता ने प्रत्येक भारतीय को गर्व से भर दिया है। इसने वैश्विक स्तर पर देश की नेतृत्व की क्षमता को एक नया आयाम दिया है। मैं इस आयोजन को आम जनों का आयोजन बना देने की माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन की सराहना करता हूं। भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 60 शहरों में 200 से अधिक बैठकें हुई है, जो अभूतपूर्व है। दुनिया भर से आए 42 प्रतिनिधि मंडलों के साथ G20 नई दिल्ली लीडर समिट अपने आकार, भव्यता और प्रभाव में अभूतपूर्व था। इससे विश्व को भारत की विविधता, लोकतांत्रिक शक्ति और प्रतिभा को देखने का अवसर मिला है। भारत की G20 की अध्यक्षता समावेशी, आकांक्षी, कार्य उन्मुख, निर्णायक और जन केंद्रित रही है। G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में लिए गए निर्णय परिवर्तनकारी हैं और ये आने वाले दशकों में वैश्विक व्यवस्था को नया रूप देने में सहायक होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और मार्गदर्शन में G20 नई दिल्ली लीडर्स समिट घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया और संवेदनशील मुद्दों पर भी सबकी सहमति बनी। विश्व स्तर पर यह स्वीकार किया गया है कि भारत के नेतृत्व एवं सक्रिय प्रयासों के कारण वैश्विक उत्तर दक्षिण के बीच दूरी के पाटने और पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। ये विश्व में भारत के ऊंचे कद और बढ़ती प्रतिष्ठा तथा इस सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में किए गए कार्यों को दर्शाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत को जो वैश्विक सद्भावना प्राप्त हुए, ये उसी का प्रमाण है। ये इस बात की भी स्वीकृति है कि कई प्रकार के विभाजनों से ग्रस्त विश्व में भारत शांति और संयम की आवाज है। भारत की अध्यक्षता में ग्लोबल साउथ की आवाज को G20 की चर्चा के केंद्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपनी अध्यक्षता की शुरुआत में भारत ने जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें 125 देशों के नेतृत्व ने भाग लिया। ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और अपेक्षाओं को G20 एजेंडे में शामिल किया गया। शिखर सम्मेलन की घोषणा में निर्धनता उन्मूलन, जलवायु वित्त, ऋण संबंधी समस्याओं से निपटने, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल बुनियादी ढांचे के विकास सहित विकासशील देशों के हितों से संबंधित विषयों को प्रमुखता दी गई। माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल के कारण अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया। विश्व के शीर्ष नेतृत्व को राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सम्मान देते देखना एक अद्भुत दृश्य था। उन सभी ने महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित शांति और अहिंसा के सार्वभौमिक विचार और वर्तमान समय में इसकी प्रासंगिकता को स्वीकार किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधार करने, उसमें समय के अनुसार बदलाव लाने का पुरजोर समर्थन किया। इस विभाजित विश्व में स्थिरता, वृद्धि और विकास सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक बहुपक्षवाद के लिए यह महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्यगण, G20 का दृष्टिकोण
अर्थ केंद्रित न होकर अब व्यापक रूप से मानव केंद्रित हो गया है। सतत विकास लक्ष्यों को साकार करने, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार करने, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना करने, हरित विकास समझौतों को प्रोत्साहित करने, महिलाओं के नेतृत्व के विकास को प्रोत्साहित करने, डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल करने, पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका को मान्यता दिए जाने जैसे विषयों को प्राथमिकता दी गई, वह सराहनीय है। G20 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों में अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को अधिक सक्रिय करना, विकास के लिए अधिक संसाधनों की उपलब्धता, पर्यटन का विस्तार, विश्व स्तर पर कार्य के अवसर, मोटे अनाज के उत्पादन और उपभोग के माध्यम से सुदृढ़ खाद्य सुरक्षा, कौशल की कमी और गतिशीलता की समस्या का समाधान करना, ग्लोबल वैल्यू चेन की मैपिंग, MSME की सहायता करना और जैव ईंधन के लिए प्रतिबद्धता शामिल है। इनका लाभ पूरे देश को प्राप्त होगा। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन पहलों से एक कनेक्टेड भविष्य की नींव रखी गई है, जिसमें आगे भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहेगी। पर्यावरण समर्थन के लिए लाइफ संबंधी उच्च स्तरीय सिद्धांतों को अंगीकृत किए जाने और जलवायु संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जलवायु वित्त और निवेश में बड़े पैमाने पर वृद्धि की आवश्यकता को विकसित देशों द्वारा स्वीकार किए जाने से इस क्षेत्र में भारत का नेतृत्व स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ है। भारत की अध्यक्षता में महिलाओं और आपदा जोखिम को कम किए जाने के बारे में G20 कार्य समूह के गठन के साथ साथ स्टार्टअप पर एक नए G20 की स्थापना के रूप में नई उपलब्धि दर्ज की गई है। खाद्य सुरक्षा के संबंध में दक्कन उच्च स्तरीय पहल, भूमि संबंधी पहल पर गांधीनगर रोड मैप, पर्यटन के विषय पर गोवा रोड मैप, नीली और महासागरीय अर्थव्यवस्था पर चेन्नई उच्च स्तरीय पहल और काशी सांस्कृतिक पथ से आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों में विश्व का मार्गदर्शन होगा और हमारे देश गौरवान्वित होंगे। अगले माह हमारी संसद को हमारे G20 अध्यक्षता के क्रम में पार्लियामेंट P20 फोरम की मेजबानी करने का सम्मान मिलेगा। मैं इस प्रतिष्ठित सभा के प्रत्येक मान्य सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे लोकतंत्र की जननी भारत की भूमि पर पूरे विश्व का स्वागत करने और वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मिशन को आगे बढ़ाने में शामिल हो। मुझे विश्वास है ये सभा इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सराहना करने, भारत के लोगों को उत्साह बढ़ाने और सभी संगठनों और व्यक्तियों के योगदान को सराहना करने में मेरा साथ देगी। श्री सुनील कुमार सिंह, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति का छठा प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, हमारा ये संसद भवन स्वतंत्रता प्राप्ति की ऐतिहासिक घड़ी से लेकर भारत के संविधान निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया और इसके साथ ही हमारे आधुनिक राष्ट्र की गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा का साक्षी रहा है। स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मालंकर जी ने 15 मई 1952 को अपना पदभार ग्रहण किया था। देश की सर्वोच्च
लोकतांत्रिक संस्था के प्रथम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नियम समिति, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति सहित कई अन्य संसदीय समितियों की स्थापना की और सदन के अंदर उच्चतम परंपराओं की नींव रखी। इस सदन में अभी तक मेरे पूर्व 16 माननीय सदस्य अध्यक्ष सदन के आसन पर विराजमान हुए और उन सभी ने श्रेष्ठ परंपराएं स्थापित की है। माननीय सदस्यगण, इस कक्ष के माध्यम से अब तक 15 माननीय प्रधानमंत्रियों का नेतृत्व प्राप्त हुआ। उन सभी ने अपने विचारों और कार्यों से देश की दशा और दिशा तय की है। माननीय सदस्यगण, ये सदन संवाद संस्कृति का जीवंत प्रतीक रहा है। विभिन्न दलों के बीच सहमति असहमति के बीच पिछले 75 वर्षों में देश हित में सामूहिकता से निर्णय लिए गए। संसदीय विचार विमर्श की पद्धति से देश की जनता के जीवन में सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए कानून बनाए गए। आपदा और संकट के समय सदन ने एकजुटता और प्रतिबद्धता से उसका सामना किया। आज इस कक्ष में कार्रवाई का अंतिम दिन है। हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में इस भवन का योगदान अतुलनीय है। आज के बाद सदन की कार्रवाई नए भवन में संचालित होगी। हम नए भवन में नई आशाओं, नई उम्मीदों के साथ प्रवेश करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारी संसद के नए भवन में हमारा लोकतंत्र नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह अपने विचार को व्यक्त करें। माननीय अध्यक्ष जी, देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पलों को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन
पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है, इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अमृतकाल की प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट्र में एक नया विश्वास, नया आत्मविश्वास, नया उमंग, नए सपने, नए संकल्प और राष्ट्र का नया सामर्थ्य उसे भर रहा है। चारों तरफ आज भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है और गौरव के साथ हो रही है। ये हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण विश्व में आज वो गूंज सुनाई दे रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है और इसमें भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप, जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो विज्ञान से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य से जुड़ा है, जो 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प की शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करने वाला है। ये सदन और इस सदन के माध्यम से मैं फिर एक बार देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को कोटि कोटि बधाइयां देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन ने भूतकाल में जब नेम की समिट हुई थी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके देश के इस प्रयास को सराहा था। आज G20 की सफलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है। मैं मानता हूं देशवासियों का आपने गौरव बढ़ाया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है। ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में देश की अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है, देश के गौरवगान को बढ़ाने वाला है। और जैसा आपने उल्लेख किया, भारत इस बात के लिए गर्व करेगा, जब भारत अध्यक्ष रहा उस समय अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बना। मैं उस इमोशनल पल को भूल नहीं सकता।
जब अफ्रीकन यूनियन की घोषणा हुई और अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे जीवन में ऐसी पल थी शायद मैं बोलते बोलते रो पड़ूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अपेक्षा और आशाएं पूरी करने का काम भारत के भाग्य में आया। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के प्रति शक करने का एक स्वभाव कई लोगों का बना हुआ है और जब आजादी मिली तब से चल रहा है। इस बार भी यही था, कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा, असंभव है। लेकिन ये भारत की ताकत है कि वह भी हुआ और विश्व सर्वसम्मति से एक साझा घोषणा पत्र लेकर के आगे का रोड मैप लेकर के यहां से प्रारंभ हुआ है। और अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में, क्योंकि भारत की अध्यक्षता नवंबर के आखिरी दिन तक है, इसलिए अभी हमारे पास जो समय है उसका उपयोग हम करने वाले हैं और आपकी अध्यक्षता में दुनिया भर के ये जो G20 के सदस्य हैं, P20 पार्लियामेंट के स्पीकर्स की एक समिट, जैसे आपने घोषणा की, सरकार का आपके इस प्रयासों को पूरा समर्थन रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है, पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है और उसका मूल कारण है हमारे जो संस्कार है, वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज विश्व को हमें साथ लाने में जोड़ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ हम सबकी साझी स्मृतियां हैं, ये हम सबकी साझी विरासत है और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है। आजाद भारत के नवनिर्माण से जुड़ी हुई अनेक घटनाएं इन 75 वर्ष में यही सदन में आकार लेती हुई हमने देखी है। आज हम जब इस सदन को छोड़ करके नए सदन की ओर प्रस्थान करने वाले हैं, तब भारत के सामान्य मानवी की भावनाओं को जहां जो आदर मिला है, सम्मान मिला है, उसकी अभिव्यक्ति का भी यह अवसर है। और इसलिए आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं पहली बार जब संसद का सदस्य बना और पहली बार एक सांसद के रूप में इस भवन में मैंने प्रवेश किया तो सहज रूप से मैंने इस संसद भवन के दौर पक्ति पर
अपना शीश झुका करके इस लोकतंत्र के मंदिर को श्रद्धा भाव से नमन करते हुए मैंने पैर रखा था। वो पल मेरे लिए भावनाओं से भरी हुई थी। मैं कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन भारत के लोकतंत्र की ताकत है, भारत के सामान्य मानवी की लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा का प्रतिबिंब है कि रेलवे प्लेटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लियामेंट पहुंच गया। मैंने कभी कल्पना तक नहीं की कि देश मुझे इतना सम्मान देगा, इतना आशीर्वाद देगा, इतना प्यार देगा। सोचा नहीं था अध्यक्ष जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम में से बहुत लोग हैं जो संसद भवन के अंदर जो चीजें लिखी गई उसको पढ़ते भी रहते हैं, कभी कभी उसका उल्लेख भी करते हैं। हमारे यहाँ संसद भवन के प्रवेश द्वार पर एक छांदोग्य उपनिषद का एक वाक्य है, लोक द्वारम करके पूरा वाक्य है। उसका मतलब ये होता है कि जनता के लिए दरवाजे खोलिए और देखिए कि कैसे वो अपने अधिकारों को प्राप्त करती है। हमारे ऋषि मुनियों ने ये लिखा हुआ है, हमारे प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है। हम सब और हमारे पहले जो यहां रहे हैं वो भी इस सत्यता के साक्षी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, समय रहते जैसे जैसे वक्त बदलता गया, ये हमारे सदन की संरचना भी निरंतर बदलती रही है और अधिक समावेशी बनती गई है। समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधि विविधताओं से भरा हुआ इस सदन में नजर आता है। अनेक भाषाएं हैं, अनेक बोलियां, अनेक पहरवेश है, अनेक खानपान है। सदन के अंदर सब कुछ है और समाज के सभी तबके के लोग, चाहे वो सामाजिक रचना के हो, चाहे आर्थिक रचना के हो, चाहे गांव या शहर के हो, एक प्रकार से पूर्ण रूप से समावेशी वातावरण सदन में पूरी ताकत के साथ जन सामान्य की इच्छा आकांक्षाओं को प्रकट करता रहा है। दलित हो, पीड़ित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, हर एक का धीरे 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 योगदान बढ़ता चला गया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ में महिलाओं की सदस्य संख्या कम थी, लेकिन धीरे धीरे माताओं बहनों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है। इस सदन के गरिमा में बहुत बड़ा बदलाव लाने में उनका योगदान रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रारंभ से अब तक एक मोटा मोटा हिसाब लगाता था, करीब करीब 7,500 से अधिक जनप्रतिनिधि दोनों सदनों में मिलाकर के योगदान दे चुके हैं। इतने सालों में 7,500 से करीब ज्यादा। इस कालखंड में करीब 600 महिला सांसदों ने भी इस सदन की गरिमा को बढ़ाया है, दोनों सदन की। और आदरणीय अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि इस सदन में आदरणीय इंद्रजीत गुप्ता जी 43 ईयर, अगर मेरी गलती नहीं हो तो 43 ईयर इस सदन में लंबा समय बैठ करके इस सदन के साक्षी बनने का उनको सौभाग्य मिला। और यही सदन है आदरणीय अध्यक्ष जी,
जहां शकीकुर रहमान जी 93 की एज में भी सदन में अपना योगदान देते रहे, जबकि उनकी उम्र 93। और आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है कि 25 साल की उम्र की चंद्रमणि मुर्मू इस सदन की सदस्य बनी थी। सिर्फ 25 साल की उम्र की सबसे छोटी उम्र की सदस्य बनी थी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वाद विवाद कटाक्ष ये सब कुछ हम सबने अनुभव किया है, हम सबने इनिशिएट भी किया है, कोई बाकी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी शायद जो परिवार भाव हम लोगों के बीच में रहा है, हमारे पहले की पीढ़ियों में भी रहा है, जो लोग प्रचार माध्यमों से हमारा यहां का रूप देखते हैं और बाहर निकलते ही हमारा जो अपनापन होता है, परिवार भाव होता है, वो एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाता है। और ये भी इस सदन की ताकत है, एक परिवार भाव। और उसके साथ साथ हम कभी कड़वाहट पाल करके नहीं जाते हैं। हम उसी प्यार से सदन छोड़ने के कई वर्षों के बाद भी मिल जाए तो भी उस प्यार को कभी भूलते नहीं है, उस स्नेह भरे याद दिनों को भूलते नहीं है। वो मैं अनुभव कर सकता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे पहले भी और वर्तमान भी हमने कई बार देखा है कि अनेक संकटों के बावजूद भी, अनेक असुविधाओं के बावजूद भी सांसद सदन में आए हैं और उन्होंने शारीरिक पीड़ा भी असह्य हो तो भी सदन में एक सांसद के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में अपना कर्तव्य निभाया है। ऐसी अनेक घटनाएं आज हमारे सामने हैं। गंभीर बीमारियों के बावजूद भी कोई व्हीलचेयर में आना पड़ा, किसी को डॉक्टरों को बाहर खड़े रख करके अंदर आना पड़ता, लेकिन सभी सांसदों ने कभी न कभी इस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई। कोरोना काल हमारे सामने उदाहरण है। हर परिवार में रहता था कहीं बाहर जाए तो मौत को बुलावा न दे दे, उसके बावजूद भी हमारे माननीय सांसद दोनों सदन में कोरोना काल के इस संकट की घड़ी में भी सदन में आए, अपना कर्तव्य निभाया। हमने राष्ट्र का काम रुकने नहीं दिया। आवश्यकता पड़ी, डिस्टेंस रखना भी था और बार बार टेस्टिंग भी करना पड़ता था। सदन में आते थे लेकिन मास्क पहनना पड़ता था। बैठने की रचना भी अलग अलग की, समय भी बदले गए। हर चीज के साथ राष्ट्र का काम रुकना नहीं चाहिए, इस भाव से सभी सदस्यों ने इस सदन को अपने कर्तव्य का महत्वपूर्ण अंग माना, संसद को चलाए रखा। और मैंने देखा है कि इस सदन से इतना लगाव लोगों का रहता है कि पहले कभी हम देखते थे कोई 30 साल पहले सांसद रहा होगा, कोई 35 साल पहले रहा होगा, लेकिन वो सेंट्रल हॉल तो जरूर आएगा। जैसे मंदिर जाने की आदत होती है वैसे उनको सदन में आने की आदत है। इस जगह का लगाव बन जाता है, एक आत्मीय भाव से जुड़ाव हो जाता है। और ऐसे बहुत से पुराने लोग हैं जो आते जाते में मन करता है जरा चलो एक चक्कर काटते हैं। आज उनका जनप्रतिनिधि के नाते दायित्व तो नहीं है, लेकिन भूमि के प्रति उनका लगाव हो जाता है। ये सामर्थ्य होता है इस सदन का। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद बहुत बड़े बड़े विद्वान लोगों ने बहुत आशंकाएं व्यक्त की थी, पता नहीं देश का क्या होगा, चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, एक रहेगा कि बिखर जाएगा, लोकतंत्र बना रहेगा नहीं। 50
लेकिन इस देश की संसद की ताकत है कि पूरे विश्व को गलत सिद्ध कर दिया और ये राष्ट्र पूरे सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ता रहा। और इस विश्वास से कि हम भले आशंकाएं होंगी, घने काले बादल होंगे, लेकिन सफलता प्राप्त करते रहेंगे। और ये हम सब लोगों ने, हमारी पुरानी पीढ़ियों ने मिलकर के इस काम को करके दिखाया है। इसका गौरवगान करने का ये अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इसी भवन में 2 साल 11 महीने तक संविधान सभा की बैठकें हुई और उसने देश के लिए एक मार्गदर्शक जो आज भी हमें चलाता है, हमारे संविधान दिया। और 26 नवंबर 1949 को जो संविधान हमें मिला वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इन 75 वर्षों में सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है वो ये है कि देश के सामान्य मानवी का इस संसद पर विश्वास बढ़ता ही गया है। और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि इस महान संस्था के प्रति, इस महान इंस्टीट्यूशन के प्रति, इस व्यवस्था के प्रति उनका विश्वास अटूट रहे, विश्वास उनका बना रहे। इन 75 वर्षों में हमारी संसद ने जन भावनाओं की अभिव्यक्ति का भवन भी बना दिया। यहां जन भावनाओं की पुरजोश अभिव्यक्ति और हम देखते हैं राजेंद्र बाबू से लेकर डॉक्टर कलाम, रामनाथ कोविंद और अभी द्रौपदी मुर्मू जी, इन सब के संबोधन का लाभ हमारे सदनों को मिला है, उनका मार्गदर्शन मिला है। आदरणीय अध्यक्ष जी, पंडित नेहरू जी, शास्त्री जी, वहां से लेकर के अटल जी, मनमोहन सिंह जी तक एक बहुत बड़ी श्रृंखला जिसने इस सदन का नेतृत्व किया है और सदन के माध्यम से देश को दिशा दी है, देश को नए रंग रूप में ढालने के लिए उन्होंने परिश्रम किया है, पुरुषार्थ किया है। आज उन सबका गौरवगान करने का भी अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोहिया जी, चंद्रशेखर जी, आडवाणी जी, न जाने अनगिनत नाम जिन्होंने हमारे इस सदन को समृद्ध करने में, चर्चाओं को समृद्ध करने के लिए, देश के सामान्य से सामान्य व्यक्ति की आवाज को ताकत देने का काम इस सदन में किया है। विश्व के भी अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने हमारे इन सदनों को संबोधित करने का भी अवसर आए हैं और उनकी बातों में भी भारत के लोकतंत्र के प्रति आदर का भाव व्यक्त हुआ है। आदरणीय अध्यक्ष जी, उमंग उत्साह के पल के बीच भी कभी सदन की आंख से आंसू भी बहे। ये सदन दर्द से भर गया जब देश को 3 अपने प्रधानमंत्री उनको अपने कार्यकाल में ही खोने की नौबत आई, नेहरू जी, शास्त्री जी और इंदिरा जी। तब ये सदन अश्रुभीनी आंखों से उन्हें विदाई दे रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, अनेक चुनौतियों के बावजूद भी हर स्पीकर ने, हर सभापति ने बेहतरीन तरीके से दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाया है और अपने कार्यकाल में उन्होंने जो निर्णय किए वो निर्णय
मावलंकर जी से काल से शुरू हुए हो या सुमित्रा जी के कालखंड के हो या बिरला जी के, आज भी उन निर्णयों को रेफरेंस पॉइंट माना जाता है। ये काम हमारे करीब 17 स्पीकर और उसमें 2 हमारी महिला स्पीकर ने भी, और मावलंकर जी से लेकर के सुमित्रा ताई तक और बिरला जी का मार्गदर्शन आज भी हमें मिल रहा है। हर एक ने अपनी अपनी शैली रही है, लेकिन उन्होंने सबको साथ लेकर के नियमों कानूनों के बंधन में इस सदन को हमेशा ऊर्जावान बनाए रखा है। मैं आज उन सभी स्पीकर महोदय को भी आज वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सही है कि हम जनप्रतिनिधि अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं, लेकिन सातत्यपूर्ण तरीके से हमारे बीच जो ये टोली बैठती है, उनकी भी कई पीढ़ियां बदल गई है। कभी कागज लेके दौड़ के आते हैं, उनका भी योगदान कम नहीं है। हमें कागज पत्र पहुंचाने के लिए दौड़ते हैं, सदन में कोई गलती न हो जाए, उसके निर्णय में कोई गलत न हो जाए, उसके लिए वो चौकन्ने रहते हैं। जो काम इनके द्वारा हुआ है, उसने भी सदन के क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस में तेजी लाने में बहुत बड़ी मदद की है। मैं उन सभी साथियों का और इनके पूर्व में जो रहे हैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। इतना ही नहीं, सदन मतलब ये खंड ही नहीं है, इस पूरे परिसर में अनेक लोगों ने, किसी ने हमें चाय पिलाई होगी, किसी ने पानी पिलाया होगा, किसी ने रात रात चली हुई सदन को किसी को भूखा पेट रहने नहीं दिया होगा। कई प्रकार की सेवाएं की होगी। किसी ने माली ने इसके बाहर के एनवायरनमेंट को संभाला होगा, किसी ने इसकी सफाई की होगी। न जाने कितने ही अनगिनत लोग होंगे जिन्होंने हम सब अच्छे ढंग से काम कर सके, और यहां जो काम हो वो काम देश को आगे बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक तेजी से हो, उसके लिए जो माहौल बनाना, व्यवस्था बनाना, उसके लिए जिसने योगदान दिया है, मेरी तरफ से भी और इस सदन की तरफ से भी मैं उनका विशेष रूप से नमन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, लोकतंत्र का ये सदन, आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी रक्षा की है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब आज हम इस सदन को छोड़ रहे हैं, तब मैं उन पत्रकार मित्रों को भी याद करना चाहता हूं जिन्होंने जीवन में, कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा जीवन अपने कार्यकाल में संसद के काम को ही उन्होंने रिपोर्ट किया है। एक प्रकार से वो जीवंत साक्षी रहे हैं। उन्होंने यहां की पल पल की जानकारी देश तक पहुंचाई, और तब तो ये सारा टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, तब वही लोग थे जो यहां की बात पहुंचाते थे।
और उनका सामर्थ्य था वो अंदर की भी पहुंचाते थे और अंदर की भी पहुंचाते थे। और मैंने देखा कि ऐसे पत्रकारिता जिन्होंने संसद को कवर किया, शायद उनके नाम जाने नहीं जाते होंगे, लेकिन इनके काम को कोई भूल नहीं सकता है। और खबरों को लिए नहीं, भारत की इस विकास यात्रा को संसद भवन से समझने के लिए उन्होंने अपनी शक्ति खपा दी थी। आज भी पुराने जो पत्रकार मित्र मिल जाते हैं और जिन्होंने कभी संसद को कवर किया हो, तो ऐसी अननोन चीजें बताते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखी होती है, कान से सुनी होती है, जो अचरज करने वाली होती है। यानी एक प्रकार से जैसी ताकत यहां की दीवारों की रही है, वैसा ही दर्पण उनकी कलम में रहा है। और उस कलम ने देश के अंदर संसद के प्रति, संसद सदस्यों के प्रति एक अहोभाव का भाव जगाया है। मैं आज कई पत्रकार बंधु होंगे जो रहे नहीं होंगे, लेकिन मेरे लिए जैसा ये सदन छोड़ना भावुकपन है, मैं पक्का मानता हूं इन पत्रकार बंधुओं के लिए भी ये सदन छोड़ना उतना ही भावुकपन होगा, क्योंकि इनका लगाव हमसे भी ज्यादा रहे। कुछ तो पत्रकार ऐसे होंगे जो हम लोगों की टर्म से भी ज्यादा है, उन्होंने काम किया होगा। आज उनके उस महत्वपूर्ण लोकतंत्र की ताकत बनने के लिए योगदान देने के लिए भी याद करने का अवसर है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब हम सदन के अंदर आते हैं, हमारे यहां नाद ब्रह्म की कल्पना है। हमारे शास्त्रों में माना गया है किसी एक स्थान पर अनेक बार एक ही लय में उच्चारण होता है तो वो तपोस्थली बन जाता है, उसके एक पॉजिटिव वाइब होते हैं। नाद की एक ताकत होती है जो स्थान को सिद्धि स्थान में परिवर्तित कर देती है। मैं मानता हूं ये सदन भी उस 7,500 जनप्रतिनिधियों के द्वारा बार बार जो शब्द गूंजे हैं, जो वाणी यहां गूंजी है, उसने इस सदन में हम बैठकर आगे चर्चा करें या ना करें, लेकिन इसकी गूंज इसे तीर्थ क्षेत्र बना देती है। एक जागृत जगह बन जाती है और लोकतंत्र की प्रति श्रद्धा रखने वाला व्यक्ति आज से 50 साल के बाद भी जब यहां देखने के लिए भी आएगा तो उसे उस गूंज की अनुभूति होगी कि कभी भारत की आत्मा की आवाज यहां पर गूंजती थी। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये वो सदन है जहां कभी भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, उन्होंने अपनी वीरता सामर्थ्य से अंग्रेज सल्तनत को जगा दिया था बम का धमाका करके। वो बम की गूंज भी जो देश का भला चाहते हैं उनको कभी सोने नहीं देती। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो सदन है जहां पंडित जी को इसलिए भी याद किएगा, अनेक बातों के लिए याद करेगा, लेकिन हम जरूर याद करेंगे इसी सदन में पंडित नेहरू का एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सबको प्रेरित करती रहेगी। और इसी सदन में अटल जी ने कहा था, वो शब्द आज भी गूंज रहे हैं इस सदन में, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी,
पंडित नेहरू की जो प्रारंभिक मंत्री परिषद थी, बाबा साहब आम्बेडकर जी एक मंत्री के रूप में दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस भारत में लाने पर बहुत जोर दिया करते थे। फैक्ट्री कानून में अंतर्राष्ट्रीय सुझावों को शामिल करने पर बाबा साहब सर्वाधिक आग्रही रहे थे और उसका परिणाम आज देश को लाभ मिल रहा है। बाबा साहब आम्बेडकर ने देश को नेहरू जी की सरकार में वाटर पॉलिसी दी थी और उस वाटर पॉलिसी बनाने में बाबा साहब आम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमें जानते हैं कि भारत में बाबा साहब आम्बेडकर एक बात हमेशा कहते थे कि भारत में सामाजिक न्याय के लिए भारत का औद्योगिकरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के दलित पिछड़ों के पास जमीन ही नहीं है, वो क्या करेगा? औद्योगिकरण होना चाहिए। और बाबा साहब इस बात को मान करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो पंडित नेहरू के मंत्री थे, उन्होंने इस देश में और पहले वाणिज्य मंत्री के रूप में और उद्योग मंत्री के रूप में उन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी इस देश में लाई थी। आज भी कितनी ही इंडस्ट्री पॉलिसी बने, लेकिन उसकी आत्मा वही होती है जो पहली सरकार के थी और उनका भी बहुत बड़ा अहम योगदान रहा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, लाल बहादुर शास्त्री जी ने 65 के युद्ध में हमारे देश के जवानों में का हौसला बुलंद करना, उनके सामर्थ्य के लिए को पूरी तरह राष्ट्र में झोंक देने की प्रेरणा इसी सदन में से दी थी लाल बहादुर शास्त्री का। और यहीं पर उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए एक मजबूत नींव लाल बहादुर शास्त्री जी ने रखी थी। आदरणीय अध्यक्ष जी, बांग्लादेश की मुक्ति का आंदोलन और उसका समर्थन भी इसी सदन ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था। इसी सदन ने इमरजेंसी में लोकतंत्र पर होता हुआ हमला भी देखा था और इसी सदन ने भारत के लोगों की ताकत को एहसास कराते हुए मजबूत लोकतंत्र की वापसी भी इसी सदन ने देखी थी। वो राष्ट्रीय संकल्प भी देखा था, ये सामर्थ्य भी देखा था। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन इस बात का हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि इसी सदन में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह जी ने ग्रामीण मंत्रालय का गठन किया था, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसी सदन में मतदान की उम्र 21 से 18 करने का निर्णय हुआ था और देश की युवा पीढ़ी को इसका योगदान देने के लिए प्रेरित किया गया, उत्साहित किया गया था। हमारे देश ने गठबंधनों की सरकारें देखी, पीपी सिंह जी हो, चंद्रशेखर जी, और बाद में एक सिलसिला चला। लंबे अरसे से दिशा में देश जा रहा था, आर्थिक नीतियों के बोझ तले देश दबा हुआ था, लेकिन नरसिम्हा राव की सरकार थी जिन्होंने हिम्मत के साथ पुरानी आर्थिक नीतियों को छोड़ करके नई राह पकड़ने का फैसला किया था, जिसके आज देश को परिणाम मिलते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार भी हमने इसी सदन ने देखी। सर्व शिक्षा अभियान देश में आज वो महत्वपूर्ण बन गया है। आदिवासी कार्यालय मंत्रालय अटल जी ने बनाया, नॉर्थ ईस्ट का मंत्रालय अटल जी ने बनाया, न्यूक्लियर टेस्ट भारत के सामर्थ्य का परिचायक बन गया। और इसी सदन में मनमोहन जी की सरकार कैश फॉर वोट को भी, उस कांड को भी सदन ने देखा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबका साथ सबका विकास का मंत्र, अनेक ऐतिहासिक निर्णय, दशकों से लंबित विषय, उनका स्थायी समाधान भी इसी सदन में हुआ। आर्टिकल 370, ये सदन हमेशा हमेशा गर्व के साथ कहेगा कि सदन के कारण
वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी का निर्णय भी इसी सदन ने किया। वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी, ये भी इसी सदन ने देखा। गरीबों के लिए 10% आरक्षण कोई विवाद के बिना पहली बार इस देश में करने में सफल रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के लोकतंत्र में तमाम उतार चढ़ाव हमने देखे और ये सदन लोकतंत्र की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत की साक्षी है, जन विश्वास का एक केंद्र बिंदु रहा है। इस सदन की विशेषता देखिए और दुनिया के लोगों का आज भी ऐतराज होता है। ये सदन है जिसमें कभी 4 सांसद वाली पार्टी सत्ता में होती थी और 100 सदस्य वाली पार्टी विपक्ष में बैठती थी। ये भी सामर्थ्य इस सदन के लोकतंत्र की ताकत का परिचय कराता है। और यही सदन है जिसमें एक वोट से अटल जी की सरकार गई थी और लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाया था। ये भी इसी सदन में हुआ। आज अनेक छोटी छोटी रीजनल पार्टियों का प्रतिनिधित्व हमारे देश की विविधता को, हमारे देश के एस्पिरेशंस का एक प्रकार से वो आकर्षक केंद्र बिंदु बना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस देश में 2 प्रधानमंत्री ऐसे रहे, मोरारजी भाई वीपी सिंह। एक प्रकार से कांग्रेस में जीवन खपाया था, लेकिन एंटी कांग्रेस गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रहे थे। ये भी इसकी विशेषता थी। और हमारे नरसिम्हा राव जी, वो तो बिस्तरा गोल करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे, निवृत्ति की घोषणा कर चुके थे। लेकिन यही लोकतंत्र की ताकत देखिए, सदन की ताकत देखिए, वो प्रधानमंत्री के रूप में 5 साल हमारी सेवा कर रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी, सबकी सहमति से कठिन कार्य होते हुए हमने देखे हैं। 2000 की साल थी, अटल जी की सरकार थी। इसी सदन ने 3 राज्यों का गठन सर्व स्वीकृति से किया और बड़े उमंग उत्साह से किया। जब छत्तीसगढ़ की रचना हुई तो उत्सव छत्तीसगढ़ ने भी मनाया, उत्सव मध्य प्रदेश ने भी मनाया। जब उत्तराखंड की रचना हुई तो उत्सव उत्तराखंड ने भी मनाया, उत्सव उत्तर प्रदेश ने भी मनाया। जब झारखंड की रचना हुई तो उत्सव झारखंड ने भी मनाया, उत्सव बिहार ने भी बताया। ये हमारे सदन का सामर्थ्य, सब सहमति का वातावरण बना करके। लेकिन कुछ कड़वी यादें वो भी हैं कि तेलंगाना के हक को दबोचने के लिए भारी प्रयास हुए, खून की नदियां भी बही और बनने के बाद न तेलंगाना उत्सव मना पाया, न आंध्र उत्सव मना पाया। एक कटुता के बीज बो दिए गए। अच्छा होता उसी उमंग और उत्साह के साथ हम तेलंगाना का निर्माण करते तो एक नई ऊंचाई पर आज तेलंगाना पहुंच चुका होता। आदरणीय अध्यक्ष जी, संविधान सभा ने, आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन की परंपरा रही है। संविधान सभा ने उस समय अपना दैनिक भत्ता 45 रुपये से कम करके 40 कर दिया था। उनको लगा हमें इसको कम करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, यही सदन है कैंटीन में मिलने वाली सब्सिडी, जो बहुत कम पैसे में खाना मिलता था, इसी सदस्यों ने उस सब्सिडी को भी खत्म कर दिया और पूरा पैसा देकर के अब कैंटीन में खाते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कोरोना काल में जब जरूरत पड़ी तो यही सांसद जिन्होंने एमपी लेड फंड को छोड़ दिया और देश को इस संकट की घड़ी में मदद करने के लिए आगे आए। इतना ही नहीं, कोरोना काल में इसी सदन के सांसदों ने अपने तनख्वाह में 30% कटौती की और
उन्होंने देश के सामने आए हुए संकट में अपनी बहुत बड़ी जिम्मेवारी निभाई। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम गर्व से कह सकते हैं, ये सदन में बैठे हुए लोग भी कह सकते हैं, हमारे पूर्वज जो सदन में बैठे थे वो भी कह सकते हैं कि हम ही लोग हैं जिन्होंने हम पर डिसिप्लिन लाने के लिए हमारे यहां जनप्रतिनिधित्व कानून में समय समय पर कठोरता बरती। नियम हमने ही लादे, हमने ही तय किया कि नहीं, जनप्रतिनिधि के जीवन में ये नहीं हो सकता। मैं मानता हूं ये जीवंत लोकतंत्र का बहुत बड़ा उदाहरण है और ये सदन ने दिया है, यही माननीय सांसदों ने दिया है और हमारी पुरानी पीढ़ी के सांसदों ने दिया है। और मैं मानता हूं कि कभी कभी उन चीजों को भी याद करना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जो वर्तमान सांसद हैं उनके लिए तो ये विशेष सौभाग्य का अवसर है। सौभाग्य का अवसर इसलिए है कि हमें इतिहास और भविष्य दोनों की कड़ी बनने का अवसर देता है। कल और आज से जुड़ने का हमें अवसर मिल रहा है और आने वाली कल निर्माण करने का एक नया विश्वास, नया उमंग, नए उत्साह के साथ हम यहां से विदाई लेने वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिवस सिर्फ और सिर्फ इस सदन के सभी 7,500 जनप्रतिनिधि रह चुके हैं उनके गौरवगान का पल है। इन दीवारों से हमने जो प्रेरणा पाई है, जो नया विश्वास पाया है, उसको लेकर जाने का है। बहुत सी बातें ऐसी थी जो सदन में हर किसी की ताली की हकदार थी, लेकिन शायद राजनीति उसमें भी आड़े आ रही। नेहरू जी के योगदान का गौरवगान अगर इस सदन में होता है, कौन सदस्य होगा जिसको ताली बजाने का मन न करे। लेकिन उसके बावजूद भी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है हम सब ने अपने यहां सोच लें। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरा विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन में और इस अनुभवी माननीय सांसदों के सामर्थ्य से हम नई संसद में जब जाएंगे तो नए विश्वास के साथ जाएंगे। मैं फिर एक बार, आज पूरा दिवस आपने इन पुरानी स्मृतियों को ताजा करने के लिए दिया, एक अच्छे वातावरण में सबको याद करने का मौका दिया, इसके लिए मैं आप सबका, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा कि अपने जीवन की ऐसी मधुर यादों को यहां हम जरूर व्यक्त करें, ताकि देश तक पहुंचे कि सचमुच में ये हमारा सदन, ये हमारे जनप्रतिनिधियों की गतिविधि सच्चे अर्थ में देश को समर्पित है, इसका भाव लोगों के तक पहुंचे। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं फिर एक बार इस धरती को प्रणाम करता हूं, इस सदन को प्रणाम करता हूं। भारत के मंदिरों से बनी हुई हर एक दीवार के हर एक ईंटे को प्रणाम करता हूं और पिछले 75 साल में भारत के लोकतंत्र को नया सामर्थ्य शक्ति देने वाले हर गुंज को, उस नाद ब्रह्म को नमन करते हुए मेरी वाणी को विराम कर देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सदन की सीख, अनुभव, यहाँ की प्रेरणा, यहाँ की गूंज के बारे में व्यक्त किया है। मैं ये अपेक्षा करूंगा कि आज का दिन इसी तरीके से सकारात्मक वातावरण में हम चर्चा करें, सकारात्मक विषय रखें और जो कुछ भी यहाँ से सीखा है, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी इस देश को, लोकतंत्र को दिया है, उसके बारे में सकारात्मक विचार रखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अधीर रंजन चौधरी जी। प्रधानमंत्री को रहना चाहिए था, प्रधानमंत्री को उपस्थित रहना चाहिए था, हमारी बात को सुन लें। ये क्या हमारी ज्यादा रही। I'm just coming. सर, ये हमारे ये इनका बैग यहीं पे है।
उनका बैग यहीं पे है, उनका बैग यहीं पे, ये देखिए बैग, आपके बैग यहीं पे, आप तो चले नहीं गए, आप तो चले नहीं गए, आ रहे वापस, चिंता नहीं आ रही है, आपके कहाँ गए, बहुत लंबी भाषण के, अरे आ रहे भाई, आप कहाँ जा रहे हैं? सर Please. Sir, I must appreciate your endeavor for offering this opportunity to ventilate our views on the constitutional दिवस, संविधान दिवस। लेकिन बात यही सर, कहे तो जाते हैं 75 साल, लेकिन जब तक मेरा जानकारी है, सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सभा हुई थी वो 1946 में, और 1949 26 नवंबर में ये अडॉप्ट हुई थी, और 1950 26 जनवरी ये चालू हुई थी हमारे संविधान इस देश में। लेकिन आप कहां से 75 साल के अमृतकाल ये लाया गया, ये मुझे समझ में नहीं आते हैं। सर, सही मायनों में जब ये सदन ये खबर मिल रहे हैं कि आज ये सदन की अंतिम दिवस है, तो सही मायनों में भावुक तो होना स्वाभाविक है। कितने सारे विद्वजनों ने, ज्ञानियों ने, पंडितों ने और देश प्रेमी ने हमारे ये सदन, उसके साथ साथ हमारा संविधान और ये देश की लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए न जाने कितने योगदान किए होंगे। बहुत सारे हमारे पूर्वजों ने ये दुनिया छोड़ के चले गए, उनका याद हम करते रहेंगे। जिंदगी में ये सदन जरूर कहेगी कि जिंदगी में कितने दोस्त आए और कितने बिखर गए। किसी ने 2 रोज के लिए आए, तो किसी ने चलते ही सांस भर लिए। माननीय सदस्य प्लीज सिट डाउन, प्लीज। माननीय सदस्य, नाम लेके पुकारूंगा, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए, बैठिए। सर कहे सर, जिंदगी में कितने दोस्त आए और कितने बिखर गए। किसी ने 2 रोज के लिए आए, किसी ने चलते ही सांस भर लिए, पर जिंदगी की दूसरा नाम है दरिया, वो तो बस बहते रहेंगे, चाहे रास्ते में फूल गिरे या पत्थर। उसी तरह हमारी ये सदन की कारवां ये भी चलते आ रहे हैं और आज भी ये चल रहे हैं। Sir, today I may come to that conclusion that this is the last day. Naturally, we are all present here to bid the adieu of our old building. Our magnificent building today singing a swan song, because tomorrow onward we will be shifting to a new parliamentary edifice. सर, मैं शुरू में ये कहना चाहते हैं, मैं ज्यादा समय तो नहीं है हम लोगों के लिए, कि जब संसद में संविधान की चर्चा हो, लोकतंत्र की चर्चा हो, तो हमारे पंडित नेहरू जी और बाबा साहेब अम्बेडकर, नेहरू जी तो आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते थे, बाबा साहेब अम्बेडकर को हम
फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मान्यता देते हैं। अच्छा लगा कि आज नेहरू जी के बारे में हमें भी मौका मिलेगा ये सदन में बात रखने की। तो शुरुआत में मैं ये कहना चाहते हैं सर, आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया नेहरू हैड सेड parliamentary democracy demands many virtues. It demands, of course, ability. It demands a certain devotion to work, but it demands also a large measure of cooperation, of self-discipline, of restraint. We know very well that there are not many countries in the world where it functions successfully. I think it may be said without any partiality that it has functioned with large measure of success in the country. Why? Not so because we, the members of this House, are exemplars of wisdom, but I think because of the background of our country and because our people have the spirit of democracy in them. Jawaharlal Nehru detested cultism. He was humble in his submission to constitutional requirement. In an interview with Mr. P.K. Karanjia, he specifically mentioned, "You were wrong in using words like the Nehru epoch or Nehru policy." Though he enjoyed massive majority in the parliament, he was tireless in listening opposition voice and never mock, deflect, pontificate when answering questions asked of him. He never believed in steamrolling the opposition and given due respect to feeling and sentiments of the opposition member. It is significant to note that it was during his tenure the parliament ran smoothly. He was not only led the nation in a difficult situation, but he was the prime force and pioneer who has given a wonderful beginning of our parliamentary democracy by his immense contribution. Sir, मैं आपके संगन में लाना चाहते हैं, Even Speaker bell would ring for Jawaharlal Nehru when he exceeded time limit while making his speeches in the parliament. It shows that no one was beyond parliament's prerogative, and that was Nehru's contribution. Analyzing Jawaharlal Nehru's contribution to the development of parliamentary democracy in India has become significant and mere relevant in the contemporary context, which forces us to recall the glorious beginning of our parliamentary democracy, where healthy debate and discussions were order of the day. Sir, अगर सदन में जवाहरलाल नेहरू की चर्चा ना होगी, तो it will be equivalent of the performance of Hamlet without the presence of Prince of Denmark. So at the stroke of midnight hour, the iconic speech was delivered in the parliament still has been reverberating the entire precincts of this house. Sir, another one, most illustrious person, Baba Saheb Ambedkar. Sir, Baba Saheb Ambedkar, who is regarded as the father of our constitution, he suggested that political democracy cannot last unless there lies at the base of it social democracy. What does social democracy mean? It means a way of life which recognizes liberty, equality, and fraternity, which are not to be treated as a separate items in the Trinity. They form a union of Trinity in the sense that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy. Equality cannot be divorced from liberty. Liberty cannot be divorced from equality. And nor equality and liberty can be divorced from fraternity. Now we need the mantra of Baba Saheb Ambedkar, the mantra of Jawaharlal Nehru and other stalwarts who have made this parliamentary democracy glorious for us to be remembered again and again. Sir,
ये पार्लियामेंट में कभी भगत सिंह जी एक बम फेंका था, लेकिन किसी को आहत करने के लिए नहीं, ब्रिटिश सरकार को जगाने के लिए। 1929 में सर ये सदन में हमला हुई थी। 2001 साल में आतंकवादी ने हमला किया था। हमारे वॉच एंड वार्ड और सारे लोग ये आतंकवादी हमला को रोके थे। आज हम सब के लिए हमारी तरफ से श्रद्धा अर्पण करना चाहते हैं। ये सदन के सारे मेंबरों के साथ साथ हमारे जितने स्टाफ है सर, ये मेहनत करते हुए आज इस सदन को इतना गरिमामय बनाया है। सर आप सुन के चौंक जाओगे सर, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हिंदुस्तान की ये प्राइम मिनिस्टरशिप को संभाला, ये देश को आगे बोलने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी चर्चिल ने यहां तक कहा था, अंग्रेज चले गए तो उनके द्वारा स्थापित न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवाएं, रेलवे और लोक निर्माण का पूरा तंत्र खत्म हो जाएगा। ये चर्चिल ने कहा। यानी इतना अंडरमाइन किया हमको कि ये लोग अनपढ़ है, अंगूठे छाप है, ये लोग क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को कैसा टिकाएंगे। लेकिन हमने टिका के दिखाया, हमने इसको मजबूत करा, इसका संरक्षण किया। और बार बार हमको टोका जाता है, 70 साल में आपने क्या किया। अरे 70 साल में तो यही किया हमने, इसको मजबूती दी, इसको मजबूती दी हमने, लोकतंत्र को बचाया हमने और संविधान को लेकर हमने आगे बढ़े। और बार बार आपके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, ये बोल तो जाओ, और कितने दिन बोलते जाओ। सर तब वर्ल्ड वॉर 2 में, उसके बाद में 7 आजाद हुए देशों में सैनिक तानाशाही थी, फिर भी हमारे लोग मजबूती के साथ इस देश में इस संविधान को टिकाया, डेमोक्रेसी को टिकाया। लेकिन हमारे यहाँ सत्ता का हस्तांतरण गोली या बंदूक से नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी हमें जो आजादी दिलाए वो सिर्फ नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन से। और इसीलिए हमारी जो संविधान में हमारी जो आदर्श हमारे सामने है, उनके वजह से आज सभी लोग इसका पालन करते हैं और इसको आगे ले जाते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि इस भवन में 75 सालों के दौरान देश की किस्मत बदली है और देश की सूरत बदलने वाली तमाम कानूनें यहाँ बनी हैं। जमींदारी अबोलिशन, छुआछूत मिटाने का, ओबीसी का आरक्षण के लिए कानून यहाँ बने, यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस के भी बने। सभापति जी ने, मैं पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ। उनका मानना था कि संसद तभी तक प्रासंगिक है जब एक समय की बदलती जरूरतों के मुताबिक निरंतर विकसित गतिशील संस्था बनी रहती है। तेजी से बदलाव के दौर में संसद की तेजी से काम करना होगा, ये नेहरू जी का कहना है। तो हम तो कोऑपरेट कर रहे तेजी से काम करने के लिए, लेकिन कभी कभी झगड़े की बात ही ज्यादा होती है। सर नेहरू जी के पहले कैबिनेट में कैसा, यानी मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे डेमोक्रेटिक वे से पहले चलती थी। नेहरू जी के कैबिनेट में वो सबको अपने साथ लेके चलते थे। उन्होंने जो पहली कैबिनेट बनाई उसमें सबसे योग्य लोगों को शामिल किया। जो कांग्रेस में नहीं थे वैसे 5 लोगों को शामिल किया।
साहब उन्होंने तो 5 अपोजिशन के लोगों को शामिल किया, उनसे सहमति नहीं होती थी उनको किया। आप तो हमारी छाया भी नहीं देखना चाहते। उन्होंने पहली कैबिनेट बनाई थी बाबा साहब और श्याम प्रसाद मुखर्जी साहब समेत 5 दूसरे धारा के विचारधारा के लोग थे। अब हो सकता है सर? ये कब तक चली सर? हाँ, ये परंपरा कब तक चली? नहीं, ये नहीं, देखिए जब तक नहीं, उसके बाद में तो हर पार्टी हर विचारधारा के लोग अपना अपना फ्लैग लेके निकले ला। जब झंडे अलग हो गए, लेकिन इसको बुनियाद डालने के लिए, सहन करने के लिए, सबको लेके जाने के लिए ये काम उन्होंने किया। अब तक तो चल रहा है, लेकिन एक कि आप अपोजिशन को सहन नहीं करते, उन्होंने सहन करके अपने कैबिनेट में लिया। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर को देखो, नहीं अरे सुनो जी, तुमको क्या इतिहास मालूम है? मैं बताता हूँ। जब कोई भी पार्टी बनाते हैं तो अलग अलग पार्टी में होते हैं, तो वो बाद में बहस करता हूं मैं आपसे। आओ, मेरे पास में सब सबूत है। सर, नेहरू जी के बारे में बहुत बातें बोलते हैं अपोजिशन के लोग, खासकर बीजेपी के लोग। ये छोड़ दीजिए, जो आदमी 14 साल जेल में रहकर सब कुछ सहन करके, देश के बुनियाद डाल के, बड़े बड़े कारखाने बना के, पब्लिक सेक्टर बना के, नौकरियां दे के इतने बनाए, वो बुनियाद डालने के बाद देश बढ़ा और 5 ही साल में हम आगे बढ़े। तो मैं आपको आगे थोड़ा सा दिखाऊंगा कि किस ढंग से, देखिए बोलते हैं नेहरू जी के कितना बड़ापन था कि अपने राजनीतिक विरोधी धारा को नेता श्याम प्रसाद जी को केंद्र में इंडस्ट्री और सप्लाईज मिनिस्टर बनाए। नेहरू जी संसद का बहुत सम्मान करते थे और अक्सर अपने सहयोगियों को और युवा सांसदों के लिए एक उदाहरण के रूप में उन्हें डिबेट्स के दौरान धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे, धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे। अब अंदर भी नहीं आते, वो तो धैर्य के अनुसार सुनते थे, लेकिन यहाँ अंदर भी नहीं आते प्राइम मिनिस्टर। दर्शन नहीं मिलते। हाँ, दर्शन तो हमको क्या भगवान है क्या दर्शन नहीं? तो हमारे को या कम से कम डेमोक्रेटिक तरीके से आने के लिए बोलो, थोड़ा गोयल को भी रिलीफ मिलेगा। नहीं तो हर बात को डिफेंड करना पड़ता है, वो गोयल जी उठना पड़ता है। थोड़ा उनको जरा बिठा के प्राइम मिनिस्टर जरा बोले, अरे हम भी बोलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, देखेंगे। इस बार कहीं बहुत दिन हो गए उनको देख के, तो अगर कोई पूछेगा तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर कैसे है, बोले तो हम मैं क्या बोलूं, अपोजिशन लीडर हूं। तो ये सर, ये इसलिए कह रहा हूं कि एक संसद को जानकारी। अरे क्यों भाई, आपका तारीफ किया मैं। जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आते हैं तो आप लोग बाहर चले जाते हो। नहीं, अब ऐसा है, जब वो नहीं, वो जब वो आते हैं हम बाहर चलते हैं ना, तुम पहले ही भगाते हो हमको, कुछ कह के झगड़े निकाल के। चलो छोड़ दीजिए। नेहरू जी, अरे सब मालूम है आप कहाँ बिठाते, कैसा करते। सुनो, अब नेहरू जी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार विपक्षी नेताओं से मिलते रहते थे। प्रमुख मुद्दों पर बहस के दौरान सांसदों की बातें ध्यान से सुना करते थे। नेहरू जी ने तो यहाँ तक कहा था, मुझे इस सदन की शक्तियों से ईर्ष्या है और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई उन शक्तियों को सीमित कर दे। यानी इतना बड़ापन, मैं किसी को सीमित करना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूं, सबकी ओपिनियन लेना चाहता हूं।
तो ये बात उन्होंने कही। आज क्या होता है, कोई सुनने हमारे को सुने तो भी हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं आते, बार बार यही कहते हैं कि अब उन्होंने कहा नेहरू जी के विचार था मजबूत विपक्ष न होने का अर्थ है व्यवस्था में महत्वपूर्ण खामियां हैं। अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो वो ठीक नहीं है, नेहरू जी का कहना। अब तो मजबूत विपक्ष है तो उसको ईडी सीबीआई कमजोर कैसा करना, कमजोर कैसा करना इधर है। अगर कोई है भी है इमीडिएटली उसको लेना, कमजोर करना, फिर वॉशिंग मशीन में डालना, क्लीन होके बाहर आना, वहीं पर परमानेंट रहना। सर लेकिन आज क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। संसद में पीएम साहब कभी कभार आते हैं, जब आते हैं तो इवेंट बनाकर चले जाते हैं। मणिपुर साहब आपको तो मालूम है 3 मई से आज तक दंगे चल रहे हैं, आज तक लोगों को मार रहे हैं, घर जला रहे हैं, आज एक मर गया। तो कितने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दो। हमने इतनी कोशिश की साहब, जरा आप कोशिश तो मैंने की थी। नहीं आपने की कोशिश थी तो मेरी तरफ से थी सब। नहीं कि हर हालत में चर्चा हो, नहीं आधी रात तक चर्चा हो। बोलने दिए सर। नहीं आप, अरे भाई तुम क्यों ये उनको इरिटेट करते हो? सर आप तो कोशिश किए हैं लेकिन आपके बातों को भी वो नहीं मानते, ये मुश्किल है ना। आप हमको बोलते हैं, इसीलिए हम बार बार आपके तरफ देखते हैं, तो जब हम आपके तरफ देते हैं तो फिर आप उनके तरफ देखते हैं। तो इसलिए खड़गे जी मैं मजबूर नहीं हूँ, मजबूत हूँ। आप मजबूत, मेरी बात को मानते तो लोकसभा से पहले चर्चा होती, ज्यादा सार्थक चर्चा होती। अरे साहब डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा, मैंने बड़ी कोशिश की कि इस सदन में व्यापक चर्चा हो, आपने होने नहीं दी सर। नहीं आपने नहीं होने दी। ये देखिए 267 सर 267 ये देखिए ठीक। अरे वो बात गई, जाने दो, बात गई है और रात गई कुछ सर नंबर में नहीं आते। लेकिन आज क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। सर वो देश के कोने कोने में जाते हैं लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाते? सर पहले आपको शिकायत थी कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों गए? नहीं बोल, आपने यहाँ पर कहा था। मैंने बोला माननीय खड़गे जी, आपने इस सदन में कहा था कि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों जाते हैं? नहीं साहब, वो आने दो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। कुछ काम करके दिखा के, कुछ तो करते नहीं। लेकिन खैर डेमोक्रेसी में हार जीत तो अलग है, लेकिन आते हैं तो इवेंट बना के चले जाते। मैं चाहता था वो गुलबर्गे में एक डिवीजन बने, मैं चाहता था वहाँ एक फैक्ट्री मैंने बनाया था उसको शुरू करे, मैं चाहता था वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कुछ इम्प्रूव करे। और कहाँ हमारे यादव साहब कहाँ है, हमारे लेबर मिनिस्टर, उनसे तो मैं आते जाते नमस्ते करता हूँ, साहब मेरा क्या हुआ, एक एम्स बना के दो। वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है तो वो उनके कंट्रोल में है, उन्होंने क्यों उसको इंटरेस्ट नहीं ले रहे? जब तक मोदी साहब का परमिशन नहीं मिलता तब तक वो नहीं देंगे। मेरी मुश्किल ये है कि आप सरकार के ऊपर, सरकार को क्यों रिक्वेस्ट नहीं करते? रिक्वेस्ट नहीं भाई, दबाव डाले तो भी नहीं कर रहे। और आते जाते मैं समझता 50 सलाम तो हो गए होंगे मेरे यादव से। 50 सलाम? हाँ 50 मेरे बाजू में है ना। फिर तो ये ऐसा, और अच्छी बिल्डिंग है, उन्होंने खुद देखे हैं, देखकर। खैर जाने दो, हमारी किस्मत अच्छी नहीं, मेरे लोगों की किस्मत अच्छी नहीं, वहाँ के लोग पहले ही बैकवर्ड हैं और भी उनको दूर रखे हैं। तो ये मणिपुर को जाना था, वहाँ पर उनके दुख दर्द को देखना था। लेकिन
किसी वजह से वो जा नहीं सक रहे, लेकिन इससे ये अच्छा नहीं हो। सर, सभापति जी, अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया। अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया 6 साल में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 30 बार बयान दिया। केवल हमारे मौजूदा पीएम साहब ही ऐसे हैं जो सदन में 9 सालों में कस्टमरी बयानों को छोड़ के केवल 2 बार बोले। ये डेमोक्रेसी है साहब। अब इसको क्या कैसा सुधारते, मैं आपको ही छोड़ देता हूँ। सर, दूसरी, सर थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए। ये कस्टमरी बयान कौन सा होता है? हाँ, कस्टमरी बोले तो ये अपने राष्ट्रपति जी का, ये जो ऐसे इश्यूज रहते ना, कस्टमरी नहीं सर, बोलना ही चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। नहीं, दिग्विजय सिंह जी, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यदि अगर प्रधानमंत्री उन कस्टमरी मुद्दों पर बोलते हैं वो कितना आवश्यक है। I am not in defense of anyone, but I am on hard facts. मैं तो समझता था कि माननीय खड़गे जी को शिकायत होगी कि प्रधानमंत्री जी इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। नहीं साहब, नहीं साहब, I will ask the secretariat नहीं, to have full update on this and inform leader of the opposition नहीं, in next 3 days. आप अपने स्टाफ को पूछिए। अटल बिहारी वाजपेयी 21 बार बयान दिए। बयान देना अलग है, कस्टमरी जो उत्तर देना हर चीज पे, जो राष्ट्रपति के इस पे भाषण देना, वो अलग है। तो ये 21 बार बयान जो वाजपेयी साहब ने दी, अलग अलग ओकेजन पे दिए सो है। वैसा ही मनमोहन सिंह जी ने 30 बार दी, ये अलग अलग ओकेजन में दी। ये बात मैं बोल रहा हूँ, वो भाषण देते नहीं, बोलते नहीं, बाहर बहुत बोलते हैं, इतना बोलते हैं वो हजम ही नहीं होता हमको, इतना बार बोलते हैं। साहब, वो आपने बोला कि मैंने तो चांस दिए तो भी आप लोग नहीं बोलते हैं, चर्चा नहीं करते। सर, हमने पहले 267 में 7 बार इस सदन में 267 में 7 बार चर्चा हुई। क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके 10 बार चर्चा हुई। कितने सालों में? हाँ, कितने सालों में? देखिए, देखो, मैं कह रहा हूँ ये सदन में जो हुआ है, लेकिन आप एक बार भी नहीं कर रहे। मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए आपसे संरक्षण मांग रहा हूँ कि जो फिगर दे रहे हैं आपके हाथ में, जिन्होंने फिगर दिया है उनसे पूछिए कि कितने दशक में ये हुआ है। नहीं, मैं डेट वाइज, सर मैं बहुत नरम दिल का आदमी हूँ, वो फिगर दे दूंगा। ऐसा नहीं बोलो। Have respect for your leader. चुप बैठो भाई। तो आपको चेयरमैन साहब को ऐसा नहीं सताना चाहिए। सर पहले तो आप उकसाते हो और फिर उनको डांटते हो। नहीं, वो ऐसा बीच में बोल। आपने पहले वाली बात भी बहुत सही कही थी। I became कानून बनाने के where leader of opposition declined to see me in the chamber at my request. Yes, I noticed it. सर, संसद और विधानसभा जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, जिनके माध्यम से जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिलती है और बदलते समय में जनता की अपेक्षाएं बढ़ रही है। लिहाजा सदनों में स्तरीय चर्चा होनी चाहिए
इन चर्चाओं को पूरा देश लाइव देखना चाहिए। इसको जरा ठीक करिए। अब तो मेरा दिख रहा है, बाकी के वक्त तो किसी अपोजिशन का आता ही नहीं ज्यादा। वो जरा क्या कंट्रोल हमारे गोयल साहब करते हैं और फोन करते हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बोल दीजिए। कम से कम हमको तो बाहर चांस नहीं मिलता, यहाँ तो चांस मिलता है, तो जरा दिखाते दीजिए। जनता के सवाल उठा सकते हैं। अब जब भी हमारे ये अभी तेलंगाना के नेता उठा रहे थे, ऐसा उठते रहते हैं, हम डांटते रहते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं कम से कम यहाँ अगर रजिस्टर हुआ तो बाहर भी मालूम होता भाई हमारी बात कोई रखे। अब उसी लिए ऐसी चीजें संवैधानिक ये मुख्य है, और संवैधानिक तरीके से हम जो काम करते हैं उसको आपका प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और सरकार का भी हमको देने का ये कोशिश होनी चाहिए। और ये संसद लोगों के हितों तथा अधिकारों का संरक्षक है, और आप हमारे गार्डियन हैं, और अगर हमारे ऊपर कुछ अन्याय हो रहा है फौरन आप हमारे अपने को संरक्षण देने वाले आप भी हैं। नहीं तो हम इतने कम लोग हैं, उतने सब लोग अगर हमको मारते पीटते रहेंगे तो फिर बाद में आपके पास कौन रहेगा, हमें रोना पड़ता। तो इसीलिए जरा आपका संरक्षण जरूरी है। और मैं ये कहूँगा कोरोना के महामारी में भी बहुत कुछ कमियां थी, फिर भी हमारे देश में उसको भी ठीक ढंग से निभाने की कोशिश हो गई। लेकिन चंद जगह जैसा यूपी है, दूसरे स्टेट्स हैं, उसमें जो भी कमियां थी वो भी यहाँ पर हमने पहले चर्चा में लाए थे, और उसका पूरा जिक्र यहाँ पर हुआ। पहले का जो 33 दिन का था 20 में, फिर उसके बाद 21 में 58 दिन था, फिर 22 में 56 दिन था। ये कोरोना के जो बड़े बड़े जो भी ये थे वो तो खत्म। सर सभापति जी, दुनिया भर में वैसे तो 19वीं सदी में निर्मित 2 दर्जन संसद भवन उपयोग में लाए जा रहे हैं। भारत में लोगों की दिल दिमाग पर 144 खंभों वाली ये गोल इमारत छाई हुई है। यही देश की आज़ादी के बाद से 75 सालों में सारे महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर हुए। इस इमारत की वास्तुकला पर भारतीय परंपरा की छाप है, लेकिन इसको नफरत से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस सदन में नेहरू जी बैठे थे, अंबेडकर बैठे थे, और बहुत से नेता बड़े बड़े वल्लभ भाई पटेल ये सब बैठे हैं। इसलिए भूल ही जाना, उधर ही जाएंगे, ऐसा शुरू हो गया। कल लेके जा रहे शायद, हमको अभी मालूम नहीं मुझे। सर सभापति जी, संसद का सबसे बेहतरीन कामकाज पहली लोकसभा में मैं बता रहा हूँ 1952 से 1957 के बीच सिर्फ 5 साल में माना जाता है कि जिसमें 677 बैठकें हुई, 319 विधेयक पारित हुए 5 साल में, और उस दौरान कानूनों पर हुई बहसें जिज्ञासा और केंद्र बनी हुई। संसद का मुख्य काम कानून बनाना है, लोगों को सशक्त बनाना है, इसीलिए ये नीतियाँ यहाँ पर तय होती थी, और सभी लोग एक मत से ऐसे नीतियों को सपोर्ट करते थे। सर राज्यसभा और लोकसभा में एक से एक अनुभवी संसद आज भी है, पहले भी थे, और उसके लिए सबको जरा बोलने की आज़ादी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर बोलने की आज़ादी नहीं मिली, सिर्फ हम लोग, हो सकता है मेरी भी गलती हो सकती है, नहीं बोल के नहीं बोलता, लेकिन मेरी गलती, एक छोटा गलती को, मेरे छोटे गलती को
आप बहुत बड़ी सजा देते हैं, और वो इतना बड़ा गलतियां करते हैं, सारा देश देखता है, सब उधर माफ कर देते हो। तो इसीलिए मैं कृपया करके दोनों बैलेंस करके चलिए, दोनों बैलेंस करके अगर चलेंगे तो हमको भी एक मौका मिलेगा बार बार आपको कहने का, विनती करने का, ये सब चीजें होती। सर, और एक कानून बनाते समय बिलों की स्टैंडिंग कमेटी में छानबीन के लिए नहीं भेजा जाता, तो कम से कम ये तो करना चाहिए सर। ये तो आपको हक है। नहीं, इस बिल में खामियां हैं, इसीलिए इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए। और इसके लिए सभी लोग, मैं आपको उदाहरण के तौर पर चंद चीजें बताऊं। कमेटियों को भेजे जाने वाले बिल्स का प्रतिशत 2009 और 14 के दौरान 71% था, 71% था। वहीं 16वीं लोकसभा में 2014 से 2019 के बीच घटकर 27% हो गया, रह गया। और 2019 के बाद इसमें इतनी गिरावट आ गई, 13% रह गया। साहब, कहा 71%, और फिर पूछते हैं आपने क्या किया, क्या किया? यही किया हम, 71% स्टैंडिंग कमेटी को भेजा छानबीन करके, और आपने क्या किया? 13%, 27%। ये इससे बिल कैसे स्क्रूटनाइज होंगे? वो जैसा दिल में आया वैसा हो जाएगा, फिर बाद में हम पछताएंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा इसको छानबीन करके नहीं लाए, और वहाँ के सभी एमपी और राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर शायद अनपढ़ होंगे, समझते नहीं, वैसा ही भेज दिए। तो उधर से एक टिप्पणी हमको सुप्रीम कोर्ट से, बाकी के जनता लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे बारे में ये सोचते नहीं, सोच कर कानून नहीं बनाते। लेकिन आप गड़बड़ी में इतने कानून भेज देते हो, वो बुलेट ट्रेन से भी फास्ट आता है, बुलेट ट्रेन से भी फास्ट बिल पास होते हैं। तो इसीलिए सर, मैं अभी 5 मिनट लूंगा, फिर आपको बोर नहीं करूंगा। आपने देखा समय खत्म हो गया 5 मिनट से। आज आलम यह है कि सरकार विधेयकों को सीमित समय में पारित कराने से लेकर सदनों की बैठक कम से कम कराने की कोशिश की चली। इस कारण कानून की गुणवत्ता वैसी नहीं रहती जो व्यापक विचार मंथन या छानबीन से गुजरे कानूनों की होती है। आज आलम यह भी है, 2021 में भारत के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि बिना व्यापक बहस के जल्दबाजी में संसद में कानून बनाने से गंभीर खामियां रह जाती है, कई पहलू अस्पष्ट रह जाते हैं। वही बात मैंने कहा। और ये इसके हालत ये नहीं होती थी कि लोग यहाँ पर बॉर्डर पे किसान हमारे बैठ नहीं सकते थे। 3 कृषि कानून ऐसी जल्दबाजी में किए कि वो तीनों कानून फिर बाद में एजिटेशन होने के बाद ठहरना पड़ा। तो ये ऐसे करने से किसान भी है आज हमारे ऊपर नाराज है कि पार्लियामेंट ऐसा क्यों करती है। और एक सर, 30 जनवरी 2011 को तत्कालीन विपक्ष नेता अरुण जेटली जी ये बात किए थे। संसद का, क्योंकि हमारे को बार बार वो बोलते हैं आप गए, भाग गए, नहीं सुने, ये बोलते हैं। लेकिन हम जब अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, हम ये नहीं कि किसी से झगड़ा करना, डिस्टर्ब करना, शांति के साथ जब अपनी बात को नहीं रख सकते तब लोग हमारे इरिटेट होते हैं कि हम इतनी कोशिश करके लोगों के मुद्दों को आपके सामने रखना चाहते हैं, मौका नहीं मिल रहा। ये होता है, किसी से दुश्मनी नहीं है, हम सब एक ही हैं और सभी मिलके ही देश के भलाई में सोचते हैं। तरीके अलग अलग होंगे। सर,
राज्यसभा में इस जगह बैठते थे। तत्कालीन नेता विपक्ष अरुण जेटली ने 30 जनवरी 2011 को कहा था, संसद का काम है चर्चा करना, लेकिन कई मौकों पर जब मुद्दों का अनदेखी होती है तो अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है। मैं और एक बार पढ़ूं सर, आगे पढ़ो। अच्छा, होती है, अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है, लिहाजा संसदीय अवरोध को अलोकतांत्रिक नहीं कहा जाता, नहीं कहा जा सकता। तो ये उन्होंने जो सिखाया वही काम जब हमारे तरफ से होता है हमारे को ठोकते जाते हैं। तो सर, ये जो अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है, लिहाजा संसदीय अवरोध को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, ये उनकी बातें हैं। और मैं ये भी आपको कहूँगा कि उस हाउस में सुषमा स्वराज भी यही बात कही थी, संसद को न चलने देना भी अन्य तरीकों की तरह लोकतंत्र का एक रूप है। तो ये सारे चीजें वहीं से आए। और मैं आपसे ये विनती करूंगा कि खास करके दिग्गज नेताओं को यहाँ पर जो उनके बारे में उनको जो समय देना चाहिए। और मैं और एक छोटी सी बात दो चार रख के मेरे भाषण को खत्म कर दूं। विपक्षी नेताओं के कई प्रमुख तथ्यों को सत्ता पक्ष की मांग पर कार्रवाई से बाहर निकाला जाता है, और उसके लिए ही मैं आपको पहले आते ही विनती किया, छोटी मोटी चीज़ें जब होती है, आप तो ऊपर हैं हम सबसे, हम नीचे हैं, तो हमारे ऊपर पहला हाथ आप ही का आता है, क्योंकि हम नीचे रहने से। तो ये जो है सर, आज तो आपका पूरा अटैक मेरे पर ही है। आप मूल मुद्दे से भटक गए। नहीं, आप खुद देखेंगे कि आपने क्या कहा है अब तक, विषय से बिल्कुल भटक गए सर। नहीं, दूर दूर तक चले गए साहब। ये तो समय और देश की जनता उम्मीद करती थी कि यहाँ से ऐसा मैसेज जाएगा कि आगे का रास्ता कैसे होगा। जैसे देखो साहब, एक सेकंड, आपने खड़गे जी कहा, कौन बोल रहे हैं? यू मस्ट लर्न टू बी डेकोरस। He has yielded. He has yielded. पहली बार सदन में कुछ डेकोरम हो रहा है तो परेशानी क्यों होनी चाहिए? You will get the chance, sir. You are a very senior member. You will get the chance. Sir, I agree. We may skip the lunch at Michael Saab's request. Good idea. It's a good idea. But that I will do at 1 o'clock. That I will do at 1 o'clock. हाँ, खड़गे जी, मैं माननीय सदस्यगण को अपील करूंगा, और लगातार मैंने ये बात कही है और गहन चिंतन और मंथन के बाद कही है कि कब तक हम पास्ट प्रेसिडेंट को लेकर हाउस को डिस्टर्ब करते रहेंगे, कब तक हम डिस्टर्बेंस को जस्टिफाई करते रहेंगे। आप अंदाजा लगाइए खड़गे जी, मेरे पर क्या बीत रही होगी जब आप बोल रहे थे कि मुझे बोलने नहीं देते हो। मैं इतना आकलन करता हूं और दुखी होता हूं कि जहां पार्टिसिपेशन हो सकता था वहां आप लोग थे नहीं। मतलब आप अंदाजा लगाइए, इफ लीडर ऑफ द अपोजिशन वुड राइज ऑन दिस क्रिटिकल ओकेजन टू सैंक्टिफाई डिस्टर्बेंस, डिसरप्शन। आपने खुद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कोट किया है, वहां तो कभी नहीं हुआ। जयराम जी, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। नो नो, यू आर अ विक्टिम ऑफ दिस हैबिट। डोंट हैव दिस हैबिट, डोंट हैव दिस हैबिट। नो, दिस इज नॉट अ,
when the honorable LOP has yielded, why are you being super LOP? Because you want to listen. You can't be. He doesn't need assistance. You want to listen to him. No, no. You want to listen to him, but it is regulated by the chair. Otherwise, come and sit here and control it. Sir, Every time, I have no desire to sit there. even if you have, listen to him. even if you have, there is a mechanism. Sir, you are constantly No, interrupting please, him, sir. please, take your seat. So, Manya Kharge ji, this is a rare historic occasion where after taking note of 75 years, we are required to unfold a vision for next 25, 50 years. Sir, exactly. I know it. I know it what he knows. And in the entire discourse, you are focused on two things, sir. I find it. There is a debate between you and him, sir. Sir, This is the problem. There is no debate between me and you, sir. This is the problem, sir. allowed to speak. The problem, Allowed to speak, sir. the problem is when there is time to participate, I have seen absence. The problem is when an issue has to be debated, discussed, deliberated, you have walked out of the house. Problem is the chairman. Sir, this is wrong. This is wrong from your part, sir. Sir, this is completely wrong. You are misleading, sir. You are misleading the house. Misleading, sir. Don't do that. You are misleading the house. Misleading the house. You are misleading the house. This is totally wrong. It's a very partisan attack. Remark from you, sir. Sit down. Sir, please I explain have your own said, statement, sir. one second. I request you to One second. explain your own Jairam, statement. take it. Sir, please explain your own statement. Take it. You are debating here. No. You are not debating here. Sir, you are not debating here. Sir, let him speak. दिग्विजय जी एक प्लीज अरे आप बैठो यार. Sir, let him speak. दिग्विजय जी, with my modest understanding, I can tell you, and I am a great judgment of myself. I self-judge. I can tell you, I am not a stakeholder in politics. I am certainly stakeholder that this upper house, the House of Elders, conducts itself in a manner so that it earns respect of others. We must exemplify our conduct by decorum discipline. One second. Sir, please don't cast aspersions on us. One second. Sir, Would you approve that two honorable members should every time come to the rescue of LOP? Is it not an insult to the position he holds? Sir, allow him to speak. Put some people in discipline court. I would urge, if you do not curb the tendencies of other members, let me tell you, things will get on a tangential route. There was an occasion when you wanted to speak and somebody said, give Digvijay Singh ji an opportunity. In the process, the honorable member was insulting you, insulting me. We don't want that. Okay. So all I say is, we have had some discussion. We have to emanate from this theater sir, a मैं तो most खत्म करता important हूँ. message to the world outside. Sir, that applies to all of us, including the Conclude, sir. Honorable members, with the sense of the House, we are continuing during the lunch recess as well. Go ahead. सर, थैंक यू सर. क्या टॉलरेंस है? अच्छा बस आपने थैंक यू तो कहा. सर, सभापति जी, मैं अब ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अब टेंशन में आ रहा मामला. तो सर, हम बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, सभी की इच्छा है कि महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है. आज तक हमने सब कोशिश की, लेकिन अब मैं समझता हूँ जब आप ये मुद्दा उठाएंगे तो जरूर आपके बात को मान्यता वो दे देंगे. तो मैं ये आंकड़े इसलिए देता हूँ थोड़े से. सर, सभापति जी, दुनिया बदल गई है. इस समय राज्यसभा में 10% और लोकसभा में 14% महिला सांसद है. विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% है.
1952 में नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में पहली लोकसभा में केवल वो भी 5% सांसद महिलाएं थी, लेकिन 70 साल के बाद भी आज 14, 15, 10 के अंदर ही है महिला थी। तो अमेरिकी, मैं और भी आंकड़े देता हूं कि महिलाओं को दूसरे जगह भी ऐसा ही हो रहा। अमेरिकी संसद में 2%, ब्रिटेन में 3% महिला सांसद थे। आज अमेरिका की संसद में 28% और ब्रिटेन में 33% महिला सांसद आज है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महिलाओं का जो बिल है इसको आप ये कर दीजिए। और दूसरी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट की बात चल रही कि क्योंकि इस 75 साल में हम जब बात करते हैं, इधर इधर अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़, 8 करोड़ लोग एजुकेटेड वो आज रास्ते पे है। और इन्फ्लेशन तो सब बढ़ रहा है, आपको मालूम है। वो कोई टमाटर डाल के आए तो आपने बहुत उसको डांटा, वो हकीकत थी 400 रुपये 500 रुपये। शायद आप मकान में नहीं पूछे शायद कि आजकल टमाटर की, प्याज की, तेल की, दाल की क्या कीमत है, वो हिसाब आप नहीं पूछ रहे, क्योंकि पूरा जिम्मेदारी उनको वहाँ छोड़े और बाकी का जिम्मेदारी आप यहाँ लिए, इसीलिए ज़रा मुश्किल होगा उनका। लेकिन ये ज़रूरी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा डेमोक्रेसी। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती गई तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इन चीज़ों को कुछ उत्तर दे। सिर्फ हमने वो किया, ये किया, ये ठीक है, G2 ठीक है, G2 क्या G20 सर नहीं, क्योंकि वो जीरो में कमल का फूल ही दिखता था। अब देखिए साहब, वो आप देखिए, वेरी गुड, हाँ आप देखिए वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट। आपका स्तरीय नहीं है, आपका स्तर नहीं है, आपका स्तर नहीं है। तो मेहरबानी करके G20 की मजाक मत उड़ाइए। G20 बहुत अरे मजाक नहीं भाई, लेकिन सर शायद माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनको तो सिर्फ 2G दिखता है, 1G एंड सन जी, 2G दिखता है। अरे ये देखो सर, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, देश की जब बात आती है उसमें हम सब लोग एक है, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन तुम बार बार वो गुत्ता मत लो, तुम भी पैट्रियट हो। पैट्रियट हमारे लोग हैं, जान हमारे लोग दिए, मर गए हमारे लोग, मजा आप उठा रहे हो और हमको सिखाते हो। सर आखिरी एक बात कह के आज आप बहुत एजिटेटेड हो, मैं खत्म करता हूँ। नहीं, आज आप बहुत एजिटेटेड हो। हाँ? आप बहुत गुस्से में हो आज। नहीं ना ना सर, हमारी वतन परस्ती के अनगिनत तारीखें हैं, हमारी वतन परस्ती के अनगिनत तारीखें हैं, बेशुमार खिस्सा है। हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, ये तो हमारे ईमान की हिस्सा है। तो धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया। आपने खड़गे जी, आपने आज पढ़े शुरू में और आखिर में, और पहले भी पढ़ा था जब माननीय वेंकैया नायडू जी का फेयरवेल था, और आपने कहा मौसम कैसा होगा, कितना सताएगा। नहीं उसी आज का आपका एटीट्यूड देने के बाद रियली मौसम फिर जो पीछे गया, पहले का जो था वो आ गया। Honorable members, Honorable LOP has reflected. I would again appeal to everyone. It is not a time for us to be agitated. We have to send a message from this place how our Bharat will move
for next several decades. And therefore, when we make light of certain things like G20, G20 can't be reduced to G2 and then Lotus. One second. The world order has been defined. For the first time, G20 has been so impactful that global order has been defined. Inclusion of African Union is being globally applauded. कहीं वो मत डालना, मैं इसलिए मैं जो वहाँ फोटो डाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। G20 का मैं भी G20 में शामिल हो गया, लेबर मिनिस्टर के हैसियत से 10 G20 मीटिंग में गया, अमेरिका गया, इटली गया, ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने। ब्राजील गया, लुला का जो उस वक्त आज आपने हैंड ओवर किया लुला को, वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो मुझे मालूम है कैसा रेस्पेक्ट देना। देश के बारे में मैं पहले ही बोला, देश के विषय में देश का जब भी कोई ये आता है, हम पहले लोग हैं उसके लिए सर के ऊपर रखते हैं। माननीय खड़गे तो इसीलिए आप ये मत बोलिए, जो लिखा हुआ बोर्ड है वो बोल रहा हूँ। नहीं देखिए माननीय खड़गे जी, मेरे को भी सौभाग्य मिला दुनिया के नेताओं से चर्चा करने का, एंड हाउ प्राउड आई फेल्ट। द वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कहता है our attainment in 6 years is something which can't be attained in 50 years. Shri Mohammad Nadimul Haq. Sir, thank you very much for giving me the chance to speak on this issue. 4 minutes. Time allotted. So thank you for limiting. Thank you for limiting me also, sir. Sir, the word federal is not mentioned in the Constitution even once. Yet, it is the spirit and soul of this country. Remember that this is not the House of Elders. It is the Council of States. Do not do anything that will hurt federalism. Do not do anything that will compromise the states. Do not assault federalism. Federalism is our nation's precious asset. So depriving the state of funds is a threat to democracy. Let me give you an example of my state, Bengal. Laborers who worked under Manrega from 2021 till now have not been paid their wages, amounting close to 4,000 crore rupees. If we include the non-wage component, the amount goes up to 7,000 crore rupees. Sir, Madam, 11,36,000 beneficiaries have been denied the Gramin Awas Yojana. Under different schemes, the union government has blocked tens of thousands of crores to Bengal. This is not federal. This is against the states. 75 years ago, Dr. B.R. Ambedkar said, and I quote, "The Indian Constitution is a federal constitution in as much as it is established what may be called a dual polity, which will consist of the union at the center and the states at the periphery, each endowed with sovereign powers to be exercised in the field assigned to them respectively by the Constitution." Unquote. Remember that the double-engine government that you propose is against the federalism that our founders envisioned for this country. It is against the very spirit of India. Sir, Madam, today in 2023, I quote Arundhati Rai, and I quote, "It is no longer just our leaders that we must fear, but a whole section of the population. The banality of evil, the normalization of evil is now manifest in our streets,
in our classrooms, in very many public spaces, the mainstream press, the hundreds of 24-hour news channels have been harnessed to the cause of fascist majoritarianism. India's constitution has been effectively set aside. The penal code is being rewritten. Unquote. Madam, in conclusion, I must say that India's equilibrium depends on fair play. Do not penalize those states that have done better in successful implementation of schemes, but oppose you politically. Political parties come and go. Prime ministers will come and go. But India, its parliament and its constitution will remain forever. Thank you very much. श्री R.K. राजेश कुमार। विक्रमजीत Sakrim Patra। Going through a change, ma'am. We'll come in the second sequence. We'll come little later in the sequence. We come little later in the sequence. श्री अमर पटनायक जी। S.K. निरंजन रेड्डी। क्या? रामनाथ ठाकुर एब्सेंट। शक्ति सिंह गोयल। थैंक यू मैम। सर क्या लंच करना? मैं आज ये बात करना चाहूँगा कि हम जिस तरह से संसदीय परंपराओं की, प्रोसीजर की, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की बात करते हैं, तब मैं तो गुजरात से आता हूं, जब फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा गणेश वासुदेव मावलंकर जी, जिसे मावलंकर दादा के नाम से पहचाना जाता था, वो उस थे महाराष्ट्र से, पर कर्मभूमि गुजरात की होने के नाते गुजरात में एक बहुत बढ़िया परंपराएं वहां बनी, और उसी को चलते देखते हुए आज जब मुझे यहां बात करना है, तब मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि भवन बदलने से कुछ नहीं होगा, दिल की भावना बदलनी चाहिए। इन परंपराओं को ठीक करने के लिए जो काम हमें करना चाहिए, उसकी आज जरूरत है। लोकतंत्र में सर्वोपरि सबसे अच्छा दुनिया में माना जाता है लोकतंत्र को, कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट सिस्टम। फिर भी हम क्या कहते हैं कि राम राज्य हो तो अच्छा। ये क्यों कहते हैं हम? क्योंकि वो एक ऐसा राजा था जो लोगों की आवाज सुनता था। एक धोबी की आवाज निकली प्रशासक के खिलाफ, राजा के खिलाफ, तो राजा ने उसको देशद्रोही नहीं माना। राजा ने यह नहीं कहा कि ये धोबी, उसके वहां ईडी, सीडी, सीबीआई भेज दूं। राजा ने कहा कि राजा शक से परे होना चाहिए। हम बात करते हैं राम राज्य की। क्यों बात करते हैं? क्योंकि वो शासक, वो राजा ऐसा था कि झूठे बेर एक शबरी मां के आए तो महिला सम्मान में वो शासक विश्वास रखता था। वो झूठे बेर उस मां शबरी के उन्होंने खा लिए। और हम आज क्या बात करते हैं? मणिपुर में एक महिला के पर अत्याचार होता है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाती है, तब तक हमारे शासक को उस महिला सम्मान की चिंता नहीं होती है, तब जाके हमें चिंता होती है। हम बात करते हैं लोकतंत्र की। मैंने एक कहानी सुनी थी। वो कहानी ये थी कि एक गांव में एक शासक था, बड़ा ही डिक्टेटर था, पर वो पूरे गांव को इकट्ठा करता था और फिर कहता था मैं ये करना चाहता हूं, और गांव के लोग हाँ बोलते थे। एक दिन उसी गांव का एक
आदमी का बेटा जो बाहर के राज्य में पढ़ने गया था, वो आया और उसने सुना कि बड़ी अच्छी बात है, हमारे राजा तो, हमारे शासक पूरे गांव को पूछते हैं और फिर तय करते हैं, मैं भी आऊंगा। उसके बाप ने कहा, बेटे आना है तो आ, पर जो सब कहते हैं उसमें हाँ 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 बोलना और कुछ मत बोलना। गया बेटा वहां, शासक ने कहा बकरी ले गई ऊंट को, पूरे नगर ने कहा हाँ जी हाँ जी। वो लड़का खड़ा हो गया कि बकरी इतनी छोटी सी ऊंट को कैसे ले जाएगी, मैं सहमत नहीं। ठीक है, सभा बर्खास्त हुई। जैसे ही घर आए बाप ने थप्पड़ लगा दी, क्या कर दिया तूने? बोले कैसे, मैं सच बोला। बोले नहीं, बकरी ले गई ऊंट को हाँ जी कहना है, क्योंकि यही शासक के नीचे रहना है। और थोड़ी ही देर में वो आया पुलिस वाला कि तुमने राष्ट्रद्रोह किया है, उठा के बेटे को ले गए। थोड़ी देर में इनकम टैक्स की रेड हुई, थोड़ी देर में ईडी आई, थोड़ी देर में सीबीआई आई, पूरा घर बर्बाद हो गया। तो ये वाला भी एक शासन है। यहां पे लोग कहते हैं कि बकरी ले गई ऊंट को हाँ जी कहना है, इसी नगर में रहना है। मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जब संविधान सभा मिली, बाबा साहेब आंबेडकर की उस स्पीच को देखना होगा। मैं तो सभी आपके जरिए सभी को ये रिक्वेस्ट करूंगा और धन्यवाद करूंगा स्पीकर मीरा कुमार जी का, उस कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार का, जिसने पूरी संविधान सभा को एक डॉक्यूमेंट्री, एक बहुत अच्छी फिल्म की तरह बना के रखी। मैं सिर्फ 2 मिनट में खत्म करूंगा। मैं ये जो आंबेडकर जी ने जब ये बात रखी संविधान सभा के अंदर और कहा कि हमने जब ये संविधान सभा शुरू की, मैं आया, मैं मेंबर बन के आया था ये समझ के कि कुछ दलितों की 2 बात कर लूंगा। मुझे ताजुब हुआ जब मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर बना, मुझे और ताजुब हुआ जब मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, और जब ये सारी चीजें पास हुई तब मुझे और ताजुब हुआ। पर मैं इन सब चीज के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की डिसिप्लिन को मानता हूं, उसको श्रेय देता हूं। और एक ही लाइन में बात खत्म करता हूं कि जब ये कहते हैं नेहरू जी के लिए, मैं कहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के अंदर जो लफ्ज नेहरू जी के लिए कहे थे, कम से कम उसको एक बार पढ़ लेना, उसको एक बार दिल से लगा लेना। वो बोलने वाले विपक्ष के नेता थे वाजपेयी जी, जिन्होंने कहा था नेहरू जी के लिए, उसको कम से कम याद कर लेना। तो फिर आपको नेहरू जी के खिलाफ बोलने की कभी भी दिल से इच्छा नहीं होगी। मुख्तर सी जिंदगी है, अजीब अफसाने हैं, यहाँ तीर भी चलाने हैं और परिंदे भी बचाने हैं, वक्त की पाबंदी है। इसलिए लंबी बात नहीं करते हुए मेरी बात को यहीं खत्म करता हूँ। डॉक्टर M.K. थम्मे तुरई। Madam Deputy Chairman, 3 मिनट है आपका। I rise to participate. 3 मिनट। 3 minutes I can, what can I say? I don't know. So, Madam, as some members expressed, this is not a elder's house. This is a Rajya Sabha. Representing the states representatives, we are coming here. To see the federalism has to be established. That is the history. For that only this house is there. I served as 5 times Lok Sabha member there, and also 2 times Deputy Speaker of Lok Sabha, and presiding officer also 15 years I done that. There the history is there. I want to say, sir, first of all, Madam, in this house, our founder, Dravidian party leader, Per Anna, came here and sat in this house. He fought, he's a single member at the time, Dravidian party came at the time. Then 2 Lok Sabha members at the time. Now, afterwards, the development took a different way. My leader, Purushottam Amma, created history, Indian history,
bringing 50 members of the parliament, 37 member Lok Sabha member, 13 Rajya Sabha members, like that 50 members we have developed in this history. In parliament, 37 Lok Sabha member, the highest member we got the Dividend Party, then 13 members here Rajya Sabha, that total 50 members we started. When we Anna started for number 1 and like that history took place. Madam, when Anna was here, he fought for the federalism under the language issue. Because here the language is one of the important issues we are discussing. Every time the federalism is not respecting the regionalism, especially for Tamil Nadu, we are all fight for our language. Where Anna said, we want Tamil has to be made as the official language of this country. That is the spirit of the thing. Not only Tamil, whatever the 8 scheduled languages, all the language must be the national language of this country. That is what he raised here. We don't know what he is going to implement and going to achieve. Madam, at the same time, I want to make some other points. Then afterwards, our democracy has developed. We have 1967 onwards, our only Indian parties are ruling Tamil Nadu, but National Party cannot enter. That is the situation is taking place. Because the regionalism is also important. That is why we are representing in the Rajya Sabha the rights of the states. The states are treated some kind of stipend treatment, and they are not able to get sufficient men. During my present General Secretary of ADMK, Edappadi Palnisamy, was the Chief Minister. He raised many occasions. We wanted more funds from the state, but we could not get. But in spite of that, he ruled very well and got the good name. 4 years he established a good government in Tamil Nadu and became appreciated by everyone. Why I am telling? Because even though we are now some limited members in the Rajya Sabha, we are still fighting for our Tamil Nadu people, for Kaveri issue, like the important issue which is suffering now. The Kacheti issue. In spite, without approval of the parliament of the both houses, the 1972, 74, 75, at that time, the Congress people only given the Kacheti to the Sri Lanka government. Still, it is part of our India. It is not approved by this parliament. We are fighting for that. ADMK is fighting for that. Our Amma, I went to the Supreme Court and filed at the time. This Kacheti is a part of our India because our Tamil fishermen is suffering that. This kind of rights we have to fight, and this history we are going fighting, madam. Madam, and also, apart from that, now we are facing so many problems, but the parliament also were raised regarding, for example, take a pandemic situation. At that time, we all united together how to solve this problem. Our Prime Minister, Narendra Modi ji, successfully has done so many wonderful things. And also state government, Edappadi Palnisamy, during this period, he implemented a lot of schemes to save the people of India. Because central government also gave a lot of assistance to the state government, this cooperated with us. With the help of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and Edappadi Palnisamy, done excellent work at that time as a democratic way, because the history shows how the parliament is functioning and how we are playing the game for the welfare of the people. Therefore, even though the building is, we are seeing that sometimes they say it is built by British people. It is not. It is our Indian property we are having here. Even though we were moving from this building to another building, the site is also on the same area where the British people established our building. It is not somewhere not removed from this place to any other place. Therefore, convenience sake only we are moving to that place. I am appreciating our Modi ji has come forward to establish a new building to accommodate more members and also with the good facilities. For that, we are going to move that building, not any other sense. Therefore, democracy in the 75 years, we have come
journey, we have so much journey, so many obstacles we had, so many times we have tried so many issues in the parliament also. At the same time, madam, I am very grateful that you have given sufficient time also. But still I am insisting that federalism must be protected and giving the more rights to the states, not only Tamil Nadu, other states also. And also a request, whatever Anna raised the issue, make all Tamil my language and other Telugu and other Malayalam and other Marathi, other all languages, especially the official language of the country. That is the spirit we have to see for whatever we got for freedom. This is the highest of parliamentary system. In the journey, we are risking to respect the states and culture of the various states, where Narendra Modi ji always praising Tamil and other things. Same way, we are requesting the parliament has come forward to see that the languages, all the languages of the 8th schedule must be said, languages of the national, that is one of the things. That is the spirit of the democracy and also federalism. That is the parliament which we have to make the thing. Once again, I thank my leader, MGR, Procedural MGR, sent me the parliament and as made him a deputy speaker at that time. Rajiv Gandhi was at that time prime minister. Afterwards, Amma made me the central minister in Vajpayee government. And afterwards, and Modi ji and also Amma made me deputy. Once again, 2014. And this kind of experience I had made throughout life, had the opportunity to serve this parliament, and hope that this spirit of the parliament democratic system has continued. We know because whatever the opposition people raised in democracy, there must be some kind of opposition will be there. The ruling party also, they want to say, implement their programs. Therefore, both has to come together. There must not be any difference between them. Because government, the ruling party has to say to implement, that is why they elected, they have to implement program. Opposition can raise it as a discussion, must not disturb the things. Therefore, this kind of democracy has to continue. The parliament, 75 years after freedom we have done, as I said once again, as our forefathers thought that federalism must be very important, because we are speaking, it is Rajya Sabha, it's not an elder's house. It is not, I am not an elder man. He may be elder man, he is not elder man. There are young people also there. It's not the elderly house. This is the Rajya Sabha, state representatives are here. Therefore, whatever the state issues are raised here, that must be given importance. That must nullify that cannot therefore. I am second thank my leaders, Professor MGR and Professor Amma, Yadapadi Palinsami, my General Secretary has sent me to the Rajya Sabha as a member. I once again thank all my leaders to have the opportunity. Thank you very much. Shri K. Keshav Rao. How much time you want to give me, madam? 12 minutes. 12 minutes. 5 minutes? 12 minutes. 12. 12. Thank you very much, ma'am. Whatever it is, you have the time. Ma'am, get up to speak on this 75 years. Everybody knows we have really done, we have achieved great strides of progress during this period. There is no doubt about it. I don't want to politicalize the entire thing. But let me tell you, our journey has been a tragic journey. It has a beginning. We thought of independence for a nation, but we got two nations. It would have been all right if they were two nations, but unfortunately it became two people. It would have been all right if it were two people, it had become two races. The entire world has started fighting against each other. This is one thing we could not withstand, nor could win over during the last 75 years. This really hurts me. Today, the hangover continues. Today, the people are getting identified more by their religion and caste or region than themselves. This is something the 75 years of independence could not get it. Although economically, we have done very, very good, better than many of the states. We are fast-growing nation. But this kind of divide that we still have, which the British took advantage at one time to differentiate those two people, the Hindus and Muslims, that was the divide they depended on, and is still continuing. Its shadows are still lengthening. This is something which really hurts us today when we are standing to gain out of it. Madam, to really speak,
it is not 47, it is 1930 where the Congress party declared itself as an independent and passed the resolution, and they were all over the country, the celebrations of independence at that time. Anyhow, whatever it is. But we did not have at that time, when we had partition, and when Nehru went to give his stirring speech of Tryst with Destiny, where he had said, we had promises to keep, not if totally, at least substantially. And we have really done substantially well during the past 25 years. I'm not talking about these 10 years. Even these 10 years you also might have done good. This morning we were hearing a statement made by the chairman, a resolution, I don't know in what kind it came, but it did come. It spoke very well. The wording was good. I only hope that we followed it in our country to give rise to the people's voice, as you want to do it internationally, when you want all the 125 countries to do it. This should have been really good, ma'am. That is the feeling one carries along. Madam, when we think of Nehru's speech, there is some guffey in that. Nehru, after the speech, went to give his list of ministers to Governor General. You know, he went and gave an envelope, an empty envelope. There were no paper at all inside. There were no names of the ministers. It was only before 15 minutes before the real swearing in that they found the paper and found. Why I'm mentioning this is, please look at the kind of polity we had at that time. It might be Gandhiji who said, we got independence for the nation, not to the Congress. We had in that cabinet, we had people who were adversarially opposed to Congress. Absolutely, who had aversion. Who did not participate in the freedom struggle at all, 3 of them. But yet, Nehru did not have any scruples, any reservations in including them. I'm taking Ambedkar or Shyam Mukherjee, who were against the Congress and who were against the movement. They were supporting the rulers at that particular time. I'm not trying to please diminish or dilute the importance, but I'm telling you the kind of mind we had, the broad mind that time government had. It wanted to take all people, it wanted to be inclusive. That, as I said, is being lost today. In the name of, you call Hindutva, whatever it is, today majoritarianism has come as a mass mobilization movement, which is wrong. We have never thought of majoritarianism of Hindus. We knew it had 82% of people, but today it has become a mass movement. That also is something which we must still fight over. So, as I said, it was Sen who said, Amrita Sen who said, Hindutva movement that seeks to convert the religion of the majority in an identity of mass mobilization. He said secularism, as it is practiced in India, to some degree, the working of Indian democracy, which remains the best guarantee of Indian pluralism, have served to create the postulates of India's various particularisms. India was a particular. If you look to each decade, it had its own map. We had the second thing that we had to do after getting the independence was not only get this kind of inclusive cabinet to govern, but we had also wanted to get all people on the board. This is what exactly Congress did at that particular time, because there's no other party, so let me not talk about it. But at the same time, we had what is called the other challenges that it had to see. The challenge of language, challenge of caste, where the challenge of religion, where challenge of the states, which has turned out to be the issue of federalism, the class, rich and poor. This was very important. These are things which had to do. Then gender. Sir, I will go and first try to tell you the class approach or the class situation that we inherited at that time. Some being rich and some poor. What did we do in these 75 years?
We did not bridge it at all. We had allowed it to continue. So much so, today, in a given developing situation, it shows you more cracks than the bridging elements. This has to be understood. I'm only trying to point out it because I don't want to take much time, because we can talk much about rich and poor divide and how the 1% of people are holding the 40% of the nation's wealth. All this can be discussed, but I'm only trying to mention, because all of you in this house who have discussed these issues earlier know it better, that what exactly is the situation as far as the class is concerned. We always talk about the caste. Caste is there. The Varna system that we have inherited is something which is a debase, which is an insult to a nation. Yesterday I was trying to raise in the leaders' opposition meeting something about Sanatana Dharma. Because I'm a student of Hindu philosophy. Let people sitting that side know that you are not the monopolist of the Hindu philosophy. Because Hinduism is some word which came only in the 6th century. All right, let us forget. When we talk about Sanatana, I'm talking to you because the Constitution speaks about it. The Constitution, its preamble, ensures, although it did not use the word secular, it said, when it said about equality of religions, it talked about secularism. But I should congratulate again later this government, this nation, for bringing the 42nd Amendment, wherein they made it specific, a secular, a socialist secular nation. These were the two things which were missing, although they were practicing. This nation was essentially a socialist nation. We must understand at least 64% of people were really poor. 36 below the party line. The word socialist meant the equidistribution of the nation's wealth. This exactly we realized, and we brought in an amendment to the Constitution itself in its preamble. This is another great achievement that we have done. Having brought that, did we do anything? Did we walk the talk? We did not. The system did not allow. Today, unfortunately, when we are trying to talk about 75 years of journey, I tell you for the last 10 or 12 years or even 15 years, let me say 91, when we thought of liberalism, even we had given, if not total goodbye, we have started diluting the importance of looking to poor and looking to the development from the socialistic angle. We had a socialistic view from the awardee session, when Congress moved the social pattern of society. Even Communist Party had to close down their shutters, because you do everything that the nation wanted ideologically came from them. And all of us who were in the schools in those days, I'm a witness to this 75 years journey, sir. Because I'm today 84, but I have seen this 75 years journey. At the time when the awardee session came, as a socialistic pattern of society, it was not, we did not talk about socialism as such, because there was a crisis at that particular time. This is a part of 75 years journey. We must understand, great debate went on. Whether we should go totally on the Russian model, or should have a socialism of our own, because Raman Royaji and other socialists in this country thought that socialism can be caught for the Indian ethos. Confused by this kind of, if not dichotomy, a discourse, schism, Panditji thought we'll say same thing, but as a pattern of society. But he committed the society to develop on the basis of socialistic ethos. When he said this has come. So the third thing that we have achieved, great thing, was during the VP Singh's time. When VP Singh came, the Mandal issue was there earlier. The reservation to BCs was there in the Congress session. I was a minister during the Congress regime. We knew that we brought in 15% to 25% in states, but yet accepting at a national level as these people whom you under Varna system considered as something lower, I would not like to say,
because I detest the very word Varna. So VP Singh is the one person who has brought this. This is something goes to the credit and goes as a feather in the cap of the Indian achievements. Sir, then we come to one unfortunate part. Is time over? Yeah, 12 minutes. Sir, we come to the part of religion. Today, as I said earlier, today we are trying to be identified more by our religion rather than by our nation. Mussolini, the great Italian writer, said, Italy we got, but Italians we not yet got it. Not that Nehru is the person who has made all ideas. We were Indians. They were cynics at the time when we got our independence, like Secchi, like Churchill, like Kipling, many Dubé, who will not name them, that you get them. All of them thought that India will not be able to sustain democracy at all. It will go back to the age of barbarism, age of privation of the middle classes, and this kind of thing. But India not only sustained, not only democracy lived, but lived so well that other nations are looking to us for democracy. It is because we had a democratic tradition from the millennia. In Maurya's time, we had done republics, something like 260 republics in the Mauryan Empire. What we talk today as caste was a jati at that time. We had something like 3,000 jatis at that time. But there was no kind of clash as we find today. This is how we have not been able to manage. This is a recent phenomenon. Let me also tell you. We had real communal tension, we had a communal violence, but at present it has become some kind of pride. As I said, majoritism has become an issue for mass movement, mass mobilization. So once it comes, please conclude. It really troubles you most. Sir, I come to Hinduism, I'm not trying to take on the fundamental Hinduism, because there is nothing like fundamentalism at all in Hinduism. Take it from me. Hinduism is a way of life. Anything that transcends time and space is called truth. What you say today, if after 100 years people believe the same thing, and anywhere else in the world is the same thing, it remains a truth. That is, Gandhi reduced very aspect of God as a concept and said truth is God. This is what Hinduism is all about. It is only because, not because I should believe in Rama or I should believe in Krishna. Just now, the ADMK man was telling me, in Madras we had a movement, we totally opposed it. Today we have people who don't believe. If Hinduism is all that big, there wouldn't have been a need for Judaism. If Judaism is all that big, there wouldn't have been a need for Christianity. If Christianity is all that big, there wouldn't have been a need for the Islam. If Islam is all that big, there wouldn't have been a need for the Sikhism. So all this comes time and space, take it. They include truth. That is what exactly Hinduism has done. I consider this as one of the greatest thought processes. Hinduism is one of the great thought processes which takes everybody to it. I am a Charvaka in me. If I believe in God, I am a Hindu, sir. Your time is over. If I don't believe in God, I am Charvaka, sir. I am a Hindu, sir. If I believe in somebody who reads a good, I am a Buddha, I am a Hindu, sir. If I am Jaina, all of you are the Buddha, sir. Karnataka, yesterday I was telling the leaders of opposition, they have got their funds. They don't believe in God, they believe in Shiva, they believe in... So what is Hinduism? It is self-realization. So let us all believe that. Let not the Prime Minister of the day say that they are all as if it is a war crime. I think at this age, this is not something which is good to come from a people, because we accept all religions. Yesterday, Mr. Chidambaram was saying something. Mr. Chidambaram was saying, he was quoting Madhavacharya, 16th century saint, Indian saint. When he said, Sarva Dharma Samahava, so same thing, it is quoting Madhava or other saints.
But all the believers in Hinduism believe that all are there. That is why we say, Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. People may call it by different names, but truth is only one. We believe in it. Unlike others, I'm not trying to criticize other religions at this time. They believe that mine is there. There is no Mr. Christ or Mr. Muhammad or no Mr. Zoroaster or no Mr. Confucius. We had a Hindu thought process as such. So this, I don't know, we are losing track. We must get on to that. We must build a nation, Indian nation as such. We are first Indians, last Indians. We are Indians. There is no question of first or last. Saying, like Sanatan is saying, there is no beginning and there is no end. If there is no beginning, where is the question of it being there? So let us not think. It is there. It is truth. It is all pervading. So I tell you, sir, the 75 years journey has been really rewarding, has been very good. I also congratulate, we had beginning, I told you, Taji, the G20 was a welcome thing. But as I suggested earlier, let us learn to live with what we always boast of. We have today morning gave that big statement. I think you give scope for expression from all sides. Then what I call freedom of expression, that should be respected. The people's urges should be respected. You should not use your own agency because you are powerful. If that were to be the case, earlier regimes would have done that. Nobody has done it. They have respected nation. We have allowed the nation to grow. As Gandhiji said, independence is not for Congress, independence for the nation. Let us all think this nation, development is for the entire nation, not for one party or one thing. Thank you very much. Sir. Thank you. Now, Mr. G.K. Vasan, 3-4 minutes. Sir, thank you, sir, for giving me an opportunity. We all understand, sir, historic Parliament building. Today is the last day of our speech in this building. Maybe tomorrow we are all moving to the new Parliament, sir. This is the time to salute and respect our leaders who fought for our independence and got independence for us. This is the 75th year of our independence, sir. We remember the father of nation, Mahatma Gandhi, and all our leaders from various parts of India who were with Gandhiji and who fought for this country's freedom and who taught us ahimsa in this country, sir. Sir, we also have to be very proud that we are the largest democracy in this country, sir. We have genuinely, sir, preserved the sovereignty, integrity, security, solidarity of this country with pride, sir. We have made remarkable progress in the 75 years in the field of education, agriculture, healthcare, industrial growth, economic equality, and even in scientific space research, sir. Above all, as Indians, we are all proud today that our nation is looked upon by foreign countries for our helping hand and support even in international problems today, sir. This is the Parliament where legends have spoken, sir, in various subjects for the interest of this great nation, sir. We should be very thankful to our regional leaders, sir, who have been in this Parliament, spoken for the interest of the country. From Tamil Nadu, sir, I would like to proudly quote Rajaji and Kamarajji, sir, who have been the pioneers, and even today, sir, they are leaders who are the icons for youth in this country, sir, especially Tamil Nadu, sir. The national approach and outlook of leaders from the south, sir, has been great in the development of this country, sir. I must also place on record, sir, that India has achieved great heights during this 9 years under the Prime Minister of Modi ji, sir. To conclude, sir, I would say that the schemes, plans and programs launched by the government has embraced every citizen and have enhanced and improved
the living conditions of every Indian, sir. With this, sir, I conclude my speech. Thank you very much, Chairman, sir, for giving me opportunity. Thank you. Ramnath Thakur ji. धन्यवाद श्रीमान The chair, when our chances will come? No, it's just that's a question. I was told that he will speak after half an hour. No. Who said? I did not say. I also said like that as speaker. No. No, it is good that we should make new traditions, but then we have to follow the traditions also, how the house runs. Please let him speak. So, welcome. Ramnath Thakur ji. But I have a right to ask a question. Kalita ji. श्रीमान Kalita ji. श्रीमान No, I appreciate your support. श्रीमान but then in the process our turns are not coming. This is no discrimination. श्रीमान Yeah. He will also get you a chance. श्रीमान Yeah, please. मैं आपको He will also get you a धन्यवाद chance. देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण सदन 75 वर्ष के He will get you a chance. No worry. 75 वर्ष में जो इस सदन का गरिमा रही है, जितने जितने महान पुरुष इस सदन के सदस्य रहे हैं, पीलू मोदी, राधा कृष्णन, अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, चंद्रशेखर, राजनारायण, उन महत्वपूर्ण सदस्यों ने जनता की आवाज को जो उठाने का काम किया है, उसी संदर्भ में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवादियों का जो ध्येय था, समाजवादियों की जो मांग थी, उस मांग को यहाँ प्रस्तुत किया गया था। काका कालेलकर का जो रिपोर्ट था, जो नहीं उस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया था, 1978 में इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया और बिहार में पहला राज्य था जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण लागू करने का काम किया। 1990 में मंडल आयोग के इसी सदन में जो दबाव पड़ा था, इसी सदन की बात है, जो दबाव पड़ा था, उस दबाव के चलते मंडल आयोग लागू हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि बिहार का मॉडल जो था वो जातीय गणना का पूरे देश में होना चाहिए था। बिहार ने इसको लागू करने का काम किया। महिला को गैर बराबरी 2005 से जो नगर निकाय में, पंचायत में जो आरक्षण दिया गया था, उस आरक्षण को बिहार ने लागू करने का काम किया। श्रीमान, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि नए भवन में जो हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, जा रहे हैं, तो क्यों नहीं सरकार महिला को 33% आरक्षण दे करके इसमें लागू करे। मैं तो समझ रहा था कि जो विशेष सत्र बुलाया गया है सरकार के द्वारा, उस सरकार में ये मणिपुर पर चर्चा होगी, मणिपुर के समस्याओं को सरकार दूर भगाने का अनाउंसमेंट करेगी, लेकिन अभी तक मणिपुर के बारे में कोई काम नहीं हो सका। मैं 2-3 बातें कह करके अपने सुझाव को रख करके आपके सामने रखना चाहता हूं। ये 75 वर्ष में 9 वर्षों में जो सरकार काम किया है, हम आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जेलों में जो बंद कैदी हैं, जिन पर कोई आरोप नहीं है, गरीब हैं, दुखी हैं, वंचित हैं,
पैसे नहीं है उनके पास कि अपने को वो बेल करा सकें और केस लड़ सकें। तो हम आज 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जो आपने जो ये सत्र बुलाने का काम किया है, तो जेल में बंद हुए कैदियों को छोड़ने का काम करें, यह आपसे हम निवेदन करना चाहते हैं। दूसरी बात, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इसी तरह विशेष सत्र बुला करके या विशेष दिन रख करके महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए और उसका निदान करना चाहिए। उसी तरह आपको चाहिए था, जो बेरोजगार है, बेरोजगारी जो बढ़ी है, बेरोजगारों के लिए नौकरी के लिए आपको अनाउंसमेंट करना चाहिए, आपकी सरकार की उपलब्धि बढ़ती। इसीलिए हम आपके माध्यम से एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं कि सब लोग देख रहे हैं जहां वो हैं, सब लोग देख रहे हैं जहां वो हैं, हम देख रहे हैं, देखने वालों की नजर देख रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम आपसे, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जिन जिन मुद्दों को हमने उठाने का काम किया, सरकार ध्यान दे और उस पर अमल करने का काम करें। धन्यवाद। डॉक्टर जॉन ब्रिटास, 6 minutes. Thank you, sir. Sir, when we are having a discussion with regard to the Amritagal, I would say that I have a three-dimensional view of the Indian Parliament. I used to watch the Parliament from outside, from above, and now I am being part of this Parliament, sitting below, sir. Sir, when we speak about Parliament, the basic aspect which we need to keep in mind, that is parliamentary democracy, sir. That is very important. Sir, what is the tenet of parliamentary democracy? The fundamental cardinal principle of parliamentary democracy, as Kharge Sahib said, accountability of executive to the legislature. Narendraj Sahib, aap senior advocate, sahi hai na? Have you ever seen an accountability of the executive to the legislature? Have you ever seen? Now, the opposition leader was speaking about the presence of the Prime Minister. I was trying to dissect that. You know what is the presence of the Prime Minister in Parliament? 0.001%. 0.001%. So that is the period in which he attended the Parliament sessions. Sir, the leader of the House was very vocal, but he missed many crucial names, sir, including Jawaharlal Nehru. Intention. And I know that when Dharmendra Sahib is speaking, he would deliberately fill those void and would bring in Jawaharlal Nehru, Ambedkar Sahib. Sir, I am telling you, sir, the names which have been missed by Piyush Goyal ji, you will have to spell out when you are speaking. Dharmendra Sahib. Sir, the exercise would be meaningful if you discuss about the dreams and goals of our architects of Constitution. Sir, I will just dwell on the preamble of it, sir. Sir, it speaks about, say, what does it say? Liberty, equality and fraternity. Sir, if you take justice, you will notice that we have reached the bulldozer era. That is justice now. The justice that is being imparted is the bulldozer era. Sir, if it is economic justice, sir, we don't want to speak about the Oxfam report because that's not a good company for good organization for the present dispensation. It's blacklisted. You see the inequality that is spiraling up, sir. Sir, the liberty that has been ushered in, where has it reached, sir? Now it is more manifested in the form of sedition and UAP. That is a liberty which has reached. Sir, another cardinal principle is equality of status and opportunities. This government is honest to say that they don't believe in it, sir. Ambedkar,
who they try to appropriate now, was absolutely clear when he said that democracy is not the law of majority, but the protection of minority. Rajiv Chandrasekhar Saab, protection of minorities. It's not said by John Brittas, by Ambedkar Saab. Sir, what is the representation of 20 crore Muslims in executive, in legislature, judiciary, even in media? P.T. Ushaji, you know that, the representation of Muslims, Christians, minorities in Kerala. What is the situation in Delhi, in parliament, in executive, sir? Sir, we all talk about, this government's pet topic is to, discuss about Mughals. I see they talk about Mughals more than the Indians now, actually. Sir, in Akbar's court, or even in Aurangzeb's court, more than 50% of the ministers were Hindus. Dheeraj Saab, Birbal, aapko jante hain na kaun Birbal tha? He was a Hindu, sir. Can you spot somebody in this executive now? What is the status of the representation of minorities, sir? Sir, Nehru's cabinet, that was the first ministry. It was a model government. It had given representation to every segment. Dharmendra Prasad Saab, 2 Muslim cabinet ministers. You know Maulana Azad, Rafi Ahmad, John Mathai, that was a Parsi, Sikh, everyone. Of course, Shama Prasad Mukherjee. And even not having ideological, I would say, togetherness. I know Derek Saab, representation from Bengali, of course. Sir, it was Maulana Azad who stood on the steps of the Juma Masjid and said, this country is ours. We have built up this country. There is no need of going away from this country. You want to obliterate the last set of memory about Maulana Azad, you scrap the scholarship. Dharmendra Prasadji, you scrap the scholarship. Not you, I think Smriti Irani ji, I think. Even that, not he didn't scrap. Sir, coming to fraternity. Sir, what is the new usage of fraternity? Madam, you know what is the new usage of fraternity? Go to Pakistan. Go to Pakistan. If somebody speaks, they will say, you go to Pakistan. Sir, we are part of this country. We are as patriotic as you are, sir. Sir, maybe more. So now G20, there have been a lot of discussions, fanfare about G20. We appreciate if India gets a standing amongst the other nations. But if you look at the indices, Rajiv Saab, what is indice? Per capita GDP, Human Development Index, Hunger Index, hum last hai. Bilkul last hai. And is that the reason why you brought in African Union to the G20? So that we did not be last? Anyway, I appreciate that. Sir, coming to the preamble again, sir. Sovereign, socialist, secular, democratic republic, sir. Sir, what is sovereignty now? Hugging Western leaders from Trump to Biden doesn't mean sovereignty. You finished up now because Nehru's name is there. We don't want non-alignment movement to be there. Just because Jawaharlal Nehru was instrumental in setting up non-alignment movement. Now, sir, the second word, socialism. What is socialism, sir? Socialism has become Adanism. That is a new word, Adanism. P.T. Usha, madam. Socialism badal gaya, Adanism ho gaya. Chupchap baith rahe aap. You should be standing up and talking about that. Now, sir, secularism. Another thing, sir. See, secularism. You know, a gentleman sitting in Prime Minister's office had the audacity to say, Dharmendra Prasad Saab, Dharmendra ji, suniye sir, Vivek Debroy, this constitution has become useless. Only 17 years it can stand. And he said he doesn't understand the meaning of socialism and secularism. A gentleman heading the Economic Advisory Council of the Prime Minister had the audacity to come and say that he doesn't understand the meaning of secularism and socialism. I would have expected a cabinet minister, the stature of Dharmendra Pradhanji, to say, shut your mouth. Did you say, sir? You should have said it. Sir, now, another word, sir, democracy.
See, many of the members think, sir, democracy has turned to be namocracy or modiocracy. Sir, democracy or modiocracy because we don't see the Prime Minister. My daughter was asking, did you get an opportunity to sit with the Prime Minister, sir? I said, no. Very rarely only I get, sir. So, what does it mean, sir? Democracy means accountability of the executive to the parliament and parliament being accountable to the people. That is democracy, sir. Sir, republic. I know where is Rajesh Sinha ji. For Rajesh Sinha and others, you know what is the meaning of republic? Vice Chairman, sir, you know what is the meaning of republic? Arno Goswami. That is the meaning of republic for many of the treasury benches people. Sir, that is the state of affairs of this country. Dharmendra ji, please don't look me like this. Please. You will, sir. Please conclude. Sir, please. this time you will have to give me, sir. John, Please conclude. I will yield, sir. I will yield. अध्यक्ष जी, अभी मेरे मित्र जॉन बिट्टा सच्चे बोलते हैं और उनकी मुंह से हम लोग नेहरू जी की प्रशंसा सुन रहे थे, अच्छी है। मेरे को लगता है जॉन बिट्टा थोड़ा अच्छा रहता राज्यसभा में जब नमूद्रीपद जी की सरकार को केरला में पहली बार तोड़ दिया गया था, राज्यसभा ने क्या डिबेट किया होगा, उनकी पार्टी ने क्या व्यू लिया था। अभी बहुत तो नसीहत डेमोक्रेसी के बारे में दे रहे थे, अभी उनके बारे में जिस विचार पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने जीते केरला में, उन्हीं की सरकार को जिनकी आज कसीदा पढ़ रहे हैं, उन्होंने उनको बर्खास्त किया, इलेक्टेड गवर्नमेंट को, नमूद्रीपद की गवर्नमेंट को बर्खास्त किया। तो उस समय में राज्यसभा में सीपीएम के मित्रों ने क्या बोला होगा, थोड़ा अगर लाइट डालते तो शायद जॉन बिट्टा से हम ये अपेक्षा कर रहे थे। ये मोकरी जॉन बिट्टा, यू आर वेरी एनलाइटेंड एंड वेरी नॉलेजेबल पर्सन, डोंट लाफ एट योर कॉलीग्स, you may get box news in the Indian Express, but we expect some good light, good view of yours. When Namboodiripad was dismissed from the Kerala, what was the view of CPM in the Rajya Sabha? Please enlighten us. Thank you, sir. Sir, thank you, Dharmendra ji, for reminding me about the dismissal of EMS Namboodiripad. For such misdeeds, they have been punished. They are sitting here. Precisely that is the reason. Otherwise, do you think that they would have been put here? But you are repeating the same mistake. You are calling us, depicting us as Somalia. Say extreme poverty, let us look at. Extreme poverty in UP and Bihar is 30-40%. In southern states, it is 10%. In Kerala, it is almost zero. Yes, almost zero. Extreme poverty. Sir, it is because, sir, so much of disruption, sir. I want your protection, sir. I want your protection. You have my protection. Yes, sir. Sir, this happened because, Mr. Muralidharan seems to be a Keralite, but his only job is to act against Kerala. Yeah. His only job is to act against Kerala. Sir, when we talk about 75 years of Indian democracy, we cannot forget the name of Mahatma Gandhi. I was surprised that nobody from the treasury bench even referred to Mahatma Gandhi. Just because he held Gita, Quran and Bible close to his chest, he was assassinated. He was assassinated. Only because of that. Everybody knows about it. Sir, you are replacing Mahatma Gandhi with Savarkar. That's why, sir, the new parliament has been inaugurated on the birth anniversary of Savarkar instead of Mahatma Gandhi. You should have. If you had some respect, you would have done, sir. Sir, further, sir. Time allotted is over. Sir, I wanted to say your time is over, sir, so but much I of came disruption, to know your time sir, can 2 never minutes, be over. 2 minutes. I will finish, sir. Sir, 2 minutes. Sir, the biggest business, sir, please. The main business of this government is to appropriate people. Sardar Patel. They think that Sardar Patel is theirs. Sir, wasn't Sardar Patel who banned RSS after the assassination of Mahatma Gandhi? What did he say, sir?
The banning was to root out the force of hate and violence that are at work in our country and imperil the freedom of nation and darken her fair name. Sir, another person who is being appropriated is Vivekananda. Didn't he say so? Sectarianism, bigotry, and its horrible descendant, fanaticism, have long possessed this beautiful earth. They have filled the earth with violence. That is what Vivekananda said, sir. Sir, the unfortunate part, sir. Sir, you are a legal luminary. We are very happy that you preside over this house, sir. Yes. Your rich knowledge. Sir, I have seen you as a minister. In 1989, when you came to Lok Sabha, sir, I was in the gallery, sir. With huge admiration, I have been observing you and watching you, sir. Sir, but the unfortunate part is that, sir, the demolition of every institution in this house, in every institution, from Parliament to Election Commission. Please conclude. Sir, I am talking about you also, sir. Sir, that is why you have to conclude. Sir, I am going to talk about you also, sir. Conclude. Every institution in this country is being demolished. From Parliament to Election Commission. Sir, what is Election Commission now? Now they are bringing the status of the Election Commissioners from the Supreme Court judge status to Cabinet Secretary. And day after tomorrow, Dharmendra Pradhanji will bring a bill to make them a chaprasi. That is going to happen, sir. Sir, every institution is being dismantled, sir. Sir, Article 1. Sir, what? Last one. Siri Vaiko. Sir, I am just 1 minute. 1 minute. Sir, 1 minute. It says that India, that is Bharat, shall be union of states, sir. Sir, federalism, sir. Kerala contributes 1 rupee and get back 25 paise. That is the status of federalism in this country, sir. Yes, it has turned to be like that. The honorable... Sir, I would say that. You told me, once again, Chairman, sir, you wanted us to have some change. The honorable member has made a statement of fact. Yes, sir. He will authenticate. I will authenticate. Sir, Kerala contributes 1 rupee to the national kitty, gets back 25 paise. I repeat it. I will place the document on the table of the House. During course of the day. Sir, and sir, last thing, sir. Sir, it's good that we are taking stock of this country. Democracy, institutions, parliament in this Amrit Kal. Sir, structure doesn't matter, sir. New parliament or old parliament. The process matters. The content matters. Can we enrich the parliamentary proceedings? Can we enrich the democratic process in this country? You can build mansions, structures, but sir, that will not strengthen the democracy in this country. Unless you enrich, sir. Please so now. I would urge conclude. I would urge upon the treasury benches through you, sir. Let us all resolve to enrich the democracy of this great nation. Thank you, sir. Okay. On a point of information from you, have you been to Statue of Unity? Have you been to Statue of Unity? Sir, I haven't gone, sir. I will go. I strongly suggest you go there once. I will go, sir. I will go, sir. If you give an invitation, I will go, sir. Great effort to appropriate someone. Sir, if you give an invitation, I will go, sir. I've been there. Sir, and sir, I'll be happy to go with you, sir. No, I'll go with you. Sir, Mr. Vaiko. Sir, let me have a towering personality beside me when I go. Let us hear Mr. Vaiko. Mr. Chairman, I am extremely thankful for giving me this opportunity to participate in the discussion on parliamentary journey of 75 years. Starting from Constituent Assembly, its achievements, experience, memories, and learning. It was also a long journey for me, having entered Parliament in 1978 as a member of Rajya Sabha. Now it is my 4th term in the Rajya Sabha. Apart from being a member of the upper house, I had the honor to be a member of the Lok Sabha for 2 terms, in the 12th Lok Sabha and the 13th Lok Sabha. There were many swings and waves the nation has witnessed in the last 75 years. But what is shocking me, why the name is changed as Bharat.
and when the G20 meeting took place, before the Prime Minister, the name was Bharat, not India. So we are not representing India. Then you call it United States of India. That should be called. All the states should be given equal opportunity. Bharat, where it came from, Bharat, from Upanishads, from Sanadana and Hindu Rashtra. So they are trying to take this country towards Hindu Rashtra. But one thing, I would like to tell them, you never entered our area. Guptas never entered. Mauryas never entered. Nobody entered to Tamil Nadu. But we have come to Ganges. We have come to Himalayas. Sir, I am very sorry. The Prime Minister of India, he is putting Bharat instead of India. So hereafter, we have to call India. Why he is afraid of India? The formation of India has threatened them. The formation of India has threatened them. Therefore, they have put the name as Bharat. Sir, I don't want to take much time because you have given me a privilege to take this time. I demanded installation of Ambedkar portrait in Central Hall of Parliament, allowing army men belonging to Muslim community to offer Jummah prayers on Friday. Sir, secularism is under threat. The Muslims are under threat. The Sanadana forces are threatening them. They are afraid because you leave India, you Muslims India. This is not your country. This is the voice of the Hindu Rashtra people. In this way, the country will be balkanized. I today warn you on this particular day, it should be noted that it will become Soviet Union. What happened in Soviet Union, this will happen in India. India will be balkanized into so many states, and therefore I said United States of India. But at least you make a name United States of India. Otherwise, India will not be one. When you want to celebrate centenary celebration of independence, but 2047, there won't be any such India. Thank you, sir. Honorable members, there have been enough reflections on Dr. B.R. Ambedkar. Leader of the opposition was very focused. I hope he was here. But it was a glorious moment for me as a member of parliament in 1989 that it was during our tenure of 9th Lok Sabha that we could give the great man something that was long overdue, Bharat Ratna. Professor Manoj Jha. शुक्रिया सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण दिन के नहीं शुक्रिया मैडम मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। मैं यहां से बोल रहा हूं, इधर मैं यहां से बोल रहा हूं। शुक्रिया, बहुत अच्छा अवसर है कि आप यहां आई हैं। कितनी खुशी हो रही है बता नहीं सकता। आज सुबह माननीय सभापति महोदय ने कहा था कि ह्यूमर वगैरह हमारी जिंदगी से चला गया, तो मुझे स्मरण है ये किताब में एक ही किताब लेके आया हूं। ऐसी 5 किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स की, तो इसमें सर ऐसी 5 किताबें हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। सो माननीय उपसभापति जी, एक मिनट प्लीज। माननीय उपसभापति जी, 75 कैसे बनाया जा रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से 75 जोड़े
तो 2021 में पूरा होता है, अगर आजादी से जोड़े तो 2022 में पूरा होता है, और अगर पहली लोकसभा से जोड़े तो वो 2027 में पूरा होता है। तो ये 75 की गणना कहां हुई, किस ज्योतिषी ने की, मुझे नहीं पता। मेरे हिसाब से 75 नहीं है, लेकिन 75 वाली फील में अपनी बात रखूंगा। हां, तो माननीय उपसभापति जी, हुआ यूं कि सरोजिनी नायडू जी को बुलाया गया बोलने के लिए संभवतः 11 दिसंबर 1946 को। कम लोगों को यहां पता होगा कि सरोजिनी नायडू जी बिहार से चुनकर संविधान सभा में आए थे। तो उनको चेयरमैन साहब ने कहा कि अब बुलबुले हिंद, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया आएंगी, लेकिन कविता में अपनी बात कहेंगी, प्रोज में नहीं कहेंगी। उन्हें थोड़ा बुरा लगा, मजाक में ही सही। उन्होंने कहा कि आपका अब ये व्यवहार, आपका ये कहना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर भी सुनाना होगा। तो उन्होंने एक चीज सुनाई जो मैं पेश नजर कर रहा हूं माननीय सभापति जी को। सुबह बड़ी बेसब्री से वो कह रहे थे कि ह्यूमर चला गया, तो उन्होंने सुनाया कि बुलबुल को गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, रंगीन तबीयतों को रंगे सुखन मुबारक। तो ये मैं ये बता रहा हूं कि ये हमारा ध्येय था। अब सुबह चर्चा की, हमारे लीडर ऑफ द हाउस ने बड़ी खूबसूरत चर्चा की और जिक्र किया सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। यहां ठीक सामने सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उन्होंने एक बात कही थी और मैं वो श्लोक पढ़ना चाहता हूं। मृदुना दारुणं हंति मृदुना हंत्य दारुणम, मृदुना दारुण हंति मृदुना हंत्य दारुणम, ना साध्यं मृदुना किंचित तस्मात् तीव्रतरं मृदु। इसका आशय यह है माननीय सभापति, उपसभापति जी, कि अग्रेशन से, अग्रेसिव बिहेवियर से आप चीजें हासिल नहीं कर सकते। इस देश में मेरे विद्वान साथियों ने उधर से उपलब्धियां गिनाई, हमारे कुछ विद्वान साथियों ने यहां से कमियां गिनाई। मैं दोनों के बीच में चुनौतियां गिनाना चाहता हूं। चुनौतियों की वजह से आज हम यहां हैं, और सिर्फ हम ही नहीं हैं, 140 करोड़ लोगों का यह भवन है, चाहे नया वाला हो या पुराना वाला हो। तो आज के दिन ये मेरी ओर से एक विदाई भाषण भी है, अपने दल की ओर से, इस इमारत को, जिस इमारत में हिंदुस्तान की तकदीर लिखी गई संविधान सभा के माध्यम से, और वो तकदीर लिखने वाले संकीर्ण दायरों में नहीं सोचते थे। मैं उस पर आऊंगा थोड़ा 2 मिनट के बाद। माननीय सभापति जी, बहुत चर्चा होती है, 47 में बंटवारा हुआ था इस देश का। बंटवारे के बावजूद उतनी घृणा, उतनी नफरत, पीड़ा के बावजूद नहीं थी। अभी हाल में एक रोमिला जी की किताब आई, वो कहती हैं बड़ी खूबसूरती से, हैव वी मूव्ड फ्रॉम इंटीग्रेटेड नेशनलिज्म टू सेग्रीगेटेड नेशनलिज्म? क्या हम एकीकृत राष्ट्रवाद से एक विभाजित, विखंडित राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे हैं? क्योंकि यह इमारत, इसकी बुनियाद मेलजोल पे है। इसकी बुनियाद में बंटवारे के बावजूद बंटवारा नहीं हुआ। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, सरकार जरूर बनाइए, अगला चुनाव भी लड़ेंगे, खूब दिल से लड़ेंगे। इंडिया भी रहेगा, भारत भी रहेगा, कोई में से एक चॉइस नहीं है, क्योंकि हमको इंडिया भारत करके जम्बू द्वीप तक नहीं जाना है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि वो जो मेलजोल की सीमेंट है, उसका खात्मा हो रहा है, उसको बचाइए। माननीय सभापति जी, मैं 2 व्यक्तियों के मध्य में अपनी कुछ बात रखना चाहता हूं। संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल जी लेके आए, और संविधान सभा में जब ड्राफ्ट सबमिट हुआ तो BR अंबेडकर ने वो ड्राफ्ट सबमिट किया। तो मैं सिर्फ कहता हूं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बहुत सारी बातें थी, ये प्रस्तावना के बारे में, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बारे में काफी कुछ बोल चुके हैं, सॉवरेनिटी गिरवी ना चली जाए, मौलिक अधिकारों के बारे में। हमें, आपके पीछे एक तराजू है, वो तराजू हमें लगाना होगा कि मौलिक अधिकार में कहां पहुंचे, सॉवरेनिटी में कहां पहुंचे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के मसले पे कहां पहुंचे। हाई फ्लाइंग वर्ड्स डोंट कवर अप आवर फेलियर्स, लेट्स नॉट लुक फॉर दैट। और एक मसला आया, उन्होंने एक जिक्र किया ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। माननीय सभापति जी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जब बड़ी शिद्दत से लोग काम में लग गए अधिकारों पर बात करने के लिए,
तो राजा को शुरू में परेशानी नहीं हुई, लेकिन राजा को लगा कि कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे खुराफात की बू आ रही है। उसने क्या किया, दरवाजे बंद करवा दिए। जिस हॉल में वो लोग बैठते थे वो चले गए दूसरे दरवाजे रूम में, उसको भी बंद करवा दिया। तो वो चले गए टेनिस कोर्ट में, सारी कार्रवाई पूरी की। उसको कहा ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट। ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट का जिक्र जवाहरलाल जी ने इसलिए किया था कि हमारे अंदर वो जज्बा हो, इमारत बनाने बिगाड़ने से इबारतें नहीं बदलनी चाहिए। हमारा जज्बा वही होना चाहिए जो ओथ ऑफ टेनिस कोर्ट में जवाहरलाल जी हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने कहा। अब आते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा। माननीय सभापति जी, आप जिस इलाके से आती हैं, मैं जिस इलाके से आता हूं, वहां ये बातें बड़ी प्रबल है। आजादी का मूल्यांकन होगा तो इस आधार पर होगा कि राजनीतिक आजादी, सामाजिक आर्थिक आजादी में कितनी तब्दील हुई। अगर नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि एक दिन एक ज्वालामुखी बन जाएगा, और मैं उस ज्वालामुखी को बनते देख रहा हूं। वो इसलिए बनते देख रहा हूं कि जब मैं देखता हूं कि बिहार के जातिगत सर्वेक्षण पे देश के सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, तो मैं देखता हूं ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है। यह एस्पिरेशनल वर्ग है, पिछड़ों की बड़ी आबादी, उसके एस्पिरेशन को आप सोशल डेमोक्रेसी के नजरिए से देखिए। जो बाबा साहब कह गए थे 31 में आखिरी हुई, उसके बाद पाकिस्तान बांग्लादेश बना। क्या इस देश को, यहां की सरकारों को, राज्यों की सरकार को वैज्ञानिक आंकड़े नहीं चाहिए? क्या आप आंकड़े आसमान से गिराएंगे? मैं समझता हूं आज के दिन यह भी हमें सुनिश्चित करना होगा कि हम इन आंकड़ों को लाएं, उसके आधार पर अपनी नीतियां तय करें। एक माननीय सभापति जी, अंबेडकर साहब दो और चीज कह के गए, प्रिवेंटिंग टिरनी ऑफ मेजॉरिटी। मैं बार बार इस सदन में कह चुका हूं कि मेजॉरिटी बेहद आवश्यक चीज है। मेजॉरिटी के बिना सरकार नहीं चलती है, लेकिन मेजॉरिटी और मेजॉरिटेरियनिज्म में फर्क है। यह फर्क अगर हमारी सरकार भूल जाती है तो बहुत बड़ी पीड़ा होती है। जब मेरे मित्र ने कहा, मैं अक्सर देखता हूं हम जैसे लोग छोटी आलोचना भी करते हैं, छोटी मोटी आलोचना जो कभी व्यक्तिगत नहीं होती है। आप कहते हो कि पाकिस्तान चले जाओ, अरे कभी देखा भी हो कितनी जगह है वहां का भूगोल क्या है। इतने लोग नहीं अट पाएंगे। मान लीजिए कि 65% लोगों ने आपको पिछली बार वोट नहीं किया, सबको पाकिस्तान भेज दोगे? ऐसी कोई व्यवस्था होती है? यहीं मेलजुल से रहना है, यहीं मिलकर रहना है। और ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूं, खुद अंबेडकर साहब कह के गए थे। मैडम, आपकी तरफ से मैं एक और चीज, एक दो छोटी चीज कह करके, इस देश की एक बड़ी आबादी, सभापति महोदया, मैं आपका सभापति महोदया अभी बिल मत 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, आज पहली बार हैं, इतने नजरिए इनाद कर दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि बेरोजगारी को लेकर के हमारा दृष्टिकोण साफ होना चाहिए। सरकार में आप हो, हम हो, बेरोजगारी हम सबकी पॉलिटिक्स खत्म कर देगा। राइट टू एम्प्लॉयमेंट के लिए हम क्या सोच रहे हैं, और इस देश की एक बड़ी आबादी से देशभक्ति का जो प्रमाण पत्र हम मांगते हैं ना मैडम, वो कहीं चलेगा नहीं। मैं आखिरी चीज कह करके एक सुनाना चाहता था। मैं इसलिए कहता हूं, वो एक घर में 5 सदस्य हैं, उसमें हर 5वां सदस्य उस आबादी का है। अगर उस घर में उस 5वें सदस्य को आप एलिनेट करेंगे, दूर करेंगे, घर कभी महफूज नहीं रह सकता। और आखिरी में मैं साहिर को जाता हूं और वहीं खत्म कर दूंगा, आपको घंटी बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। आओ कि आज गौर करें इस सवाल पर, देखे थे हमने वो हंसी ख्वाब क्या हुए। दौलत बढ़ी तो मुल्क में अफलास क्यों बढ़ा, खुशहाली आवाम के असबाब क्या हुए। जो अपने साथ साथ चले कुएदार तक, वो दोस्त वो रफीक वो अहबाब क्या हुए। क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, क्या मोल लग रहा है शहीदों के खून का, मरते थे जिन पे हम वो सजाए याब क्या हुए। बेकस बरहनगी को कफन तक नहीं नसीब, वो बादा आए अतलसों के मुखाब क्या हुए। जमहूरियत नवाज बशर दोस्त अमन ख्वाह, खुद को जो खुद दिए थे वो अलकाब क्या हुए। मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है, मजहब का रोग आज भी क्यों लाइलाज है, वो नुस्खा हाय नादिर नायाब क्या हुए। हर कूचा शोला जा रहे हर शहर कत्लगाह, यकजहतिया हयात के आदाब क्या हुए। सहराए तीरगी में भटकती है जिंदगी, उभरे थे जो उफक पे वो माताब क्या हुए। मुजरिम हूं अगर मैं तो गुनाहगार तुम भी हो, मुजरिम हूं अगर मैं
तो गुनहगार तुम भी हो, ए रहबराने कौम खताकार तुम भी हो। जय हिंद मैम, एंड सैल्यूट टू ऑल द फ्रीडम फाइटर्स, संविधान सभा के उन तमाम लोगों को। और मैं चाहूंगा कि सेंगोल के बगर में एक बड़ी आकृति में इनकी तस्वीरें वहां लगाई जाएं और हमें प्रेरणा देते रहें। जय हिंद। धन्यवाद। श्री वीरेंद्र प्रसाद वैश्य। श्री वीरेंद्र प्रसाद। Yes, I'm here. Thank you, Madam Chairman, for allowing me to speak on the historic occasion. Today is the last day. If in our parliament life we are sitting, we all the members sitting for the last time in this building. Tomorrow, another journey will start. It is privilege for us. We are the person who got opportunity to speak, attend this old parliament, and we are going to get opportunity to speak in our new parliament. I remember, sir, when I was a student of class 8, for the first time in my life, I visited Delhi. So I am from Assam. You know, northeastern region, more than 2,000 kilometers away from the duty. Definitely, as a school student, I visited here, and we are traveling all the important parts, spots of Delhi, and in class 8, in my life, for the first time, physically, I seen our Parliament House. And it was from the outside, not from the inside. Sir, in 1996, I was elected Member of Parliament from Assam in Lok Sabha, sir. Madam. In class 8, physically I have seen the Parliament House from the outside, and in 1996, physically for the first, I entered this house as a Member of Parliament. And fortunately, I was the took responsibility as a Cabinet Minister of the country in the year 1996, and it was my privilege to attend both the houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, although I was a member of Lok Sabha, but as a minister, I was attended this house also. It is painful, no doubt, from tomorrow we are not here. But we are jubilant also. We are privileged, we are lucky. From the next day, tomorrow, we are going to attend the new Parliament House with modern art and technology. The Parliament has a long history. I remember many things. This is the Parliament, this is the building where first Indian financial budget was passed by then Prime Minister Jawaharlal Nehru. Again, I am speaking, I remembering, when China attacked my country, my motherland in 60s, then Prime Minister Jawaharlal Nehru given goodbye people of northeastern region from India. This is the sentiment of us. This is the sentiment of. After then, many things was discussed inside this Parliament building. When China came to near to Textpur, China came up to Bombila.
people of Assam, people of northeastern region, especially Arunachal people, they are crying. We are not equipped to fight against China. And at that time, Assam was given farewell goodbye to then Prime Minister Jawaharlal Nehru. But sir, after 61 session was assembled, at that time I salute great parliamentarian of India, great parliament from Assam, Hem Barua, who had who had fought for Assam and who have given one to the government from this house. Sir, this parliament also equally witness of imposing emergency in our country. Because for the first time emergency was declared, evoked in our country. And at that time, parliament was not functioning, parliament was dissolved. Our honorable Prime Minister always says, India is the mother of democracy. Yes, Prime Minister is very right, India is the mother of democracy. But one thing, Shantanu Sanjay, you should remember, but historians said, ancient Greece was the first country of the world who revoked democracy. But this is not correct. This is not correct. In Bihar, first Indian democracy started in Vaishali. It was started in Vaishali, not 500 years ago. It was started 600 years ago. And Vaishali of our country is the first place of democracy started, where in Vaishali town, it was 600 years ago, 707,000 people, locally elected people, selected people, sit together to make a decision, and this is the first democratical decision of our country. Madam, we are going to new house today. This house will be the witness of modern technology, modern art. We hope, we believe in coming house where we are going to tomorrow will bring more important law for our country, for develop our country, and financially to improve our country. Many more discussion will take place. I remember, I have seen very, very important person, dignitaries, functioning in this house. Just 2 minutes, then I come. 1 minute. Okay, just 2 minutes. I remember K.K. Narayan as a vice president of our country who shared the house. I remember Pharaoh Singh Shekhawat. I remember Hamid Ansari. I remember Venkaiah Naidu ji for their contribution to our parliamentary democracy. Especially, I must speak one thing from my heart. I salute Venkaiah Naidu ji because from this year, always Venkaiah Naidu encouraging all the members of the House to speak their mother tongue. He was a very knowledgeable person. Always he encouraging about the mother tongue. Definitely Venkaiah Naidu has a great, great contribution to this House. Equally, our present chairman also always given us guidance, speaking about our history, especially in the legal side, he always given us the guidance. Ma'am, I remember, if I'm not speaking, this is not fair. I have got opportunity to witness the speech of Bajpayee.
budget presentation of Pranab Mukherjee ji. Wonderful oratory personality of Madam Sushma ji. Learned speaker Arun Jaitley ji. I am learned many things from these people, sir. Ma'am, remembering my first day in the life when I was a student of class 8, I have seen this parliament building from the outside. And in the 1996, I entered this house as a member of parliament. And this is the beauty of our democracy. My family don't have any political background. I am not a son of any minister. I am not a son of any MP. I was not a son of any politician. But I am a son of the soil. I am a son of the soil. And this is the beauty of democracy. I am elected from son of the soil of this wonderful parliament. Definitely, if I am not speaking about my political party, then it will be not fair. I am getting this opportunity. My political party, Assam Gana Parishad, is a regional political party with a national outlook. And I am grateful for my country. In my life, I am working only one party. This is my party. This is Assam Gana Parishad. Still, I am a member of Assam Gana Parishad. And I am really grateful to my party for send me to Lok Sabha, for send me to Rajya Sabha as a member of parliament. With this, I believe we all members gathering here in our last day of this building, we always remembering our memory in this building. And from tomorrow, in new building, we start our new parliamentary life, our new democratic life. With this word, I conclude. Thank you very much. Thank you. Sri Jose K. Boni. So today we gather here to reflect upon an extraordinary journey, more than 70 years of Indian Parliament. For 3/4 of a century, it has served as a cornerstone of our nation's governance. It is a journey marked by trials, triumphs, and unyielding commitment to the ideal of democratic republic. The framers of our Constitution envisioned a vibrant democracy where every citizen, irrespective of caste, creed, or gender, had a voice and a vote. Our parliament was entrusted with the sacred duty of upholding these principles. In last 7 decades, many Latin American and Afro-Asian countries sailed along with us, sank and disappeared. Even the mighty USSR and the entire Eastern European nations collapsed like a palace of cards. But we keep on sailing because on the most of our ship, the flag of parliamentary democracy flutters. We have seen heated debates, fiery discussions, and passionate argument, the very essence of parliamentary democracy. Over the years, it has played a pivotal role in shaping India's destiny. It has been source of progressive legislation, from the eradication of untouchability to the establishment of gender equality, from comprehensive land reforms to the liberalization of our economy. As we celebrate the remarkable journey, let us also acknowledge the challenges we face. Our parliament, like any other institutions, has had its share of ups and downs. It is an undeniable fact that recent years have witnessed instances of undemocratic parliamentary methods and procedures which threaten the very essence of democracy.
There have been occasions where legislative debates have been curtailed, opposition's voice silenced, and crucial bills passed without due discussions and scrutiny. The integrity of the Parliament Committee, an internal part of our democratic system, has at times been compromised. Delays in appointments and the politicization of these committees have hindered their effectiveness. Only 25% of the bills were referred to these committees. Such a low referral rate of bills to the committee during the 16th Lok Sabha clearly shows the government is not open to the scrutiny and engagement that the committee offers. The suppression of the dissent, be it from the civil society, academia, or the media, is a matter of deep concern. A thriving democracy encourages diverse perspective and respect the right of dissent. Recent incident involving curtailment of free speech cast doubt on the government's commitment to these democratic values. The robust democracy thrives on open communication and the free exchange of ideas. Curtailing these fundamental rights poses the threat to the health of our democracy. With the inauguration of the new Parliament building, let us anticipate a transformative shift in our engagement with this paramount institution. May this symbol of progress empower us all to become the collective voice of the people of our nation, steering our democracy towards a brighter and more inclusive future. May our Parliament continue to be the beacon of hope and the voice of the people for generations to come. Thank you. Mr. Praful Patel. Thank you, Chairman, sir. I get up to speak probably for the last. I get up to speak probably for the last time in this very august building, and how can you be so sure? Well, I said probably. And I'm sure we are all filled with a sense of... Tomorrow we are meeting Dr. Keshav, therefore I'm saying. And of course we are all... Me and Praful Patel go together in Parliament as members of 9th Lok Sabha. So we have all assembled here, sir, and obviously this is a feeling and a sense of nostalgia. As you have very rightly pointed out, not only our long association, but my very own long association with Parliament, with many times in the Lok Sabha as well as in the Rajya Sabha, and having completed more than 32 years as a member of Parliament. So, sir, I definitely feel that I share the sentiments of most of my colleagues who have been speaking here, and definitely 75 years of independence, our country has really come a long way. And our democracy, no matter what the assaults have been from within and outside, has withstood the test of time and has got stronger by the passing day. And this democracy, which we pride ourselves in, and which the world also now looks up upon us as something to be cherished. Dr. Ambedkar gave us a wonderful constitution. Along with him, many other stalwarts joined him and presented the constitution to the Constituent Assembly. And certainly, our constitution can be rated as one of the finest constitutions drafted anywhere for any country in the world. And I think that is something we should be very proud of. And a country which is so diverse as India, as vast as India, as populous as India, certainly requires a binding force, a glue, and that our Constitution has very ably provided us and stood the test of time.
A country, I think when we go abroad and we see many countries and we look at their democracies, of course, there are very many shining examples. But no country, as again I repeat, as populous as India, 140 crore people, speaking so many languages, so many dialects, so many religions, so many states, so many ethnicities, can be remaining together as one is sometimes, I think, really an astonishment for many people in the world. We recently had the G20 summit in India, and I'm sure whatever though we could not participate ourselves, but as government of India, as projected and as seen by us and all the world, I'm sure that every single leader who came to India would have been proud of what India has achieved in its last 75 years. It is not a mean feat, sir. We have ourselves, when we came to Parliament, I remember, we were, you and me and all of us, many who were there in the past, राम गोपाल जी को भी याद होगा कि हम पहले 25 टेलीफोन के कनेक्शन किसको दें या गैस के सिलेंडर हम किसको हम अपने एमपी कोटा से दें, यहाँ से हमारी शुरुआत होती थी केशव राव जी। एंड वो दिन भी हमने देखे हैं कि टेलीफोन का कनेक्शन अगर नॉर्मल कोर्स में हम लगाएं तो 15-15, 20-20 साल के बाद हमको नंबर लगता था। तो उस और गैस के कनेक्शन की भी वही परिस्थिति थी और ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का प्रिविलेज माना जाता था। तो उस जमाने से लेकर आज, हरदीप जी आप पेट्रोलियम मंत्री हैं, आपको मालूम है कि आज कितने बड़े पैमाने पर हमारे देश में न केवल गैस की बात करें या टेलीफोन की बात करें, लेकिन पूरी तरह से हमारे देश की जो आम तौर पर जो प्रगति हुई है, ये एक दुनिया के लिए बहुत बड़ा मिसाल बनी हुई है। और इसीलिए 75 वर्ष जब हम पूरे करते हैं, अमृतकाल की बात करते हैं और इस सदन से नए सदन में जाने की बात करते हैं, तो आज का भारत और भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए, आधुनिक भारत कैसा होना चाहिए, इसके लिए निश्चित इस सदन में एक अच्छी चर्चा होनी चाहिए और मंथन होना चाहिए और हर व्यक्ति का यहाँ पर जो सुझाव है उसका एक अहम महत्व होता है। हर संसद सदस्य जो यहाँ पर बैठा है, ये सदन में या उस सदन में, उनके अनुभव का पूरा इस्तेमाल करके देश हित में और जनहित में हम लोगों ने उसका इस्तेमाल करके उसका फ़ायदा उठाने का काम करना चाहिए। आज देश में क्या क्या बातें नहीं होती है, आज हम देखते हैं कि कितना विषमताएं होने के बाद, कितनी मतलब गरीबी भी है, अमीरी भी है, सब कुछ होते हुए भी लोग मिलजुल कर प्रेम भाव से रहते हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा अभिन्न अंग है और तभी हम ये सारी बातों को, कोई भी समस्याएं आती है, बाधाएं आती, उसको पार कर पाते हैं, क्योंकि हमारे देश में सहनशीलता और सबको एक दूसरे के साथ लेकर चलने की हमारे मन में भावना है। और यह हमारे संविधान ने भी हमको दिया है, जो एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार, बहुत लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा, हम अमेरिका के डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अमेरिका की डेमोक्रेसी में भी जो काली चमड़ी के लोग थे, जो अफ्रीकन डिसेंट के लोग थे, उनको भी वोट का अधिकार 1960 के दशक में जब मार्टिन लूथर किंग ने लड़ाई लड़ी उसके बाद मिला। तब तक उनको बराबरी का अधिकार नहीं था। लेकिन हमारे देश में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और उनके साथ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस देश में सभी को बराबरी का अधिकार हमारे संविधान में 1950 में हमको दिया, जो हमारे आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, जो और विश्व के कोई बड़े देशों में नहीं रही है। लेकिन निश्चित नए भवन में एक आधुनिक भारत की और भविष्य के भारत की, उसकी भी झलक हमको नजर आएगी। एक और हम चंद्रयान पहुंचे, एक और हम हमारे देश में इतना तक हमको नजर आएगी। एक और हम चंद्रयान पहुंचे, एक और हम हमारे देश में इतना तंत्र और विज्ञान का आज उपयोग कर रहे हैं। आज हमारा देश टेक्नोलॉजी में विश्व में एक अग्रणी स्थान प्राप्त कर चुका है। अमेरिका की और विश्व की बड़ी बड़ी जो कंपनी है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, उन सारे कंपनीज के जो प्रमुख लोग हैं,
वहाँ के प्रमुख इनोवेटर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो हमारे भारतीय हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और ऐसे एक आधुनिक युग में जब हम जा रहे हैं और भविष्य के भारत का और नए भारत का सपना जब हम देख रहे हैं, नौजवान भारत का सपना देख रहे हैं, तो निश्चित नए सदन का भी एक अहम उसका एक महत्व रहेगा। और मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हमारे सदन का सुचारू रूप से नए सदन में भी कामकाज जारी रहेगा और नए सदन के माध्यम से हमारी जो देश की जो युवाओं की और भविष्य की पीढ़ी की जो आकांक्षा है, अपेक्षा है, उसकी जरूर पूर्ति होगी। इसी विश्वास के साथ हमारे देश के 75 वर्ष पूरे हुए, हमारे देश के लोगों को और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूं। No, the honorable member has put across his points with positivity, and that is what is required. At an occasion like this, we all have to converge to see Bharat blossoms, politics apart. So that's a very important contribution. Sri Bhuvaneshwar Kalita. Thank you, Honorable Chairman, for giving me the opportunity. क्या पता कौन कितनी गलत जगह बैठा हुआ है? Thank you, sir, for giving me the opportunity to speak on this historic occasion of Rajya Sabha, to speak on the parliamentary journey of 75 years, starting from Samvidhan Sabha. Sir, today I remember when I came first to Rajya Sabha in 1984, when Justice Hidayatullah was presiding over that chair, and he was followed by, of course, R. Venkatramanji, Sangadel Sarmaji, and today you are in the seat, sir, and I thank you for that, that the Indian democracy and Indian Parliament has come over years of development and strengthening the democracy in this country. So today, I congratulate the new Vice Chairman for taking up the chair. Thank you. Today, as we assemble here to reflect upon the parliamentary journey of 75 years, starting from inception of the Samvidhan Sabha, we embark on a profound exploration of our nation's democratic evolution. This remarkable journey has been marked by achievements, experiences, memories, and invaluable lessons that have not only shaped our parliamentary institutions, but have also left an indelible imprint on the course of our nation's history. Madam Chair, while speaking on these 75 years of our journey, we must remember about some of the key milestones in the history of Indian Parliament. Madam, 1946, the Constituent Assembly convened for the first time on December 9th. So our journey starts from there. And in 1950, India adopted its constitution on January 26th, a momentous event for Indian parliamentary democracy. Madam, in 1952, the first general elections were held, marking the initiation of our democracy. And in 1956, the State Reorganizations Act has adopted, leading to reshaping of state boundaries. There was a struggle, and the then members of the Constituent Assembly had given shape to this country, and particularly by reorganizing the states for the convenience of the people and the administration. In 1957, with the second general election, the things have started moving, and in 1961, Goa, Daman and Diu were new states where the new states got liberation. They were liberated and they were recognized as state. Madam, one historic occasion we must remember in this regard is
that for the first time, the preamble of the Constitution was amended. We all remember the 42nd Amendment. And in 75, 77, of course, that was the period that the Indian democracy will remember, and the parliamentarians particularly, and the people of this country will remember because of its effects on the people. Madam, in 1986, a historic bill was passed, the Muslim Women Protection of Rights on Divorce Act was enacted. This is one historic legislation where the women of all religion, all communities were given equal power, and that equal power and equal opportunity and equal right. So this one we must remember during the discussion of this in this debate. And the economic liberalization came in 1991 during the Prime Ministership of P.V. Narasimha Rao ji. And today we are step by step we are ahead to liberalize the economy and the benefits of the economy reaching to the poor and vulnerable sections because of that. And today the country is progressing. The country has got remarkable progress in the economic field, where today India is considered as the 5th largest economy in the world. And very soon, our Honorable Prime Minister has publicly announced that within next few years, India will be one of the 3 top economies of the world. Madam, another remarkable event during the progress of this democracy, during the progress of Parliament, was the GST. The GST was Goods and Services Tax was implemented and streamlining the taxation system. One nation, one tax was the motto, and today we have seen that the national exchequer is enriched by GST, and remarkable tax collection has been made, and which is helping the development of this country. So I remember, and the country will remember this GST taxation for the benefit and for the progress of this country. Madam, one nation, one tax. But till 2019, this country had 2 constitutions, 2 flags, and this was possible to make one nation, one flag, and one constitution by the amendment brought by and the abrogation act of Article 370, which was brought in 2019, which says we can be proud of being one nation, one flag, and one constitution. And I congratulate the government for that. Madam, I did not disturb you, although you said certain objectionable things, including balkanization of the country. So please don't do that. And Madam, the great thing, the great war that India fought was the COVID-19 pandemic. The India not only come out of this pandemic successfully, but also help other nations, neighboring countries, to fight with this. And the biggest achievement was the vaccines that India manufactured, and vaccines, and the entire country was vaccinated, and today we are safe in terms of healthcare. Madam, while talking about the achievements, during the 75 years,
of our journey, what achievements this country has made. Madam, the main achievement which we can today discuss is the inclusivity. This efforts towards inclusivity, one of our speakers was giving an example with a senior leader that it is not only India, other parts of the world also had the inclusivity in terms of women representation. The women representation has increased from 5% in 1951 to 14% in 2019. And the number of voters increased dramatically from 173.2 million in 1951 to 912 million 2019. So this is not a less achievement. This has strengthened the democracy of this country. These things have improved, and this has brought achievement to our democracy, to our parliamentary democracy. Madam, some of the experience and some of the achievements that we have made is the 2023 where we are today. Today, we are sitting here in the Rajya Sabha chamber, and some of our members have become emotional also that maybe from tomorrow we will be going to the new building. This new building is that we have to cross a line. Up to this 75 years, we have achieved a lot. But from here, we have to make a leap forward so that this country becomes the developed economy. So next 25 years, in the new building of Parliament, we are having our Amrit Kal, where India will reach in the line of developed nation. So that will be our effort. And every one of us should make our efforts in our own way. Every Indian, every single citizen should make their own effort to make this country a developed nation by 2047, when we will be completing our 100 years of Indian Parliament and Indian democracy. So, now I'm going to conclude because there are some more speakers. They are also, and this special station is today convened to commemorate the 75-year of journey of our Parliament. What is our experience during this period? Sir, Madam, to conclude my speech here, I want to say that our journey through parliamentary evolution of India over past 75 years has been one of both reflection and insight. While we have witnessed certain challenges and shifts in the parliamentary dynamics, it is essential to recognize the significant efforts made to foster inclusivity within our democratic institutions. The rise of women's representation, the active engagement of citizens in public debates, the crucial role of parliamentary committees, and the passage of legislation aimed at social welfare and labor rights are testaments of our commitment to inclusivity. Madam, as we commemorate the key milestones in the history of the Indian Parliament, we are reminded of the enduring spirit of our democracy. From the adoption of Constitution in 1950 to the recent inauguration of a new Parliament building in 2023, these events signify our nation's growth, resilience,
and adaptability in the face of challenges. As we move forward, Madam, it is imperative that we continue to uphold the principles of democracy, inclusivity, and transparency that have been the cornerstones of our parliamentary democracy. By learning from our past and embracing the opportunities of the future, we can ensure that our democratic institutions remain robust and responsive to the ever-changing needs and aspirations of our diverse and dynamic nation. Let us celebrate this journey, Madam. Let us celebrate this journey with pride and commitment to a more inclusive and vibrant future for Indian democracy. Thank you, Vice Chair, for giving me the opportunity. Thank you very much. माननीय सदस्य विक्रमजीत सिंह साइनी। Honorable Chairman Sir and my fellow parliamentarians, today when I stand here to speak on this historic occasion of the transition from historic Parliament House to the iconic new Parliament building representing the new India as India approaches a major milestone in the 75th year of the Parliament. Ma'am, Parliament House is not just a building of brick and mortar, whereas it is a living institution which has to be safeguarded and embrace the idea of India. It's the fundamental temper of our world's largest democracy. Indian Parliament is an inspiring story of our civilization's strive for respect and resources with our values intact as the largest democracy in the world. We embody the unique fiber of our being, unity in diversity, secularism, pluralism, social justice, and equal fundamental rights for each citizen. On this historic occasion, Chairman, I would like to remember and pay a homage to our ancestors, and as my father used to narrate, the horrors of partition still haunt us. I think Punjab and Punjabis suffered the most out of it. There were about 2 million people who lost their lives, and about 14 million people had to abandon their homes in the giant exodus. लाखों लोग बेघर हो गए और उन्होंने भारत को, इंडिया को, भारत अपनी मातृभूमि को अपनी जन्मभूमि माना और अपना सब कुछ, अपना कारोबार, अपने बर्तन, अपना जायदादें, अपना सब कुछ छोड़ के लाखों पंजाबी सफर करते हुए भारत को चुना, भारत को माना और फिर एज ए रेफ्यूजी दे स्टार्टेड देयर कैरियर और फिर रेफ्यूजी से बिल्डअप किया। ये उनकी देशभक्ति की सबसे बड़ी निशानी है और उन्होंने इस देशभक्ति का अभी तक पैट्रियटिज्म हमारे सामने है। I also pay homage to all the great Sikh leaders who spurned the offer of then Muhammad Ali Jinnah and decided to upkeep India as their motherland, and Punjabis and Sikhs have been proving their patriotism till today. We Sikhs are not by chance Indians, we are proudly by choice Indians. Honorable Chairman, sir, we also pay tribute to them. Dehe Shiva, Var Mohe Ehe, Shubh Karmante, Kabhu na Taru, Jab Aав ki Aud Nidhan Bane, At hi Ran Mein, Tab Jooj Maru. I would also like to remember on this historic occasion the Shaheed-e-Azam Bhagat Singh, who drew the attention of the British Samrajya and this very own parliament to further strengthen the freedom struggle. In this same parliament building, while presenting the constitution to our country, Dr. Bhim Rao Ambedkar had said, however good a constitution may be, if those who are implementing are not good, it will prove to be a bad. However bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good. So onus is on us parliamentarians on 75th year of the parliament. The dream, voice and aspirations of a nation suppressed by a colonial rule came to surface. As they say, with great power comes great responsibility. We all sit here as the public representatives. We are emblematic of the aspirations of 1.4 billion
people who wants us to serve them. We represent them. We are their voice. We are their eyes. We are their ears. Eradicating poverty, unemployment, corruption, agrarian crisis, casteism, communal hatred have no place for India, and this parliament have to work for the fundamental things like ensuring health, education, infrastructure, nation's inclusive development, women empowerment, youth empowerment. ये अमृत काल तभी ही अमृत होगा अगर हम विद्या का, शिक्षा का अमृत, सेहत का अमृत, हेल्थ का अमृत, रोजगार का अमृत हर एक गांव में हर एक भारतीय को पहुंचाएंगे. So we, as representatives of our nationals, we have to conduct ourselves, define the character of the august houses, and therefore our conduct withholds our respect to the underlying values and nobleness of this esteemed institution forged for our safeguarding by our four leaders. Honorable Chairman, the disruptions which happens in the Parliament act as a hurdle in this fundamental process for a smooth functioning of Parliament. I personally think, with my experience of 1 year, both Treasury and opposition have to together play a positive and constructive role so that optimum productivity of this institution is maintained. I take this historic opportunity to pay homage to stalwarts like my elder brother, Shri Arun Jaitley ji, my elder dearest sister who given me love as a brother for 25 years, Shrimati Sushma Swaraj ji, and we pray for the long life of stalwart Dr. Manmohan Singh ji, who is here with us despite his ill health. It was Dr. Manmohan Singh ji who brought radical changes to the economy in 91, and he had said, कुछ ऐसे भी मंजिर तारीख की नज़रों में, कुछ ऐसे भी मंजिर हैं तारीख की नज़रों में, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई. It is our humble invocation to every individual sitting here, both from government, treasury benches and opposition, that we all should commit to this parliament, that in the new parliament house, we will ensure healthy debates, discussions, least disruptions and adjournments, and we do maximum work for the nation building. Jai Hind. Thank you. माननीय सदस्य श्रीमती ममता मोहंता. धन्यवाद आप सभी को मेरी पार्टी बीजू जनता दल के तरफ से इस पवित्र गृह में मुझे बोलने का मौका दिया, इसीलिए धन्यवाद देती हूँ. मेरा देश भारत धर्म, भाषा, वर्ण और जाति के दायरे में से आगे हम सभी एक हैं. हम केवल भारतीय हैं. आप सभी भारतवर्ष का इतिहास जानते हैं. भारत देश कैसे और कब स्वाधीन हुआ, कितने बलिदान, त्याग, समर्पण के बाद स्वाधीन भारत हमें हासिल हुआ. इन सभी संग्रामी व्यक्तित्व को मैं इस पवित्र गृह से नमन करती हूँ, श्रद्धांजलि ज्ञापन करती हूँ. स्वाधीन भारत के सभी लोग को शासन पद्धति में रख के सुविधा देने की स्वाधीन भारत के सभी लोग को शासन पद्धति में रखकर सुविधा देने की समय में देश को संविधान की आवश्यकता पड़ी, जो सभी भारतीयों को समानता प्रदान करे. स्वाधीन प्रणेता बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर को भी इस गृह से नमन करती हूँ, जिसके कलम की ताकत से इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं भी समानता प्राप्त कर रहे हैं. 1950 जनवरी 26 को इस संविधान लागू होने के बाद गणतंत्र भारत का शुरुआत हुआ. तभी से जाति, वर्ण, धर्म, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में सभी को समान सुविधा मिला. इस संविधान के चलते हुए देश में शासन पद्धति लागू हुआ. इस प्रजातंत्र अर्थात गणतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को समान गुरुत्व दिया गया. आज हम 21 सेंचुरी में पहुंच गए. विश्व के अन्य देश के हिसाब से यहाँ का लोकतंत्र और सुदृढ़ हुआ है.
एक आदिवासी महिला आज राष्ट्रपति भारत देश का सबसे बड़ी पदवी महामहिम राष्ट्रपति की पदवी में अवस्थापित है। मैं एक आदिवासी जिला से आके यहाँ आप सबके सामने कुछ कह पा रही हूँ। इसी से बड़ी बात क्या है, महिला के विकास का और क्या उदाहरण दो। आज अगर आप कहीं भी जाओ तो ज़्यादातर इलाका में महिला जिला कलेक्टर, जिला एसपी, महिला सरकारी कर्मचारी ज़्यादा पाएंगे। शिक्षा क्षेत्र में आप देखें आईआईटी, आईआईएम, एमबीबीएस, यूपीएससी सभी क्षेत्रों में महिला को दबदबा है। भारतवर्ष में 700 से ज़्यादा आदिवासी वर्ग है। भारत के 8.6% इनका संख्या है। आज के हिसाब से संख्या बढ़ गई है। देश गठन के समय से ही इस वर्ग को गुरुत्व दिया गया है। सभी राज्य आदिवासी वर्ग के सामाजिक आर्थिक विकास तथा उनका संस्कृति की सुरक्षा, भाषा की सुरक्षा दिया जा रहा है। उनके विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी भाषा में उन्हें शिक्षा दिया जा रहा है। लेकिन आदिवासी संप्रदाय के आंचलिक भाषा को सुरक्षा देते हुए प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था में शामिल करना जरूरी है और संविधान के 8वें परिच्छेद में शामिल करना आवश्यकता है। शिक्षा क्षेत्रों में भारत के पावन भूमि से चांद तक का यात्रा ही सबसे बड़ी उदाहरण है। यहाँ कितने विश्वविद्यालय, वैश्विक विश्वविद्यालय, भेषज विश्वविद्यालय समेत कितने अनुष्ठान हैं। यहाँ से लाखों संख्या में विद्यार्थी निकलते हैं जो देश विदेश में भारत का नाम रोशन करते हैं। इस देश में 77% से ज़्यादा शिक्षित है, 84% से ज़्यादा महिला और 71% से ज़्यादा पुरुष शिक्षित है। और कृषि क्षेत्र की बात कहूँ तो यहाँ 60% किसान हैं जिनको हम भगवान मानते हैं, क्योंकि ये लोग हमें 2 वक्त के खाने के व्यवस्था में जुटे हैं। सरकार भी इन किसानों के लिए बहुत योजना बनाए हैं। प्रति वर्ष स्वतंत्र बजट किया जाता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी बदलाव आया है। सभी रोग का इलाज तुरंत हो पा रहा है। गमनागमन, शिल्प, टेक्नोलॉजी, विज्ञान क्षेत्रों में हम बहुत आगे हैं। आज हमारा देश बहुत आगे है। इन नए संसद गृह से भारतवर्ष का नया इतिहास लिखा जाएगा। सबको बधाई देकर मेरा वक्तव्य रखती हूँ। नमस्कार। डॉक्टर अमर पटनायक। Sometimes it is very good to catch someone off guard. Then the productivity and contribution is more genuine and authentic. Okay. Go ahead. Thank you, sir. Thank you, Chairman, sir. So it's actually indeed a privilege for me to be present here, speaking about 75 years of Parliament, of the largest and one of the most diverse democracies of the world. It's no mean feat, sir, that parliamentary democracy has flourished in this country. मैं अपनी बात खत्म करने से पहले सभापति महोदय 2-3 बातों का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। सुप्रिया सूले जी ने भी उन बातों का जिक्र किया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 1952 से लेकर 1971 तक भारत की संसद लगभग 120 से लेकर 130 दिन साल में मिला करती थी। 1971 से लेकर वो जो समय है वो कम होता गया और ये लगभग घटकर 2014 तक लगभग 80 से 85 दिन तक रह गया और 2014 के बाद वो और घटकर 45 से 50 दिन तक रह गया। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे इस सदन ने कानून पारित किया था कि किसी भी मंत्रिमंडल में 10% से ज्यादा लोग मंत्री नहीं बनेंगे, हमें एक कानून पारित करना चाहिए कि भारत की संसद लगभग 120 से 130 दिन हर वर्ष मिलेगी और ये अधिक जरूरी है हमारी विधानसभाओं के लिए। कई विधानसभाएं ऐसी हैं जो साल में 1 हफ्ते के लिए मिलती हैं। ये किस तरह का लोकतंत्र है? और इसलिए ये प्रावधान करना जरूरी है कि जो बड़े राज्य हैं उनकी विधानसभाएं 100 दिन तक मिले,
जो छोटे राज्य हैं उनकी विधानसभाएं 75 दिन तक मिले। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से सदन में कानून पारित हुआ जिसको हम 10th शेड्यूल कहते हैं, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है। शायद समय आ गया है कि उस एंटी डिफेक्शन लॉ को भी दोबारा से हम अपने संज्ञान में ले, क्योंकि जो उसका मूलभूत उद्देश्य था, उसका मूलभूत उद्देश्य वो पूरा करने में असफल रहा है। जो पिछले कुछ वर्ष की घटनाएं हैं वो उसको बहुत साफ तौर पे प्रमाणित करती हैं, पर जो हमारी संसदीय प्रणाली में लोकतंत्र है उसके ऊपर उसका बहुत नकारात्मक असर पड़ा है। और आखिर में मैं यह कहूंगा कि सदन में जो सत्ता का दल है, सत्तारूढ़ दल है, उसका अपना एक स्थान है। ये सदन जरूर जो विधेयक सत्तारूढ़ दल लेके आता है उसको पारित करने में के लिए बना है, पर इसके साथ साथ इस सदन में विपक्ष का भी एक स्थान है। जो विपक्ष के मुद्दे हैं, जो इस देश के मुद्दे हैं, जो शायद जो भी सत्ता पक्ष में बैठा हो, हम भी वहां बैठते थे, आज ये बैठते हैं, कल घटनाक्रम क्या रहेगा, कभी कभी उनके अनुकूल नहीं होते। पर संसदीय प्रणाली हमारी तब मजबूत होगी अगर वो जो सत्तारूढ़ दल के लिए भी चीजें अनकंफर्टेबल हो, वो भी पूरी तरह से इस सदन में उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और मैं दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सितंबर 2020 से इस सदन में चीन के ऊपर एक बारी भी चर्चा नहीं हुई है, जो हमारे सामने सबसे बड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौती है। आखिर में मैं बस एक बात कह के अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, सभापति महोदय, ये सब 70 साल में संभव इसलिए हो पाया क्योंकि जो संविधान के असूल थे, संविधान की बुनियाद थी, जो उसकी मूल भावना थी, उसके प्रति हम पूरी तरह से समर्पित रहे। और जो संविधान निर्माताओं का ख्याल था, हमने उसके ऊपर पूरी तरह से खरे उतरने की कोशिश की। मैं ये आग्रह करना चाहता हूं कि इस देश में ये बहस बंद होनी चाहिए कि भारत का जो संविधान है उसकी जगह हम कोई और संविधान लेके आएंगे। इस चर्चा से भारत नकारात्मक रास्ते पर चलता है और भारत का जो लोकतंत्र है वो कमजोर होता है। मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती लॉकेट चैटर्जी। धन्यवाद स्पीकर महोदय। I am greatly honored that you have allowed me to put my views on the auspicious occasion of 75 years of our great parliament journey. Bande Nitarang Bharat Vasidham Divya Himalaya Ganga Yamuna Saryu Krishna Shovito Sarsamaha देवभूमि हिमालय, गंगा, यमुना, सरयू, कृष्णा और कई नदियों के साथ चमकने वाली भारत की भूमि को मेरा नमन। अध्यक्ष जी, 75 वर्ष के समयकाल में संविधान सभा के गठन से आज तक भारत निरंतर विकास के नई आयामों को छू रहा है। Days after Bharat overwhelmed the world by landing Vikram on the unexplored south pole of the moon, an achievement Modi ji monitored every moment. A big shining diamond was added to the crown of Bharat Mata when Bharat hosted G20 summit. G20 के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी देश में 60 शहरों में 200 से ज्यादा सफल बैठक हुई, जो अपने आप में हिस्टोरिकल बन गया। अध्यक्ष जी, कभी इस देश की सत्ता पर बैठे लोग केवल एक परिवार की बात करते हैं, परंतु आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत वसुधैव कुटुंबकम, जो सनातन धर्म का मूल संस्कार तथा विचारधारा है, उसका संदेश संपूर्ण विश्व को दे रहा है। मोदी जी said, and I quote, India's successful moon mission is not India's alone. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. We must know that Bharat is the first nation who has reached South Pole as no other country could have reached there. The able and effective leadership of our Prime Minister and this government could have made it possible. Atul Prasad Sen had written, Bharat abar Jagat Sabhay Shreshto Ashono Lobe. Bharat will once again reclaim her seat in the world stage. ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম, আমরা রয়েছি সেই সূর্যের দেশে। आज वही सूर्य पर
आप भारत आदित्य L1 लॉन्च कर सूर्यों का अध्ययन कर रहा है। बहुत दुख की बात है, विपक्ष वाला जो लोग हैं इसको लेकर भी राजनीति करते हैं। मैं बस उनसे इतना कहूंगी कि आपके पड़ोसी मुल्क इसलिए खुश है कि उनके झंडे पर चांद है। आप लोग इस बात पर गर्व कीजिए, हमारा तिरंगा आज चांद पर है। विश्व के जो अब देश भारत आएंगे वो सपेरे का खेल नहीं देखेंगे, बल्कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत के कद को बढ़ना देखेंगे। फॉलोइंग भारत's independence from the British rule in 1947, its members served as the nation's first parliament as the Provisional Parliament of Bharat. The assembly met for the first time in New Delhi on 9 December 1946, and its last session was held on 24th January 1950. The first task of the assembly is to free Bharat through a new constitution, to feed the starving people and to clothe the naked masses, and to give every Bharatiya the fullest opportunity to develop himself according to his capacity. This is certainly a great task. आज हम यहाँ बैठे हैं, एक दिन हमारे पूर्वज भी यहाँ बैठकर देश का संविधान को निर्माण किया था। मैं इसको नमन करती हूँ। अध्यक्ष जी, आजादी के बाद से अच्छे बुरे हर प्रकार के कालखंड को इस देश को लोगों ने देखा है, परंतु हमारा लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास सदैव अटल रहा है। किसी ने कहा है कि मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हर हालत में जीने का हुनर आता है हमें। 1952 में हुई लोकसभा बैठक में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, नेहरू जी ने इसी सदन में ये कह दिया था कि आई विल क्रैश द जनसंघ, और उसका जवाब देते हुए हमारे आदर्श डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि आई विल क्रैश दिस क्रैशिंग मेंटालिटी। किसी भी लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों को ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम एक लंबे कालखंड एक विपक्ष में रहे हैं। हमने तो वो समय भी देखा है जब हमारे मात्र 2 सदस्य होते हैं और पक्ष के लोग हम दो हमारे दो बोल के मजाक उड़ाते थे। वही अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और आज भी वो भविष्यवाणी सच होती जा रही है। इस देश की 140 करोड़ जनता ने हमें लोकतंत्र के इस मंदिर में लगातार दो बार बहुमत से भेजा है। अध्यक्ष जी, हमने इसी संसदीय यात्रा में एक समय वो अभी देखा है जहां 1962 का युद्ध हारने के बाद नेहरू जी की शांति नीति के विरोध में उनके द्वारा नामित सांसद और प्रसिद्ध कवि दिनकर जी ने संसद में अपनी नाराजगी व्यक्त करने कहा था कि रे रोग युधिष्ठिर कौन है यहाँ, जाने दे उनको स्वर्ग धीर, पर फिरा हमें गांडीव गदा, लौटा दे अर्जुन भीमवीर, कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य, फिर एक बार सारे भारत में गुंजे उठे हर हर बम बम का फिर महोच्चार। जो विपक्ष आज लोकतंत्र पर बड़े बड़े भाषण करते हैं, वो विपक्ष इमरजेंसी पर क्यों मौन है? जिस विपक्ष के युवराज आज विदेश में जाके भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया बोल के भाषण देते हैं, आज मैं उसको याद दिलाना चाहती हूँ, उनका दादी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इस देश में इमरजेंसी लेके आया था। अध्यक्ष जी, 1975 में एक व्यक्ति की सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया गया। अटल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, जयप्रकाश नारायण जी, मुरली मनोहर जोशी जी जैसे विपक्ष के नेताओं और समाज के प्रमुख लोगों को जेल जाना पड़ा। यहाँ तक कि इस सदन में अधिकारों को भी समाप्त कर दिया था, मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। परंतु उन लोगों के शायद इतिहास को समझ में कम आती थी कि ये तानाशाही यहाँ पे स्वीकार नहीं होगा। ये देश लोकतांत्रिक मूल्यों का जीता जागता उदाहरण है। अत्यंत परिणाम आपके और हमारे सामने हैं। कबीर का एक दोहा है जो शायद वर्तमान में विपक्ष पर सटीक बैठता है, बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। अध्यक्ष जी, मुझे कहने में संकोच नहीं है कि 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के केवल राजनीति के कारण इस सदन के माध्यम से पलट दिया था और मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों को वंचित कर दिया था। परंतु वो भूल गए थे कि द पार्लियामेंट
always made efforts to make upliftment of Nari Shakti, poor and weaker sections of the society. इसी सदन में जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने 3 तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिला को आत्मसम्मान से जीने का मौका दिया है। कांग्रेस सरकार द्वारा कश्मीर में धारा 370 लगाकर उसे विकास के मुख्य धारा से अलग करने का प्रयास किया, परंतु हमने हमेशा कहा था जहां हुई बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है, वो सारा का सारा है। और आज धारा 370 समाप्त कर जम्मू कश्मीर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। This House also witness of many historical debates from midnight freedom to debate on Citizenship Amendment Bill. The CAA was passed to provide India citizenship to the illegal migrants who entered India on or before 31st December 2014. इसी सदन में 73वां संविधान संशोधन पर महिला को पंचायत में 33% का आरक्षण दिया है। वही सदन में परमाणु प्रशिक्षण और वैश्विक नीतियों पर भी चर्चा करते हैं। The House passed the 124th Constitution Amendment Bill 2019, providing for people from economically weaker sections to avail of 10% reservation in government jobs and educational institutes. This Parliament approved the Unlawful Activities Amendment Bill 2019, which gives the power to the centre and states to declare any individuals as terrorists and confiscate their property. This act definitely a correct procedure to make my country more secure. I also must acknowledge that since last 70 years, this auspicious House has passed many acts which have shaped our country. This include Right to Education Act, Right to Information Act, Information Technology Act, Panchayat Raj Act, and मैं वन नेशन वन राशन कार्ड 80 करोड़ जनता को फ्री में राशन देना, इंटरनेशनल मिलेट सीआर, ये सब यही 75 साल में घोषणा हुआ। जब अटल जी ने नेता प्रतिपक्ष के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने उन्हें जेनेवा भेजा था पाकिस्तान को मंसूबे पर पानी फेंकने के लिए, अटल जी राजी हो गए क्योंकि उस समय राजनीति की नहीं देश जरूरी था। तब कांग्रेस ने बोल रहा था कि ये राव साहब का चाल है, लेकिन वाजपेयी जी ने कहा था देश हमारी प्राथमिकता है, राजनीति नहीं। अटल जी जेनेवा गया और देश को जिता के लेके आया। सर, हमारे लिए सबसे पहले देश है, पर कुछ लोगों के लिए देश से बढ़कर एक परिवार है। इसी सदन में देखा है कैसे 1971 में पाक से युद्ध के दौरान वैचारिक मतभेद होते हुए भी कैसे जब राष्ट्र की बात आए तो तब हमारे वरिष्ठ नेता, तत्कालीन नेता विपक्ष अटल जी ने सदन में माध्यम से इंदिरा जी का सरकार को समर्थन किया है। आज का ये विपक्ष समर्थन तो दूर की बात है, सेना के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह रखते हैं। However, this House also witnessed the fall of Vajpayee government by only one vote. A BJP Prime Minister was ousted by the single vote of a Congress Chief Minister. It was one of the most unfortunate incident in Indian Parliament. सुषमा स्वराज जी ने एक बार सदन में कहा था कि इस सदन में सत्ता को स्थानांतरण कभी भी गोली और बम से नहीं होगा, पर सर आज बंगाल में लोकतंत्र के पर्व से हिंसा हो रहा है, लोग मर रहा है। सर, आई रिप्रेजेंट वेस्ट बंगाल from where Kobiguru Rabindranath comes, where Netaji Subhash Chandra was, 2 minutes sir, where Netaji Subhash Chandra was flourished, where Swami Vivekananda was born, where Ishwar Chandra Vidyasagar served. My state was the epic center of democratic norms and value. ये हमारे वेस्ट बंगाल से बहुत सारा सीनियर जनप्रतिनिधि ये 75 सालों में यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एनसी चैटर्जी, हिरेन मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, ज्योतिर्मय बसु, सोमनाथ चैटर्जी, इंद्रजीत गुप्ता, प्रियरंजन दासमुंशी, गणिकांत चौधरी, तपन शिकदार। When I speak of crisis, one cannot ignore the threats Bharat and the world continues to face. The recent sacrifice of our brave soldiers at Anantnag is a reminder that our enemies are still not ready to backtrack despite the losses they have suffered when Modi ji gave an effective reply to the 2019 Pulwama attack. No Congress government had ever dared to send its soldiers across the LOC to destroy the terrorist camps on Pakistan soil. But मोदी जी ने पाकिस्तान को जवाब दिया, तब एविडेंस मांगने लगे। सर, ये तो वो लोग हैं, एक मिनट, और ना मैं पॉलिटिक्स कर रहा है, लोगों ने वैक्सीन तक भी पॉलिटिक्स किया था। सर, आज कल प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस था, मैं उसको शुभकामना देती हूं और उनके माध्यम से उनका नेतृत्व में भारत आज विश्व के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक
में पहुंच गया है। स्पीकर सर, आज भारत पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। प्रधानमंत्री जी ऑलवेज बोले हैं कि जीरो टॉलरेंस, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन सब लोग इसको लेके नाराज है, क्योंकि बंगाली में एक कहावत है, सब एलोमेलो कोड़े दे माँ लूटे पुटे खाई, माने सब इधर उधर कर दो, हम लूट के खाते हैं। आज मोदी जी का नेतृत्व में एक शक्तिशाली वैभवशाली भारत का निर्माण हो रहा है। मुझे एक गाना याद आ रहा है, भारत आमार भारतवर्ष, स्वदेश आमार स्वप्न गो, তোমাতে আমরা লোভিয়া জন্ম, ধন্য হয়েছি ধন্য গো, কিরীটধারিণী তৃষার সিংহ সবুজে সাজানো তোমার দেশ, তোমার উপমা তুমি তোমার রূপের নাহি তো শেষ। সগণ গহন তমসা সহসা নেমে আসি যদি আকাশে তোর, হাতে হাত রেখে মিলি একসাথে আমরা আনিব নতুন ভোর। শক্তি দাইনি দাও মা শক্তি, ঘুচাও দীনতা ভীরু আবেশ, আধার জননী ভয় কি জননী, আমরা বাঁচাবো এ মহাদেশ। রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ বীর সুভাষের মহান দেশ, নাহি তো ভাবনা করি না চিন্তা, হৃদয়ে নাহি তো ভয়ের লেশ। Thank you very much. বন্দে Thank you মাতরম, very much. भारत माता की जय। श्री नमो नागेश्वर राव जी। Thank you, Chairman, for giving this opportunity to speak on 75 years journey of this country in this house. आज के दिन में आखिरी दिन है, ये हाउस को छोड़ के हम लोग नया बिल्डिंग में, नया पार्लियामेंट में जा रहा है। ये 75 साल में जो कंट्री को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद कई बिल्स ये हाउस में पास हुआ है। वो बिल्स का वजह से कुछ डेवलपमेंट भी है, कुछ तकलीफ भी है। इधर का लोग उधर हो गया है, उधर का लोग इधर हो गया है, मगर देश जो है ना एक तरह से आगे बढ़ रहा है। इस टाइम में हम लोग मॉर्निंग में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का भी जो स्पीच हम काफी अच्छी तरह से सुना है। वो भी इस मामला में एक देश को एक वादा देना चाहता है, आने वाला टाइम में हम लोग सब मिलके नया बिल्डिंग में नई तरीके से ये कंट्री को आगे ले जाने के लिए। और हम लोग पिछले हिस्ट्री अगर देखें तो जब जो राज्यांग निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो राज्यांग लिखा था, उस टाइम में जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल जी, ये सब महान भाव लोग वो राज्यांग का वजह से वो डेमोक्रेसी आज तक चला है। वो चलने का जो मंदिर जो प्लेस है, ये प्लेस बन गया। उसमें अगर देखने से जो 75 साल में जो पहले जो स्पीकर था, जो बलवंकर साहब से लेकर अभी हम लोग ऑनरेबल स्पीकर ओम बिरला जी तक 17 लोगों को ये अवकाश मिला है। उसमें हमारा तेलुगु का फ्राइडे तेलुगु का भी 3 आदमी को 3 दफा हम लोगों को अवकाश मिला है। उसमें नीलम संजीव रेड्डी जी का, बालयोगी जी का और नीलम संजीव रेड्डी जी को 2 दफा अवकाश मिला है। उसी तरह से देखने से हम लोग का प्रधानमंत्री का भी जो पिछले 15 प्रधानमंत्री में ये हाउस में पीवी नरसिम्हा राव जी को हम लोग का तेलुगु का प्राइड है, तेलुगु का एक प्रधानमंत्री भी बन गया। ये तेलुगु प्रधानमंत्री जब बनने का टाइम में कंट्री का इकोनॉमी सिचुएशन जो है ना बहुत बैड था। उस टाइम में पीवी नरसिम्हा राव जी ने रिफॉर्म्स ले आने का वजह से अभी कंट्री ने इस तरह से जो है ना काफी आगे बढ़ रहा है। उसी को बाकी लोग भी आगे लेके जा रहा है। और ये जो नया मंदिर अभी जो हम लोग जो है ना न्यू पार्लियामेंट जब में कल जाने का है, हम लोग का ये डिमांड था, जो राज्यांग निर्माता अंबेडकर जी का उस टाइम में जो है ना उसी का वजह से ये जो कंट्री का डेमोक्रेसी में विभिन्न जाति का विभिन्न मत का इस तरह से 75 चलने के बाद अभी जो नया जो बिल्डिंग में जा रहा है उसको अंबेडकर जी का नाम लगाने के लिए हम लोग मांग किया था। अभी हम लोग हमारा तेलंगाना बनने के बाद उसी अंबेडकर जी का 125 फीट का स्टैचू भी जो है ना इंडिया में पहले स्टैचू हम लोग लगाया था 125 फीट का। हम लोग ये डिमांड को अभी भी कम से कम कल इसको अंबेडकर जी का नाम से बाबा साहब अंबेडकर जी का नाम ये अगर नया पार्लियामेंट में आने से उसमें अच्छा रहेगा बोल के हम लोगों का मांग है। उसका साथ अगर दलित का बारे में जो बात कर रहे हैं
दलित का बारे में जो बात कर रहे हैं, पहले दफा हमारे जो तेलंगाना में दलित बंधु बोल के एक फैमिली को 10 लाख रुपीस हम लोग दे रहा है। 10 लाख रुपए दलित लोगों को दे रहा है, वो भी एक थोड़ा ये करे। और आने वाले में अभी 75 साल में अगर हिस्ट्री अगर देखने से पिछले पार्लियामेंट में हम लोग को 150 डेज तक पार्लियामेंट चलता था। अभी ये बात को कहीं जो है ना हमारा साथ भी बताया था। आज के दिन में जो पार्लियामेंट का जो डेज गिरते गिरते 56 डेज तक आ रहा है, इसका बारे में भी थोड़ा देखना चाहिए। और उसका जो है हम लोग का इसी हाउस में कुछ बिल्स, ऐसा बिल्स आया था, फार्मर्स का बिल, सब 2 मिनट, फार्मर्स का बिल्स आया था, फार्मर का बिल्स को पास भी किया है इसी हाउस में, जो है फार्मर का बिल्स को भी वित्ड्रॉ किया है। दिस इज द पीपल्स पावर, पीपल का पावर का वजह से ये सब हुआ है, ये भी जो है ना हम लोग जानना चाहिए। उसी तरह से हमारा डेमोक्रेसी का ब्यूटी, ये हाउस का ब्यूटी देखिए, 2 आदमी था बीजेपी का, 2 MP का बीजेपी, आज के दिन में जो है ना देश को पाल रहा है। 2 नंबर से लेकर अभी जो है ना 10 साल से जो है ना ये जो कंट्री को चला रहा है। काइंडली कंक्लूड। अच्छा, बहुत मेंबर से बोलने वाले उसी तरह से सब हमारा तेलंगाना का हमारा नेता केसीआर साहब जब आए था उस टाइम में 2 ही तो MP था, 2 MP होने के बाद भी इसी हाउस में फाइट करके, इसी हाउस में जो है ना देश का सब लोगों को, हमारा जो डिमांड को, तेलंगाना बनाने का डिमांड को, तेलंगाना को लोगों का इच्छा को सबको बोलने के बाद 2 MP होने के बाद भी तेलंगाना को जो ना बना दिया था। यही हाउस में 2014 में AP रीऑर्गनाइजेशन एक्ट का बिल पास हुआ है, उसी का वजह से तेलंगाना बना है। वो तेलंगाना बनाने का वजह से आज के दिन में मॉर्निंग में तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक बात बता दिया था, बट क्रिएटिंग ऑफ तेलंगाना लेफ्ट बिटर मेमोरीज, मगर ऐसा नहीं था। आज के दिन में तेलंगाना देश में नंबर 1 है, तेलंगाना सब में नंबर 1 है। 24 आवर्स फ्री करंट जो है ना दे रहा है, 24 आवर्स फ्री करंट तेलंगाना दे रहा है। तेलंगाना में पहले दफा पर एकड़ 10,000 का हिसाब से फार्मर को दिया है। उसी तरह से पर कैपिटा इनकम देखे तो वी आर नंबर 1 इन इंडिया, पर कैपिटा पावर कंजम्पशन देखे तो वी आर नंबर 1 इंडिया। दलित बंधु ऑलरेडी बोला है। उसी तरह से हमारा 33 डिस्ट्रिक्ट में 33 मेडिकल कॉलेजेस भी हम लोग लगाए। उस तरह से तेलंगाना हर एक चीज में आगे बढ़ रहा है। उसी का वजह से आने वाला टाइम में जो तेलंगाना का मॉडल को भी जो अच्छा है उसको लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में हम यही बोलना चाहता है, जो वुमेन रिजर्वेशन का बिल बहुत दिन से पेंडिंग है, वो वुमेन रिजर्वेशन का बिल को जरूर जो है ना नया पार्लियामेंट बहुत बहुत धन्यवाद, तो उसको करें। थैंक यू वेरी एक ही पॉइंट है साहब, ओबीसी का रिजर्वेशन भी जरूर जो है ना ये 2 बिल को ये नया पार्लियामेंट में पहले सेशन में लेने से अच्छा रहेगा। थैंक यू चेयरमैन। थैंक यू। श्री हसनैन मसूदी जी, काइंडली 5 मिनट्स में। You start with me, this honorable chairman. Yeah. अरे आप बैठिए। अरे काइंडली बी सीटेड। Honorable chairman, Parliament occupies key position in a democracy. It is therefore more than appropriate to sit up after 75 years of its journey and trace the high and low points of this journey. Sir, where there have been a number of achievements during last 75 years and important, significant steps in strengthening democracy, there have been low points as well. Sir, as the House is aware, Jammu and Kashmir was not part of the country on 15th August 1947. Jammu and Kashmir in peculiar circumstances joined much after 2.5 months. That was on 27th October 1947. So there was it is this August House that gave special status to Jammu and Kashmir, and it was a decision reached with consensus, without any dissension, without any amendment to the proposal, and without any kind of reservations. Sir, under the Jammu Kashmir, with
around 75% Muslim population and contiguity as regards Mountbatten Plan of 3rd June 1947 had to take a different direction. But for more than 70%. But it took a different journey, and as I said, in a particular background. And our party, though not party to our Jammu and Kashmir National Conference, though not a party to the accession, but all the same did favor it, under the belief that it is better, the people of Jammu and Kashmir will be better off if they join a democratic country, a country having belief in secularism and in rule of law. So this is the reason, and there was another reason, that Lord Mountbatten, while accepting the accession, had made it conditional and said that in peculiar circumstances they will go for a referendum. And the country, in its complaint to the UN Security Council in para 6, has also had made it clear that it would like to go for a referendum. So the Constituent Assembly thought it proper to put it in paragraph 21 of the Constitution. Be that as it may, this was followed by this House, August House, approved Delhi Agreement of 1952. It was introduced by the Prime Minister on July 24th, 1952, and it was approved by the Parliament after thorough discussion. And Jammu and Kashmir state was given a right to have its own flag, its own constitution, and an elected head of the state. Sir, however, while the Parliament did adhere to the pledges made to the people of Jammu and Kashmir, but unfortunately the low point was 5th August 2019, when the state was stripped of its special status, and that too without adhering to the Constitution, without any respect for the Constitution, and surprisingly, this House, without adhering to the spirit and letter and spirit of the Constitution, divided it into two union territories. It was unprecedented, in a most undemocratic, and without any precedent, and without the sanction of Article 3 and Article 1 of the Constitution. So these are when we just map out, trace the course of this journey, we cannot lose sight of these events that I think, in my opinion, were not in tune with the mandate of the Constitution. Sir, way back on 15th January 1948, that is how this Article 370 was made part of the Constitution. The representative of the Indian representative in the United Security Council had made it very clear that they are permitted to have a referendum, and the people of Jammu and Kashmir will have a right to join either of the two dominions. And if they feel it proper, they decide they would even remain independent and seek membership of the United Nations. So in that background, sir, the decisions taken on 5th August 2019 were not only undemocratic, unilateral, but were not in accordance with the Constitution. Now, when we just go ahead, I mean, see, now it has been fair on part of the Lieutenant Governor to admit that. No, I mean, where do we at my turn? Why don't you stop? We are just allow me to. You conclude kindly. So he has been fair enough to admit that it has yet to be integrated. Why? Because the time has shown what are the events that are taking place in Jammu and Kashmir. As we sit here in this house, a battle is going on in a suburb of my constituency. It is not in an interior. And there are back-to-back 15 encounters, 15 conflicts have been there since 1st January, and the encounters have claimed lives of more than 50. Please conclude. And the civilians. Sir, so we have not achieved anything by taking the decisions that were on 5th August. So this Parliament, this House, while taking those decisions, is under an obligation to go for an introspection. Thank you very much. Seconds. Just wait for 2 minutes. Give me 2 minutes. Sir, then... We are having so many members. No, just 2 minutes. Sir, I fully support the suggestions made by...
Madam Supriya ji, and also. Thank you. Shri Chirag Paswan ji. Just 2 minutes. Ek second. Within 2 minutes. Paswan ji, conclude in 1 minute. Within 2 minutes. Conclude. Chirag ji, ek second. Within 2 minutes. Conclude कीजिए. So there is, I mean, whatever is happening on ground demands a shift in approach, and the shift to. Second is that, see, we of late we have seen in this 17th Lok Sabha, we have seen that the conventional tools of the parliament, that is like adjourned motion. I come to the the tools that are known and recognized, universally recognized tools of a parliamentarian, that have not been. Thank you very much, Shri Chirag Paswan. Thank you so much, Speaker sir, for giving me this opportunity कि भारतीय संसद की 75 सालों की इस यात्रा पर तमाम सम्मान्य साथी अपने अपने अनुभव, अपनी अपनी यादें, अपनी अपनी उपलब्धियां, उसका जिक्र यहां पर कर रहे हैं। मुझे लगता है सर, एक दिन कुछ घंटे इन 75 सालों की यात्रा को समअप करके बताने के लिए बहुत कम है, पर मैं बधाई दूंगा जिस तरीके से आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इतने कम समय में इतने खूबसूरत शब्दों के साथ जिस तरीके से इस 75 साल की यात्रा के बारे में उन्होंने पूरा बखान किया, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान से लेकर इस संसद को चलाने में छोटे से छोटे कर्मचारी के योगदान तक की उन्होंने सराहना की, उनको भी उन्होंने सम्मान देने का काम किया। मीडिया के हमारे साथियों का भी उन्होंने जिक्र किया। यकीनन कई ऐसी यादें सर इन 75 सालों में रही हैं। सेकेंड टाइमर मेंबर पार्लियामेंट हूं, युवा सांसद हूं, कंपैरेटिवली संभवतः मेरा अनुभव बाकियों से कुछ कम होगा, पर 9 साल का मेरा भी अपना अनुभव है। पर इन 9 सालों से ज्यादा सर मेरा अनुभव मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की वजह से रहा। बचपन से जब से होश संभाला, उनके माध्यम से इस संसद की कार्य प्रणाली को समझा, इस संसद की कार्य शैली को समझा, और जब पहली बार इस लोकसभा में आया तो उन्हीं का ही हाथ पकड़ कर आया। आज जब हम लोग नई संसद में जा रहे हैं तो यकीनन कई ऐसी यादें कौंधती हैं और यकीनन एक भावुक क्षण है। महसूस होता है कि जिस जगह पर मुझे मेरे पिता लेकर आए थे, आज एक नई यात्रा की ओर हम लोग जा रहे हैं। पर प्रधानमंत्री जी ने भी उसको भी बहुत खूबसूरती से बताया कि ये हम जैसे जो आज की तारीख में इस लोकसभा में मौजूद है, संसद में मौजूद हैं, राज्यसभा के भी सदस्य, हम लोग ले ये गर्व का लम्हा है, जहां एक तरफ हम लोग इतिहास के भी हम लोग साक्षी रहे हैं, वहीं एक नई ऊर्जा के साथ भविष्य की भी ओर हम लोग जा रहे हैं। तो कड़ी बनने का सौभाग्य हम लोग को मिला इतिहास और भविष्य के बीच, जो यकीनन मौजूद यहाँ पे तमाम सांसदों के लिए एक गर्व की अनुभूति कराता है। सर, आज जब हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यकीनन हर राजनीतिक दल के पास अपने अपने एजेंडे हैं, और एजेंडे हैं इसीलिए वो राजनीतिक दल है। हर किसी ने अपनी अपनी बातों को रखा कि इस विशेष सत्र में ये चर्चा होनी चाहिए, वो चर्चा होनी चाहिए, ये मुद्दे आने चाहिए। यकीनन सर, मेरी भी पार्टी है, हम भी चाहते हैं कि कई विषय हैं जिसपे चर्चा होनी चाहिए। मैं युवा हूं, हमेशा इस बार का मैं पक्षधर रहा हूं कि भारत में एक युवा कमीशन का गठन होना चाहिए, एक नेशनल युवा कमीशन, एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जहां पे युवा अपनी तमाम समस्याओं के साथ जाएं और अपना समाधान लेकर आए। भारत एक युवा देश है, अलग अलग आयोग यहाँ पर बने हैं, महिला आयोग है, बाल आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है। ऐसे में देश में एक युवा आयोग के गठन का ये समय है, ये होना चाहिए। साथ ही में हम लोग चाहते हैं सर, विमेन रिजर्वेशन बिल पे भी चर्चा हो रही थी, वो भी हम लोग चाहते हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल जल्द से जल्द आए। आज इतनी भारी संख्या में महिला सांसद जो यहाँ पे मौजूद हैं, अपने सामर्थ्य पर जीत कर आई हैं। ऐसे में इनको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बट विमेन रिजर्वेशन बिल आने से जरूर और बल मिलेगा और ताकत मिलेगी, उसका भी हम लोग समर्थन करते हैं। और साथ ही में लंबे समय से हम लोग की मांग रही है एक इंडियन जुडिशियल सर्विसेज को लेकर। हम लोग चाहते हैं कि एक जुडिशियल सर्विसेज का गठन हो, ताकि समाज के वंचित वर्ग से आने वाले लोग उस स्थान पर पहुंचे जहां से वो न्याय दिलाने की प्रक्रिया का वो हिस्सा बन सके, ताकि उनके साथ जो अभी तक भी रह रहकर भेदभाव या अन्याय होता है उसको दूर किया जा सके। पर इन तमाम विषयों को अलग अलग मंचों पे हम लोगों ने रखा है सर, ऑल पार्टी मीटिंग होती है वहां पर भी, पर हम लोग सिर्फ इन एंटीसिपेशन की क्या होगा, कहीं ना कहीं इस लम्हे की खूबसूरती को हम लोग खो रहे हैं।
आज मैं बस यही आग्रह करूंगा कि कौन सा बिल आ रहा है, नहीं आ रहा है, पर ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, ये इतिहास और भविष्य को जोड़ने वाली कड़ी को लेकर बुलाया गया है। हम लोग का ध्यान यकीनन केंद्रित उस तरफ भी होना चाहिए ताकि इस लम्हे की खूबसूरती को हम ना भूल जाए। पूरा देश नजर लगाए इस पर, देख रहा है कि कैसे हम लोग यहां से दूसरी नई संसद में हम लोग जा रहे हैं। देश ही नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। और आज सर, जब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के आधार पर जिस तरीके से भारतीय संसद के 75 सालों का इतिहास रहा है, मैं उम्मीद ही नहीं पूरे विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान के आधार पर ही हम लोग एक विकसित देश की हम लोग नींव रखने जा रहे हैं। और जो लक्ष्य है 2047 में विकसित देश के निर्माण का, उस लक्ष्य को हम लोग नई संसद से हम लोग जरूर अचीव कर पाएंगे। अंत में अपनी बातों को समाप्त करूं सर, मैं जरूर अपने क्षेत्रवासियों का धन्यवाद करूंगा। और मुझे लगता है हम सब यहाँ पर हैं भारत की जनता की वजह से, अपने अपने क्षेत्रवासियों की वजह से। मैं जमुई से आता हूं सर, मैं जमुई वासियों का धन्यवाद करूंगा। मेरे नेता, मेरे पिता अगर आज जीवित होते और यहाँ पर होते तो जरूर वो भी अपनी कर्मभूमि हाजीपुर का जिक्र करते। मैं पूरे अपने प्रदेश बिहार का और देशवासियों का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने भारतीय संसद को इतना सशक्त, इतना मजबूत बनाया कि आज जब दुनिया भर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं तो वो G20 जैसे इतने भव्य आयोजन को देखकर, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया गया, उसको देखकर देश ही नहीं पूरी दुनिया बढ़ते विकसित भारत के बढ़ते कदमों की सराहना करती है। एक बार फिर से मैं प्रधानमंत्री जी का भारत को नई संसद देने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं और यहां पर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे समय दिया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर श्री E.T. मोहम्मद बशीर। Sir, thank you very much. Sir, it gives me immense pleasure in participating in this discussion pertaining to the parliamentary journey of 75 years. Sir, firstly, my tribute to those who dedicated their life to get the freedom for us from the shackles of the British Empire. Similarly, sir, my salute to the memories of our forefathers who spent days and days for about 3 years in making our constitution and their work in the Constituent Assembly. Similarly, sir, this is the high time for an introspection, whether we have succeeded in realizing the dreams of our founder leaders and whether we did justice to their thoughts and aspirations. So, Pandit Jawaharlal Nehru. Pandit Jawaharlal Nehru, in his historic speech, Tryst with Destiny, which was delivered in the midnight of 14th August 1947 to the Indian Constituent Assembly in the Parliament, I quote, "We are citizens of this great country on the verge of bold advance, and we have to live up to the high standard. All of us, whatever religion we may belong, are equally the children of our India, equal rights, privilege and obligation." Sir, he also added, "We cannot encourage communalism or narrow-mindedness, for no nation can be great whose people are narrow in thoughts, in action." Sir, this is a mantra which a government can, whatever may be the government, this can be a mantra of the House. Similarly, sir, I would like to say, now, if you ask a question to our core heart, whether we are moving ahead to the truthful destination, with all the politeness, I would like to say that the destination to which we are moving now is dangerous. I have got enough things to say, but I don't want to take all the details. Sir, contemporary Indian situation. Sir, what is happening in this country now? Constitution has become a silent spectator. We are doing anything according to our liking. Constitution is nothing. You have undermined the Constitution of India. Sir, atrocities against minorities with regard to their security, identity and safety, all these things are repeating one after another. Discrimination and deprivation of SC, ST and marginalized section
That is also, sir, widening like anything. Human right violation. Make this country ashamed before the world, sir. This morning, when the Prime Minister was speaking, he was saying the worldwide appreciation is there for India. World leaders, they all say many good things about India. We have to realize international bodies, other countries have also saying that human rights violations are taking place in a big way in India. That also is to be considered properly. Sir, what is that we are doing? We are distorting the history, sir. That's an offense we are doing. Sir, what we are doing is, you are distorting the history according to your will and pleasure. You are distorting it and making it upside down, sir. Communal polarization, destruction of secularism, disrespect to the democratic principle happening with the blessing of the government. Sir, we have to realize, we were always arguing for federalism. That also is suffering a lot. Selling out the wealth of the nation to big business tycoon, that also is taking place in this country, sir. Yes, Mr. We are, kindly give me 2-3 minutes, sir. Because we are renaming the places and institutions, and we are forgetting or we are wiping out the names of the forefathers. Now India controversy, India and in Bharat. See, nobody is against Bharat, sir. What is wrong with India? This was there forever. But what I am asking is, if this India terminology give you any kind of sleepless nights, that's something different. There is no cure for that. That's another thing. Sir, we have to agrarian crisis. In fact, government is not at all democratic way they are doing. Sir, new threat. A new threat. I will be taking only this point, sir. Yes. What is that new threat? Political parties and other system. You are threatening them, saying that enforcement agencies, investigation agencies and things like that. I remember Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi said to British people, what he said. No, please. Yes, sir, I am coming to it. What he said, you can chain me. Mahatma Gandhi said, you can chain me, you can torture me, you can even destroy this body, but you will never imprison my mind. Thank you. So that was this. I am concluding. So what I am asking is, another thing, the last point is that, sir. Now a new threat. What is that? Encroachment on this challenge against this freedom of expression. So what is happening? Freedom of expression is the strongest pillar as far as the constitution is concerned. Sir, what is happening in that? If a man speak, a political leader speak something against the government, then the government says that you will be under prison. How many journalists are languishing in Indian jails? That also may kindly be considered. So that is the thing. Sir, I would like to say that. Conclude, please. This government, you are spoiling the democratic principle. You are far away from the democratic principle. But you are very close to the draconian kind of administration. I would like to conclude with saying that you have to correct your mistake. You are doing a lot of injustice for this great country. With this few words, sir, I conclude. Thank you very much. Thank you very much. Srimati Harsimrat Kaur Bahadur. Thank you, sir. Sir, I stand here today on the 75th year of our democracy in this parliament, probably the last day in this August House, in the four walls of this August House. I stand here as a woman that represents 50% of your population. I come from a minority community, which is only probably 1.7% of the total 20% of the minority community. And I represent the backbone of this nation, the farming community, coming from the state of Punjab, which brought around the Green Revolution and fed the millions of hungry and needy people for the last 50 years of this country since its freedom. Sir, I would also like to say that this small community made the largest sacrifices for our freedom struggle. It may be a small community, but this brave community that fought the battle for the freedom struggle, where the highest number of people to reach Kala Pani was from Punjab, the highest number of hangings were of the Punjabis,
It was on the borders of Punjab, really, that the division of the country took place. So the largest suffering, then the largest bloodshed that took place to ensure this freedom was on the borders of Punjab. But, sir, I would like to go back to even beyond this. 350 years ago, sir, our ninth Guru, Shri Guru Tegh Bahadur Sahib, known as the Hind Ki Chadar, the only example in the world where an individual of one community walked all the way to Delhi to get martyred, to sacrifice himself to save a minority community, the Kashmiri Pandits of Kashmir. Sir, this example in itself is one of its kind, and I would say the basis, the very foundations of human rights, equality, freedom of religion was laid by our ninth Guru, who came here and martyred himself and sacrificed himself a few yards from here to ensure the religious freedom of the Kashmiri Muslims, and that laid down the foundations of where the entire democracy and the voice of the people stand. And after that, his grandsons, aged 9 and 7, were bricked alive, fighting for saving and living by their own religion for religious freedom. So, sir, first of all, I would like that this House should altogether unanimously give homage to our ninth Guru, the Hind Ki Chadar, who laid the foundations of democracy 350 years ago. And it would be befitting, sir, if this government would actually dedicate this old parliament as we shift to the new parliament to Hind Ki Chadar, so that the teachings of our ninth Guru may be followed in the times to come. Sir, in the same way, I would like to also say that I am the proud granddaughter of a grandfather, Sir Surjit Singh Majithia, who was a member of parliament from the first, second and third parliament here as defence minister. And after that, sir, I had the honour of being the daughter-in-law of Sir Prakash Singh Badal, who was in the 6th parliament here, and someone who walked on the ideals of our great gurus and for parliamentary democracy in true letter and spirit. More powers to the state and inclusiveness, sarbat ka bhala, as what our religion preaches, is what Sir Prakash Singh Badal's life was about, who led the first battle against emergency, which was the biggest dictatorship since Indian freedom. And he led the fight against emergency to lead the first morcha to court arrest. And for 19 months he spent in jail and was the last one to leave the jail during emergency, making this fight for democracy his personal fight, and his entire life was dedicated towards more powers to the state and strengthening the federal structure. Sir, today I also take this opportunity to salute both these men, and I would say that they have been a role model in inspiring what parliamentary democracy stands for. Sir, as a woman, I would definitely like to say that in my time of in the last years of what I have understood of Parliament, if there was one thing which I saw in my lifetime, which I never thought that I would even get a chance to voice in this House, was as a young 18-year-old who saw the murder of democracy, the murder of minorities, and the murder of religious freedom in 1984 when the genocide of the Sikhs took place. As an 18-year-old, I was a victim of this. My community was a victim. It is shocking that in a free and independent India, the state itself, the Congress government, would stoop down to killing an entire generation of Sikhs because of whatever reasons, what they may have thought. This is the Congress which attacked our holy shrines, which put in tanks and bullets into our Akal Takht Sahib, killed innocent people over there, and then murdered thousands of Sikhs. Sir, this state-sponsored genocide is unheard of in the history of our country. And if this government had ensured justice, which after 40 years we have still not got, if they had ensured justice, maybe bigger tragedies would not have happened. Sir, I also ask this government that before we finish and shut the doors of this parliament, this House needs to unanimously condemn the Sikh genocide. No, sir, very important, 2, 3. Unanimously condemn the 1984 Sikh genocide, which has not been done till date, and nor have they received justice till date. Sir, secondly, I would like to point out that women reservation bill must come in. Sir, in our first parliament, in the first Lok Sabha, sir, there were 46%
there were 24 women, sir, and today in the 17th Parliament there are only 78%. Yes, madam, now please. Sir, just 2 minutes, very important, 2-3 points, sir. Sir, in the first election of our country, 46% women turnout, and now 67, even more than the men. How can women issues be addressed if there is not proper representation? I demand women reservations, sir. Yes. If it is not enough women, that is why it takes a Nirbhaya to bring in strong laws. That's why our women wrestlers who bring laurels to the country have to fight for months to get justice. And that is why a horrific Manipur incident of atrocity on a women, a no confidence motion has to come in to make this government speak. I think, sir, more women are needed in this parliament. Thank you very much. And sir, lastly, I would like to say, for the farmers which I represent, which feeds this entire nation, sir, it is time we stop making hollow promises about doubling farmer income. But it's time that we ensure that that farmer, I come from the state which has fed this nation. Sir, today the farmer has lost his water. His ground is contaminated. So he cannot feed his children. He cannot educate his children. He cannot have health benefits. Sir, 2 minutes. Sir, 2 minutes, sir. No, please. Sir, no, please. Sir, just 1 second. No, already you have to wait more than 8 I'm minutes. concluding, sir. Sir, today, आज हमारे किसान के पास, sir, ना तो उसके लिए हेल्थ के लिए इलाज के लिए पैसे, ना बच्चों को पढ़ा सकता है. आज मौसम के करके उसका इतना बुरा हाल है, वो खुदकुशी कर रहा है. सब कुछ ना कुछ किसानों के बारे में सोचा जाए. उनको इस भद्दर हालत में 75 साल के बाद डबल फार्मर इनकम का स्लोगन नहीं, लेकिन उनके जेब में कुछ पैसे पहुंचे ताकि वो भी आत्मसम्मान से ये नए भारत में आत्मनिर्भर होके अपने खानदान का ख्याल रख सके. Thank you very much, Sri K. Subrayan. ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பின் 75 ஆண்டு கால அனுபவங்களை பரிசீலிக்கின்ற நிகழ்வாக இது நடந்து கொண்டிருக்கிறது. தேசிய விடுதலை இயக்கத்திலும் தேசிய விடுதலைக்கு பின்னர் இந்திய வளர்ச்சியிலும் பெரும் பங்காற்றிய இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் நான் சில கருத்துக்களை சொல்ல விரும்புகிறேன். 75 ஆண்டு கால அனுபவங்கள் என்பது துயரம் நிறைந்தது இருக்கிறது, மகிழ்ச்சி தரத்தக்க அம்சங்களும் இருக்கின்றன. ஆனால் அம்பேத்கர் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை நான் இந்த நேரத்தில் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். 1949 நவம்பர் 25, 26 அரசியல் நிர்ணய சபையில் அரசியல் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டு நிறைவுரையாற்றிய போது குறிப்பிட்டார்கள், எதிர்காலத்தில் இந்தியர்கள் நாட்டை காட்டிலும் மதத்தை பெரிதாக கருதுவார்களா அல்லது மதத்தை காட்டிலும் நாட்டை பெரிதாக கருதுவார்களா என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ஆனால் நாட்டை காட்டிலும் மதத்தை பெரிதாக கருதுவார்களே ஆனால் இந்தியா இரண்டாவது முறையாக மீள முடியாத சிக்கலில் சிக்கி சீரழியும் என்று எச்சரித்தார். அந்த எச்சரிக்கையை இந்த 75 ஆண்டு கால அனுபவங்களில் கடந்த 9 ஆண்டு காலம் ஏற்பட்டிருக்கிற அனுபவம் என்பது துயரம் நிறைந்ததாகும். மதிப்புமிக்க உயிர்கள் பலவற்றை கொடுத்து பெற்ற விடுதலை இன்றைக்கு கேள்விக்குறியாக்கப்பட்டு விட்டது. நாடு என்பது வெறும் வகுப்பறைகளில் தொங்குகிற மேப்பில் இல்லை, நாட்டு மக்கள் தான். 120 கோடி மக்களின் ஒட்டுமொத்த நலனை பிரதிபலிக்க வேண்டும். 140 கோடி மக்களின் நலனை பிரதிபலிப்பதுதான் தேசத்தின் நலனை பிரதிபலிப்பதாகும். எனவே தேச நலன் என்பது வெறும் எல்லை கோடுகளில் இல்லை, மரம் அட்டைகளில் இல்லை, தார் ரோடுகளில் இல்லை. தேசம் என்பது மக்கள் தான். மக்கள் பல மதங்களை சார்ந்து ஜாதிகளை சார்ந்து இருக்கிறார்கள். அனைவரின் நலனை பிரதிபலிப்பதுதான் தேசத்தை பிரதிபலிப்பதாகும். எனவே அந்த அக்கறையோடு பிரதிபலிக்கிற போக்கு கடந்த 9 ஆண்டு காலமாக இல்லை என்பது வரலாற்றில் ஏற்பட்டுள்ள மிகப்பெரிய விபரீதமாகும். அந்த விபரீதம் இன்றைக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. அதற்குரிய பல்வேறு காரணங்களை நான் விரித்து சொல்ல வேண்டும், ஆனால் நேரம் இல்லை. வழங்கப்படுகிற 2 நிமிடங்களில் இந்த 75 ஆண்டு கால அனுபவங்களை விரிவாக சொல்ல இயலாது. எனவே 2 விஷயத்தை மட்டும் நான் சொல்லி விடைபெற விரும்புகிறேன். முக்கியமான ஒரு விஷயம்,
இந்த 75 ஆண்டுகளில் திட்டமிட்டே ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பு தகர்க்கப்படுகிறது. ஜனநாயகத்தின் பெயரால் ஆட்சிக்கு வந்துவிட்டு ஜனநாயக அரசியல் அமைப்பை தகர்க்கிற போக்கு நீடிக்கிறது. இந்த போக்கு ஆபத்தானதாகும். அதே மாதிரி நாடாளுமன்ற முறையை படிக்கட்டுகளை மண்டியிட்டு வணங்குவதால் நாடாளுமன்றம் வளர்ந்து விடாது. நாடாளுமன்ற உள்ளடக்கத்தை காப்பாற்றுகிற ஆட்சியாக இந்த ஆட்சியாளர்கள் இல்லை. இவர்கள் நாட்டை நேசிக்கவில்லை, நாடாளுமன்ற முறைகளை நேசிக்கவில்லை, வெறும் தோற்றங்களை மட்டுமே வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே தேச நலனை பிரதிபலிக்கவில்லை, நாட்டு நலனையும் பிரதிபலிக்கவில்லை, நாடாளுமன்ற முறைகளையும் காப்பாற்றவில்லை, ஜனநாயக மரபுகளையும் காப்பாற்றவில்லை, அரசியல் சாசனத்தையும் காப்பாற்றவில்லை. எனவே இந்த ஆட்சி நீடிப்பது 75 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் விலை மதிப்பற்ற உயிர்கள் பலவற்றை கொடுத்து பெற்ற விடுதலையை இழக்க நேரிடும். G20 பற்றி பெரும் பாராட்டு சொன்னார்கள். அமெரிக்காவோடு என்ன ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருக்கிறது? இஸ்ரேலோடு என்ன ஒப்பந்தம் போடப்பட்டிருக்கிறது? ஜவஹர்லால் நேரு அவர்களால் உலக அரங்கில் மதிப்புமிக்க ஒரு பிம்பம் இந்தியாவுக்கு உருவாயிற்று. அந்த பிம்பம் சிதைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு இஸ்ரேலோடு கூட்டணி யுஎஸ்இன் பட்டிகளில் கட்டப்பட்டுள்ள மாடுகள் மாதிரி இன்றைக்கு இந்தியா அவர்களுடைய கைக்கு சென்றிருக்கிறது. இவற்றிலிருந்து மீட்க வேண்டுமானால் இந்த ஆட்சி ஜனநாயகத்தை காப்பாற்றாது, அரசியல் சட்டத்தை காப்பாற்றாது, நாடாளுமன்ற முறையை காப்பாற்றாது. எனவே இதற்கு விடிவு கொடுப்பதன் மூலம்தான் இந்தியாவை காப்பாற்ற முடியும், இந்திய அரசியலை காப்பாற்ற முடியும், ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற முடியும். நன்றி, வணக்கம். நன்றி, வணக்கம். ஸ்ரீ ஜெயதேவ் கல்லாஜி. Sir. You are in your seat? Okay. Yes. Thank you, sir. Sir, it is a momentous day in the history of our Parliament. It was a historic day that this House, which witnessed our freedom struggle, witnessed India's tryst with destiny, witnessed the creation of the Indian Constitution, and is now witnessing as we are bidding adieu to this great House, sir. As members of Parliament, we have dedicated ourselves to serving our beloved nation. Over the past 7 decades, as the Honourable Prime Minister has noted, more than 8,500 members have tirelessly served our mother India within these hallowed halls. It's worth noting that many of these dedicated individuals hail from Andhra Pradesh as well. On this solemn occasion, I wish to pay my heartfelt respects and express my profound gratitude to each of them for their unwavering service. Sir, I'm here to serve my second term, extending my services to the people of my constituency, state and country. It would be remiss of me not to mention a towering figure in Indian politics, the great Gandhian, the legendary freedom fighter, Professor Acharya N.G. Ranga. He served as a member of the Central Legislative Assembly from 1930 onwards and as a member of the Indian Parliament since independence until 1991. Professor Ranga achieved the remarkable feat of 60 years of service in this House, starting with the Constituent Legislative Assembly in 1930, and 50 years as a parliamentarian, earning him a place in the Guinness Book of World Records. Many of you have seen his statue at Building Gate number 4 of this Parliament House. Sir, Professor Ranga was an inspiration to generations of politicians, including my own grandfather, Sri Paturi Rajgopal Naidu, a freedom fighter and 2-time Member of Parliament during the 6th and 7th Lok Sabha. Another great leader from the state of Andhra Pradesh that I should mention here is Sri GMC Balayogi, who served as Speaker for the 11th and 12th Lok Sabha and who was elected unanimously and served with distinction. I take this opportunity to pay my humble tributes to them and to all the other leaders from erstwhile and current state of Andhra Pradesh. Sir, I feel 7 decades' journey in the history of any nation is too short a period. But in this short period, we have shown the world what we are capable of. We have proved to the world, particularly the British, who wished India to become a failed state, that Bharat is second to none in every respect.
We have proved and demonstrated to the world, the recent example being the G20 summit, that India's civilization, culture, philosophy, and more than anything else, the concept of Vasudhaiva Kutumbakam cannot be destroyed. We could achieve these in spite of being home to almost every single religion in the world, and also to a vast array of diverse cultures, languages, syncretic heritage with rich history of democracy and non-violence. Sir, today's occasion is not to score brownie points. Today's occasion, I feel, is to remember our achievements, successes, experiences, and where we have faltered, and address them through the current discussion. It is also our duty to express what lessons that we have learned from our past mistakes and give inputs for making this country great again. Sir, as Modi ji rightly says, that every government, every PM contributed towards the growth, progress and development of the country. The degree of pace, commitment and resolve might be different, but everyone contributed whatever they could for the sake of the country. So on this historic occasion, I remember all those great leaders, and I pay tributes on behalf of my Telugu Desam party and on my own behalf. But I would also like to highlight that it was during this period that the bifurcation of Andhra Pradesh was enacted. Sir, this Parliament, as the Honourable Prime Minister said in the morning, is a sacred institution, and whatever promise it makes will be sacrosanct. But the commitments made in the AP Reorganisation Act and on this floor are yet to be fulfilled, sir. Even the special category status, which was promised on the floor of this House, has not been implemented till date. I only pray that these sacred promises are implemented without any further delay. Sir, the new capital of Andhra Pradesh is in doldrums. Nobody knows what is the capital of Andhra Pradesh today. The farmers of Amaravati, who have been given more than 33,000 acres of land, are on a dharna for nearly 4 years. I wish and pray that Amaravati will remain as the sole capital of AP and that Government of India should intervene and do the needful in this regard. Sir, from 2014, under the leadership of Honourable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, there have been many initiatives that have been introduced aimed at making India Atmanirbhar and positioning it as a global power. Of the many achievements over the past 9 years, I would rate financial inclusion through Jan Dhan Yojana as the most successful achievement, which helped inclusive growth and reduced corruption, which otherwise, as per Sri Rajiv Gandhi, only 15 paisa used to reach the beneficiaries. Yes, Jaydev Gallaji. Sir, just give me Please. few more minutes, sir. There are some very important points I want to make. The second is Ujjwala Yojana, which helped 10 crore women escape from the cooking with firewood, coal, dung, cakes, etc., instead of using safe, clean and environment-friendly LPG. So I'll skip to the answer. Sir, my party, the Telugu Desam Party, has played a pivotal role in this country's politics and growth. Both Sri NTR and Sri Chandrababu Naidu Garu played key roles in moulding and shaping both the National Front and the United Front governments. Sir, you may recall that when Sri Vajpayee returned to power in 1999, after having lost the no-confidence motion, the TDP with 29 MPs in the Lok Sabha was the strongest partner of the NDA. And during that government, many key reforms, such as banking sector reforms, telecommunication reforms, aviation reforms, the Golden Quadrilateral Project, the National Highway Development Project, and the promotion of information technology, which saw the establishment of technology parks and IT zones. All these reforms and projects were envisioned by Sri Chandrababu Naidu Garu and implemented by the central government, playing a key role in shaping India's economic growth. Sir, Dr. Kalam was also made president with the support of TDP and Sri Chandrababu Naidu Garu. Yes. Even in the recent past, the suggestions provided by him during the COVID pandemic helped our country to effectively fight it and come out resilient and stronger. And today we see that an unblemished, seasoned leader being arrested with political incarceration. It is a black day to democracy and the history of AP, sir. I wish to bring to the notice of the Honourable Prime Minister and the Honourable Home Minister how law is blatantly violated, cleverly twisted and maliciously to achieve political vendetta by arresting Sri Chandrababu Garu. Sir, 2 minutes, I've finished, sir. No. The main allegation in the case that 10% share of the state government, which comes to about 371 crores, for the purpose of skill development, had been released to the project implementation companies and was swindled through shell companies. But the CID has been unable to establish that the money were entrusted to CBN or his family members. Sir, if 371 crore is siphoned, how 34 technical development... One second, Mithun Reddy, sir, please. let me just conclude, because this is last day of the... See, this is the last day in this parliament. Please conclude. This is the most important without having any controversial issues. Sir, the most important issue. So the spirit of today's discussion is not such a manner. Just conclude with the sentence, please. 1 second. Sir, all I wish to submit
is that this kind of political vendetta, misuse of enforcement agencies, and political incarceration should be stopped in every state. And I appeal to the Honourable Prime Minister and Home Minister to direct the officials concerned to immediately release. यदि अगर हम आज के दिन राजनीतिक दायरे में रहकर बात करेंगे तो आगे का रास्ता साफ नहीं निकलेगा। नहीं निकलेगा सर। आज की हकीकत जब मैं यहाँ सुनता हूँ और दुनिया के लोगों से सुनता हूँ तो मुझे लगता है मैं कहाँ आ गया। सर, Let us be proud of our accomplishments. They are product of our human resource, sir, our bureaucratic system, sir, our visionary leadership. Where is the harm in it? मैं वही काम कर रहा था, बीच में विघ्न हो गई। नहीं, आप वो नहीं कर रहे। मैं तो तारीफ कर रहा था लोकतंत्र के निर्माताओं को, संविधान के निर्माताओं का। ठीक है सर, विघ्न कौन डालते हैं आप भी जानते हैं, हम भी डालते हैं। सर, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है सर? ये एक ऐसा चमन है जिसमें रंग बिरंगे फूल खिलते हैं। हर रंग के फूल को जब खिलने दिया जाता है तो लोकतंत्र मजबूत होता है। मैं फिर किसी की तरफ इशारा नहीं कर रहा हूं, पर सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी बूटी यही थी कि यहाँ हर धर्म को, हर भाषा को, हर जात को फूलने फलने का अधिकार मिला था। और जब धर्म के नाम पर हुकूमतें बांटेंगी लोगों को तो लोकतंत्र पर सवालिया निशान लगेगा और जिन्होंने ये संविधान बनाया है उसके प्रति अनादर का भाव जाहिर होता है। मैं जरूर कहना चाहता हूं इस बात को कि जहां हमारे लोकतंत्र की ताकत है कि आज भी हम लोकतंत्र में जिंदा हैं, आगे भी रहेंगे, चाहे जितने दौर आए आके चले जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का लोकतंत्र कभी नहीं मिटेगा, ये मैं विश्वासपूर्वक और दावेपूर्वक कहता हूं। अनवर, जब इतिहास पढ़े तो एक लाइन में ये कह के बर्खास्त न कर दें कि 70 सालों में क्या हुआ था। अरे 1947 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सत्ता संभाली थी तो हिंदुस्तान के पास क्या था? कितने गांव में बिजली थी, कितनी हम बिजली पैदा करते थे, कै गांव में हमारा टेलीफोन सेवाएं थी, कै गांव में मानवर विकास के लिए सड़कें थी। आज अगर है तो सारे लोगों ने मिलकर काम किया है, इसलिए आज ये दौर आया हुआ है। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जब गौरवशाली इतिहास पढ़ा जाए तो प्रधानमंत्री नेहरू के किए कार्यों की सराहना के बने हिंदुस्तान का इतिहास अधूरा रहेगा। उन्होंने जो योगदान दिया, शास्त्री जी का संक्षिप्त कार्यकाल था। आपको बधाई, शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि आप याद रखेंगे कि अभी मेरा 10 मिनट बाकी। धन्यवाद। मानवर, भूल गए हो तो मैं बता दूं, मानवर शास्त्री जी का, माननीय जी, शास्त्री जी का कार्यकाल बहुत संक्षिप्त था। 18 महीने में उस शख्सियत को हमेशा हिंदुस्तान याद रखे जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। तब वो हिंदुस्तान था, तब वो हिंदुस्तान था जब युद्ध रोकने के लिए 65 का हम पर PL 480 की धमकी दी गई थी, उससे भी हम निकले। मानवर, इंदिरा जी के बगैर इंडिया का इतिहास अधूरा रहेगा। अरे ये वो इंदिरा गांधी है जिसने महिला सशक्तिकरण किया, बांग्लादेश का निर्माण किया। अरे लोग तो इतिहास में कुछ पन्ने लिखते हैं, उन्होंने तो ज्योग्राफिया बदलकर दुनिया के नक्शे में जब तक बांग्लादेश रहेगा इंदिरा गांधी का नाम रहेगा। और इंदिरा गांधी की कोई ताकत तो थी, इंसानियत थी, शराफत थी, संसदीय मर्यादाएं थी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी तुलना दुर्गा मां से की थी। ये है देश का लोकतंत्र। मानवर, आज बड़ी बात होती है डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। इसका जन्मदाता कौन था? राजीव गांधी। क्या हम उनके योगदान को भुला सकते हैं? पिछड़े वर्गों को, दलित वर्ग को, महिलाओं को अगर पंचायत राज में, नगर निकाय में आज वो मेयर के पद पे बैठी हैं, बड़े बड़े पदों पे जिला पंचायत अध्यक्ष बैठी हैं, तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी का योगदान है उसमें। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं आपसे, आज युवा आभारी है। 18 साल के नौजवान को अगर मिला है तो इन्हीं 70 वर्षों में मिला है मताधिकार। मानो मैं आगे बात बढ़ाऊं अगर तो इतना जरूर कहना चाहता हूं, PV नरसिंह राव जी ने आर्थिक उदारीकरण शुरू किया। उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने उसको परवान चढ़ाया
आज भारत की जो ताकत है ना दुनिया में, वो सपनों से नहीं आई है, इन दोनों के उदारीकरण के कारण आई है। हम इनके योगदान को नहीं भूल सकते। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा आपसे, उदारीकरण का जो आज स्वरूप है वो उधारीकरण और बेचीकरण में तब्दील हो रहा है, उसे रोका जाना चाहिए। हमारा उदारीकरण और बेचीकरण के बीच में बहुत बड़ा फासला है। मानवर, मैं ये जरूर कहूंगा कि इस संविधान की तीसरी सबसे बड़ी मर्यादा है कि फेडरल स्ट्रक्चर, हाँ वही, आप शुरू कर दीजिए 10 मिनट। फेडरल स्ट्रक्चर, राज्यों के मिलकर ही ये संघ बना है और इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ आपसे, इतना विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ आपसे कि फेडरल स्ट्रक्चर को राज्यों के अधिकार के साथ खिलवाड़ न किया जाए। जो हो रहा है, चुनी हुई सरकारों को गिराते हैं आप गोवा में, चुनी हुई सरकारों को मध्य प्रदेश में गिराते हैं आप, जिस तरीके से विभिन्न राज्यों में गिराई जा रही है, यह खतरनाक लक्षण है जिसका जिक्र मेरे भाई कर रहे थे। वही आपातकाल की तानाशाही जो बिना लगाए आई जा रही है। मैं सिर्फ इतना कम करना चाहता हूं, 2 बात कह के मैं समाप्त कर दूंगा, सिर्फ 2 मिनट, कि एक खतरनाक बात की ओर मैं इशारा कर रहा हूं, दिल में सबको अच्छी लगेगी, मेरी 2 ही मिनट की बात थी, सबको अच्छी लगेगी, लेकिन बोलेंगे नहीं पार्टी प्रतिबद्धताओं से। पहले सांसद के अधिकार होते थे, विधायक के अधिकार होते थे, मंत्री के अधिकार होते थे, इससे लोकतंत्र की ताकत बढ़ती थी। आज इन तीनों ताकतों को, विधायिका को कमजोर किया जा रहा है, ये एक खतरनाक लक्षण है, ये उचित नहीं। हमारी सोनिया जी ने, कृपया खत्म करें, आपका हम जो बात कह रही है आपको अच्छी लगेगी। सोनिया जी ने एक पत्र लिखा है 9 पॉइंट, बहुत अच्छा है, आप भी पढ़ लीजिएगा और इनको भी पढ़ा दीजिए, कह दीजिए उसको मान जाए तो 75 साल का सब कुछ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर आपको बधाई। ये कहते हुए, जो लोग लोकतंत्र को कैद करना चाहते हैं वो इंडिया आ रही है और आप जा रहे हैं, ये उद्घोष करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि आपकी ताकत दिन ब दिन कमजोर हो रही है, आप समाप्त होंगे, देश अब आपको नहीं चाहता। इंडिया आएगा, इंडिया जीतेगा। माननीय सांसद करोड़ीलाल मीणा जी, माननीय सांसद करोड़ीलाल मीणा जी, माननीय सांसद करोड़ीलाल मीणा जी, दूसरा नाम दीजिए। माननीय विजय सिंह रेड्डी जी, विजय शाही रेड्डी जी। Thank you, Deputy Vice Chairperson, sir. Madam, in many ways, the parliamentary journey represents so many struggles and so many achievements and also aspirations of people of India. And I have no hesitation to refer to the struggles that I have undergone during the 75 years, more particularly the struggles relating to the 1976 represents the darkest year of our parliamentary democracy, and the Congress party was responsible for it. Sir, the 42nd Constitution Amendment was passed by the then ruling Congress party in a most controversial circumstances. This has to be taken note of, madam. If the subsequent governments had not undone the horrors that have of the 42nd Amendment, the Congress party would have passed an unsavory laws to institutionalize the emergency in the country forever. So it is because of the anomalies that they have introduced have been undone. That is the reason why we are still here and our democracy is saved. Madam, the UPA regime was marred by capitalism, corruption, policy paralysis, and decline in economic growth.
This is what their achievement is. The struggles I have already explained, and their achievements I have already explained. And more particularly, in relation to Andhra Pradesh, what Congress party has done during the bifurcation has to be explained. Madam, despite protests, Andhra Pradesh reorganization bill was passed in a most unruly manner, and which is a black mark for the democracy. And Andhra Pradesh hence was the biggest victim of the misuse of power by the Congress party. Madam, the live telecast of the parliamentary proceedings were cut off. A demand for the division of voting has been denied. All Andhra member of parliaments were unfairly suspended, and doors of Lok Sabha were closed. The passage of Andhra Pradesh reorganization bill was based on unscientific, irrational considerations, which has been authored by my friend Jairam Ramesh ji. Madam, the next point. You can go ahead with your comments, but I'll continue my observations. Madam, the governments may come and governments may go, but for sitting government, that is BJP government, is under an obligation to fulfill the statutory promises made by the previous government, that is Congress government, madam. Madam, the Congress party, one important point, madam, the Congress party has held the power for 50 years. 50 years out of the 75 years, and if any other party had been in place other than Congress party, I have no hesitation to say that India would have been a developed country by now, not a developing country, madam. It would have been a developed country. That is the achievement of the Congress party, insofar as democracy is concerned. This, you can go ahead. The evidence of this is in front of our eyes now. Madam, the non-Congress government in the past 10 years, you have been seeing, we have been watching, and what the performance is. Madam, parliamentary productivity. Average number of sitting days per year has decreased from 120 in 1950s to roughly 70 days at present, which is really alarming, madam. Madam, I'll have to give the comparative figures. In 2022, the Indian Parliament sat for 56 days, and US Congress sat for 158 days, and British Parliament sat for 137 days, and the Canadian Parliament sat for 96 days. I request the BJP government to increase the number of sittings of the Parliament so as to make the justice to the people of this country, madam. Madam, there is youth particularly. The youth at present, the significance of youth and importance of youth is coming down slowly, and the participation in youth is also coming down. MPs in 25 to 40 age bracket has fallen from 26% in first Lok Sabha to 1 to 12% in 17th Lok Sabha, madam. Madam, welfare of backward classes. I request the government, Honorable Finance Minister is sitting here. I request the Honorable Finance Minister and also Prime Minister and BJP government to introduce reservation for BCs based on the population of BC population in this country. BCs constitute more than 50% in this country. Therefore, the reservation has to be given to the BCs based on the proportion of population. And no caste census has been conducted, and the last caste census has been done in 1931. Socio-economic population data on BCs has been released, madam. Madam, women reservation bill. The women constitute 50% in the population. YSR Congress Party under the leadership of Jagan में मंडल कमीशन तो लागू हुआ, लेकिन उसकी सिफारिशों में जो अनेक खामियां रही उसको लंबे समय तक पूर्ववर्ती सरकारों के समय में दूर नहीं किया गया। आज वर्तमान समय में मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में देश के पिछड़े समुदाय के हित में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिनकी समय समय पर हमने चर्चा की है।
अध्यक्ष जी, हमने ये भी अनुभव प्राप्त किया कि सामाजिक न्याय की राजनीति केवल शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में भागीदारी प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, अपितु इसका दायरा हमें सामाजिक और आर्थिक समानता लाने की ओर भी ले जाने तक प्रयास करने की दरकार है। और इस दिशा में बाबा साहेब अम्बेडकर का जो स्वप्न था कि देश में सही मायनों में लोकतंत्र पूरा तब होगा जब सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो और इस असमानता को दूर करने के प्रयास सरकारों द्वारा किए जाएं। और उस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाएं लाके समाज के सबसे निचले और वंचित तबके को विकास की मुख्य धारा में जोड़ने का भी काम किया है और इस सामाजिक असमानता को दूर करने के प्रयास किए हैं। कल ही अध्यक्ष जी, देश को एक अभूतपूर्व सौगात मिली प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के संदर्भ में, और इस योजना के माध्यम से देश का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाला जो शिल्पकार है, जो कारीगर है, जो बढ़ई है, दर्जी है, नाई है, नाव बनाने वाला है, मछली का जाल बनाने वाला है, लोहार है, सुनार है, ऐसे तमाम जो निचले तबके पे हमारे हाथ और औजार से काम करने वाले शिल्पकार और कारीगर होते हैं, उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव आने जा रहा है। अध्यक्ष जी, सामाजिक न्याय की पहुंच, सामाजिक न्याय का सिद्धांत हमें यह भी सिखाता है कि न्याय की पहुंच अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक होनी चाहिए। और हमने ये अनुभव प्राप्त किया है। माननीय राष्ट्रपति महोदया ने भी संविधान दिवस के दिन देश को अपनी चिंता से अवगत कराया था कि आज भी न्याय की पहुंच की जो रफ्तार है वंचित तबकों तक, वो बहुत धीमी है और इस रफ्तार को हमें तेज करने की दरकार है। न्याय की सुलभता समाज के दबे कुचले तबकों तक हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए अभी हमें बहुत प्रयास करने हैं। हमारी न्यायपालिका में सामाजिक विविधता हो, यानी समाज का जो दबा कुचला वर्ग है वो भी न्यायपालिकाओं में स्थान पाए, इस दिशा में भी कार्य करने की दरकार है। और ये सब चिंताएं तब दूर होंगी, ये सब प्रयास तब हमारे और मजबूत होंगे जब हम सब मिलकर उस तंत्र को मजबूत करने का प्रयास करेंगे जिसके माध्यम से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि मजबूत से मजबूत माने जाने वाला संविधान फेल हो सकता है और कमजोर से कमजोर समझा जाने वाला संविधान सफल हो सकता है यदि इसको लागू करने वाला तंत्र मजबूत हो। और कहीं ना कहीं उस तंत्र को अभी हम उतना सुदृढ़ नहीं कर पाए हैं, इसीलिए ओबीसी के लिए बैकलॉग वैकेंसीज को फिलअप करने की जो समस्या है वो लंबे समय तक बनी रही। न्यायपालिकाओं में हम सामाजिक विविधता को लाने के प्रयास जिस हद तक हमें करने चाहिए उस हद तक इतने वर्षों में हम नहीं कर पाए। तो आज के इस दिन पर हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम इस तंत्र को निरंतर मजबूत करने के लिए काम करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में मैं कहना चाहती हूं कि यही समय है, सही समय है कि हम सब मिलकर अपने संविधान निर्माताओं और देश की आजादी के लिए मरने मिटने वालों की मंशा के अनुरूप संविधान को जो मजबूती से इस देश के अंतिम पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति तक पहुंचा सके, उस मंशा के अनुरूप हमें इस तंत्र को मजबूत करना है। हम सब एक नई उमंग, नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ इस पुराने संसद भवन की यादों को अपने दिल में रखते हुए कल नए संसद भवन में प्रवेश करें, लोकतंत्र की मजबूती के लिए काम करें। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर, इस यादगार लम्हे पर मैं इस पुराने संसद भवन को सादर प्रणाम करना चाहती हूं, जिसने मुझे इतना कुछ सीखने का अवसर दिया है और राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने का एक मुझे सौभाग्य यहां से प्राप्त हुआ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री ए राजा जी। सर, प्लीज टेक केयर ऑफ द टाइम। 5 minutes. Thank you very much for the opportunity that has been offered to me. Sir, this day is a very important and glorious, remarkable day in history. Sir, putting centuries in the capsule is the method to weigh the events of history, which was adopted by the various history researchers, those who are having researchers in the various fields. Sir, I think that today, 75 years freedom
that has been put into a capsule, and the capsule is being viewed in various prospects. It is not a qualitative analysis or quantitative analysis. It is an analysis which will help us how this country can be put in the bigger orbit in the future. Sir, I will take only a few minutes. Sir, today I was astonished, surprised, shocked by hearing the speeches of Prime Minister Honorable Modi ji. Why I am shocked? Why I am surprised? The reason is, I will not say that today there is a drama of Jekyll and Hyde, but something contradictory between the attitude and speeches delivered in this house. What is it? Please. Why? Sir, just... जी, उनकी बात तो होने दीजिए. Sir. जी. नहीं. प्लीज. आप नहीं. प्लीज. कोई चीज रिकॉर्ड में भी नहीं जा रही है. प्लीज, आप बोलिए. नो. आप बैठ जाइए. नो. कोई चीज ना रिकॉर्ड में जा रही है, अनुचित है. बोलने दीजिए. Intervention, what can I do? आप प्लीज बोलिए. Sir, I salute Modi ji. I used to salute Modi ji when he assumed office in 2014. When he delivered his speech on the day of independence, 2014, what he said, I may permitted to read, I quote, "Brothers and sisters, today, if we have reached here after independence, it is because of the contribution of all the prime ministers, all the governments, and even the governments of all states. I want to express my feeling of respect and gratitude to all those previous governments and ex-prime ministers who have endeavored to take our present-day India to such heights and who have added to the country's glory." Unquote. Now, having elapsed 10 years, having occupied 10 years in the chair, in this year, everybody knows, not as a Prime Minister, I think that partly political statement was made on the Red Fort that we will fight against nepotism, corruption, and appeasement. Sir, I deeply regret the words which were uttered by the Prime Minister are not matching the stature of the Prime Minister's post, with due respect. This is not a political meeting. Now, why we are going back 75 years of independence? Just I want to quote a few sentences. What happened in the Constitution Assembly? Sir, by quoting the two documents of the Prime Minister's speech, I think that I can draw an inference, even I can draw conclusions that the Prime Minister's attitude and the government's attitude, Treasury bench's attitude in this house throughout 10 years is completely diabolic in nature. Sir, past 10 years, what has been done in the country? Constitutional morality is distorted. Democratic governance is disrupted. Social harmony is under threat. Political heritage defined and determined by our forefathers has been mocked. I will come out one by one. Sir, I want to keep my eyesight towards the events of the Constitution Assembly. And I will come to the three categories of appeasement and nepotism and corruption if time permits. Otherwise, I will stop appeasement itself. Sir, this house has witnessed so many events to denigrate Nehru and other leaders that they did appeasement to minorities. Out of the appeasement, the country is suffering today. Nobody can accept, nobody can deny. Sir, DMK was having problem with Congress. We did so many agitation for language, as against Hindi, for state autonomy and federalism. Even to save democracy, we were put into jail by the Congress government
that is altogether different. Our fight with the Congress is always genuine. We will not deny it. But today, in spite of the differences, we are with Congress. The reason is we want to save Constitution, we want to save the nation. Sir, when the sovereignty of the country was put into trouble in 1962, DMK supported national integrity and supported this government. When the sovereignty of this country was at stake in 1971, again we supported this government. We gave 6 crore rupee from the government of Tamil Nadu. Again during the Vajpayee, when Kharge war came into existence, we gave 100 crores. None of the states paid such a huge amount. All these things shows that we are having our own identity. We will not give up our identity in terms of cultural, in terms of linguistic, in terms of other issues. But as far as the whole nation is concerned, we are having full faith upon this nationalism. I will love my country. When we are loving the country, the way in which the treasury benches, the government, the way in which the parliament, they are behaving, we are having problem with them. That is why we wanted to say that we are having ideological war with this government. Sir, Chandrayaan. Please take care of time. Please take care of time. Sir. It is already 7 minutes now. Yes, sir. Sir, No. Sir, the nature. Sir, see. Sir, I can have a very basic. Sir, what can you concentrate on your speech. You concentrate on your speech, please. And you please don't disturb. Ji. Sir, when Chandrayaan has been launched, when the Chandrayaan was launched and the satellite was placed in the orbit, really I salute this nation. I salute this performance of the government. That does not mean we should lose our scientific temper and scientific side. Today, our position in the international arena, no doubt, exalted position that has been arrived by this government, not by this government alone, as accepted by the Prime Minister in the morning. Because leader of opposition, he said, what are all the efforts made by the Nehru for the space research? The space research base was done by Nehru. On the basis, the satellite was launched and it was put in the correct orbit. So the integral part of the all credit should go to the entire nation, entire government, irrespective of political entity. So the one thing is very important. What Nehru said in this house, when the ISRO was started, when the America put the satellite on the moon, what was his vision of the Nehru? That is very important. He said, very slowly, it is dawning upon men and women that we are entering a new age, an age of interplanetary travel. The next line is very important. The satellites will be launched, but his vision is, I quote, in our narrow world, we are entangled in all kinds of rivalries and national conflicts which have no meaning in this new age of science. So when the Nehru idea is, when the scientific orbit is enlarging day by day, our conflicts, whether it is caste, whether it is greed, whether it is love, religion, it should be exploded. That is not happening here. Sir, what is that? Sir, this is not, sir, how can I? I can't, sir. This is not good. This is not good. Sir, 10 minutes now. Sir, what is your, now, you launched the satellite. You got the glory, no doubt. But have you heard, the Manipur issue was discussed in the European Union. And the European Union passed a resolution condemning the activities of the government. Then, what is it? Chali. No, I am not yielding, sir. I am not yielding. So, I am not yielding. Sir, I am not yielding. No, please conclude. Sir, I am not yielding. Please conclude. Sir, I will start. Ji. Sir. Please conclude now. Please conclude. Mr. Raja. Sir, where? Please conclude now. Please start to conclude rather. Sir, what can I do, sir? Please. Come to the conclusion. Sir, what can I do? They are not.
But I will call the next name. Interpretation, how can I? No. Sir. I will call the next name. Okay, Please. okay, sir, okay, sir. Sir. Please. Sir, one. Sir, No, please. Sir, how can I? No, it's it. He is not yielded. Just a minute. आपको बोलता हूँ आपके बाद. हाँ, बताएं. Sir, before enacting the constitution, sir, before enacting the constitution in the Constitutional Assembly, the issue of national flag came into existence in the Assembly. Of course, Gandhi supported a flag which embodied for the spindle and the chakra. But after due discussion, it was only Nehru who put the Ashok chakra on the national flag. What is the reason? He said, why? No, he suggested, it is there, spindle. It is there. I saw the document. Read, please read. No. Please, don't involve yourself. No. Please. No. Only to the chair. Only to the chair. Please, Mr. Raja. Only to the chair. Only to the chair, please. Sir, what I am saying. And conclude. Sir, Gandhi suggests with the spindle. No. Dekhiye, Mr. Raja. You are a knowledgeable person. You can talk, you can speak for hours. Sir. But there is a limitation of time. Please conclude. You can talk so many things. Please. Sir, when the flag was, No. What can I do? No. श्री रविशंकर जी क्या संक्षेप में? बिल्कुल. I will just speak three lines, sir. जी. Just to put the record straight, I have mic on. जी. We are going to the new house, sir. As the Honorable Prime Minister set the tone, it ought to have been one of amity and also nostalgia and recalling the events. In this discussion, to mention about the resolution of the European Parliament condemning India, is it fair? Is it just? That's the point. Sir, it should be put. Sir, it should be put. Let me speak, sir. Sir, the second point is, Chandrayaan was initiated by Atal Bihari Vajpayee government, sir, and fructified under Narendra Modi government, sir. I am happy Mr. Raja talked about he believes in India. If he believes in India, is he going to say sorry for the language of Sanatan Dharma which he has used publicly? श्री अरुण साहब जी, नो आप नहीं नो श्री अरुण साहब जी नहीं बात खत्म. बैठिए आप प्लीज, बैठ जाइए. I have told you I will call the next name. No, you took your time. श्री अरुण साहब जी बोलिए प्लीज. नो आप बैठ जाइए. नो अरुण साहब जी, श्री अरुण साहब जी, you please start. अरुण साहब जी आप बोलिए. अरुण साहब जी बोलिए. आप बोलना शुरू कीजिए. नो अरुण साहब जी बोलिए. माननीय सभापति जी, राजा बैठिए. सनातनी विरोधी है. क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? विरोधी है राजा. बैठिए आप भी बैठिए. हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता है. बैठ जाइए. क्या जी? कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 105 जी, 105 में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया गया है, लेकिन 42nd अमेंडमेंट में 1978-79 में यह कहा गया है कि किसी भी दूसरे पार्लियामेंट में या किसी भी दूसरे कानून में, दूसरे देश के कानून में कोई बात है तो यहां कोर्ट नहीं हो सकता है, और यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन है. इनको माफी मांगनी चाहिए. यूरोपियन यूनियन में जो बातें हुई है यह आर्टिकल 105 है सर, जिसके आधार पर हम बोलते हैं. ठीक है, देख लेंगे इसको. आप केवल 1 मिनट में अपनी बात. प्लीज मिस्टर राजा. यस, you are very senior member. I have been repeatedly. जी, please. Sir, interpretation. Only 1 minute. Sir, place it. Whatever you want to say, only 1 minute. Sir, 1 minute. Sir. बैठी. Place.
Sir, placing the flag. आप बैठिए. नो नो नो, आप बैठ जाइए प्लीज. आप बोलिए. Placing the flag to the assembly, I quote, Nehru says, now because I have mentioned the name of Ashoka, I should like you to think that the Ashokan period in Indian history was essentially an international period of Indian history. It was not a narrowly national period. It was a period when India's ambassador went abroad to faraway countries and went abroad not in the way of an empire or imperialism, but an ambassador of peace and culture and goodwill. Therefore, this flag I have the honor to present to you is not, Thank you. I hope, Thank you. empire or imperialism, but it is a flag for freedom and amity and prosperity and coexistence of all communities on all religions. Thank you. श्री पीयूष जी क्या करें? माननीय मंत्री जी. माननीय अध्यक्ष, प्लीज आप बैठिए ना, आप बैठ जाइए. बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जब इतनी सार्थक चर्चा चल रही है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज का विषय रखा और उस विषय को नई ऊंचाइयों तक लेके गए कि पूरा सदन एक स्वर में हमारे 75 वर्ष के कार्यकाल, देश के कार्यकाल का, आजादी के बाद के कार्यकाल, देश में जिस प्रकार से संविधान सभा से शुरू होकर आज तक जो उपलब्धियां रही हैं, जो देश में हमारी खुश खबरियां, यादें रही हैं, अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं इस सदन के साथ, और आगे के लिए क्या हम पाना चाहते हैं, जब एक उसके ऊपर विस्तार से सार्थक चर्चा चल रही है और लगभग मैं मानता हूं कि सभी दलों ने इस बात का सम्मान रखा, सदन का सम्मान रखा, इस चर्चा की गरिमा को संभाला, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक ओछी राजनीति, बहुत छोटे स्तर की राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट स्कोर करने के लिए कुछ मान्य सदस्य इस डिबेट के स्तर को भी गिरा रहे हैं और इस सदन की गरिमा को भी बहुत बुरी तरीके से हर्ट कर रहे हैं। मैं समझता हूं मेरे मित्र वरिष्ठ सांसद हैं, इन्होंने दूसरे विदेशी देश में वहाँ की परंपराएं अलग है, वहाँ का काम करने का ढंग अलग है, वहाँ पे कोई सरकारी स्तर पर ऐसे रेजोल्यूशंस नहीं हुए, कभी हुए भी नहीं है, कभी हो भी नहीं सकते, और हमारे देश के अंदरूनी मामलों में कोई विदेशी ताकत कुछ बोलने जाए ऐसा संभव ही नहीं है और भारत कभी ऐसा होने भी नहीं देगा। ये दुर्भाग्य है कि एक मानसिकता, कमजोरी की मानसिकता कुछ लोगों में वर्षों से रही है। ये गुलामी की मानसिकता को ही खत्म करने के लिए ये देश अब बड़े ऊंचे कदम उठा रहा है। G20 की प्रेसिडेंसी में भी हमने देखा भारत का मान सम्मान गौरव आज नए शिखर पर है। ऐसी परिस्थिति में हम सदन से तो एक स्वर में एक अच्छा संदेश भेजें। आखिरी दिन है यहाँ, कल सेंट्रल हॉल में फंक्शन के बाद नए सदन में प्रवेश करेंगे। ऐसी परिस्थिति में हम, मुझे लगता है, इस गरिमामयी वार्तालाप को और ऊंचा लेके जाए, बजाय के कुछ सांसद, कुछ विदेशी ताकतें अगर जो देश विरोधी है, हमारे देश विरोधी है, ऐसे कुछ वक्तव्यों को लेके हम आपस में एक बटे हुए संसद के रूप में पेश हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं इस प्रकार के वक्तव्य जो स्टेटमेंट्स दिए उनको एक्सपंज किया जाए। ये इस गरिमामयी आज की सभा की बैठक का हिस्सा ना बने तो मुझे लगता है इतिहास में एक अच्छा माहौल। जी धन्यवाद। श्री अरुण साहब जी, आप बैठ जाइए, आप क्यों बार बार खड़े हो जाते हैं? जरा हमको, आप क्यों? माननीय सभापति जी, बैठ जाइए प्लीज। ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस संसद भवन के अंतिम दिन के कार्यवाही में बोलने का अवसर मुझे आपने दिया है, आपका धन्यवाद। आज का दिन स्वतंत्र भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होगा। वर्तमान संसद भवन में इस विशेष सत्र में आज ये अंतिम दिन है जब ऐतिहासिक कक्ष में हम सब अंतिम बार हिस्सा ले रहे हैं। वास्तव में यह क्षण हम सब के लिए काफी भावुक करने वाला है। इस भवन ने
विश्व के सबसे पुरानी लोकतंत्र के मंदिर के रूप में पिछले 8 दशक में अनेक रंगों को देखा और महसूस किया है। यह भवन गवाह रहा है तेजी से बढ़ते, विकसित होते और बदलते देश के लोकशाही का। यह प्रतीक रहा है राष्ट्र के 1 अरब से अधिक आकांक्षाओं और अभिलाषाओं का। आज जब हम भारत के अमृत काल में एक नए भवन में जा रहे हैं, जब विशुद्ध भारतीय वास्तु के आधार पर निर्मित प्रसाद हमारा पहचान होने जा रहा है। माननीय सभापति जी, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में याद किया कि सचमुच यह भवन हम जैसे लोगों में विशेष कृतज्ञता का भाव भरता है। यह भवन हम 2.5 करोड़ से अधिक छत्तीसगढ़ वासियों के आकांक्षा की गवाह रही है। जब भारत रत्न प्रधानमंत्री रहे हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें हमारा अलग छत्तीसगढ़ राज्य का उपहार दिया। वास्तव में हम जैसे ही अविभाजित मध्य प्रदेश से अलग हुए, जैसे 2 भाई अलग होकर अपनी गृहस्थी बसाते हैं बिना मतभेद के, वैसे ही बिना मतभेद के ये अलग राज्य बने। और आज जब यह हमें छत्तीसगढ़ अलग राज्य मिला, ये लोकतंत्र का वास्तव में सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अटल बिहारी वाजपेयी जी को ये पता था कि अलग छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद विरोधी दल की वहां सरकार बनने वाली है, लेकिन छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के हित में उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण करके हम सब छत्तीसगढ़ वासियों को एक बहुत बड़ा उपहार उन्होंने दिया। वो ये भवन उस अलग छत्तीसगढ़ राज्य का ये गवाह बनने जा रहा है। आज वही छत्तीसगढ़, आज छत्तीसगढ़ वासी उस छत्तीसगढ़ को विकास की ओर लेकर जा रहे हैं और हम छत्तीसगढ़ वासियों के सपनों का साकार हो रहा है। तब ये भवन हम छत्तीसगढ़ वासियों के लिए अविस्मरणीय होने वाला है। माननीय सभापति महोदय, जब भारत में संविधान बना और जनता के द्वारा लोकतांत्रिक प्रणाली से सरकार चुनने का निर्णय लिया गया था, तब 200 वर्षों भारत पर हुकूमत करने वाले देश इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि भारतीयों में शासन करने की योग्यता नहीं है और भारत को स्वतंत्र भी कर दिया जाए तो भारत पर शासन नहीं कर पाएंगे, ये देश बिखर जाएगा। लेकिन भारत के आजादी के 75 साल बाद देश ने न सिर्फ चर्चिल के पूर्वानुमानों को झुठलाया और आज स्वाधीन भारत में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बनके आज दुनिया में भारत का परचम फहरा रहा है। आज दुनिया ये कह रही है कि 21वीं सदी भारत की सदी है। आज जैसे G20 का सम्मेलन हुआ, अमृत काल का यह आगाज जो हुआ है इस संसद भवन से हुआ है और आगाज तो बड़ा धमाकेदार हुआ है जब चंद्रयान 3 का दुनिया में पहली बार किसी देश ने दक्षिणी ध्रुव में स्थापित किया तो वो भारत देश ने किया। आज जब अमृत काल में यह देश प्रवेश कर रहा है, आजादी के बाद पहली बार एक आदिवासी परिवार की बेटी देश का मार्गदर्शन कर रही है, ये भारत की ताकत आज बनी है। और इसलिए आज इसी सदन में धारा 370 को समाप्त करके सरदार पटेल के उन सपनों को नरेंद्र मोदी जी ने साकार किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना आज साकार होते हुए इस भवन के माध्यम से दिख रहा है। आज जब देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है, संसद भवन
का नया अपना स्वयं का भवन में हम कल प्रवेश कर रहे हैं, वो हम सब के लिए ऐतिहासिक दिन होने वाला है। आज जिस प्रकार से भारत देश गरीबी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, देश आज भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, आज गरीबों को मुख्य धारा में लाने का काम आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये भवन गवाह है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने का। ये भवन गवाह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद और गरीब कल्याण के सपनों को साकार करने का। ये आधार इसी भवन से बना है। तो आज 2047 तक एक शक्तिशाली भारत, एक समृद्ध भारत, एक आत्मनिर्भर भारत की निर्माण की नींव इस भवन में रखी गई है। देश का 140 करोड़ की जनसंख्या आज प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की तरक्की और विकास में अपने आप को सहभागी बना के इस संकल्प के साथ कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। जय हिंद, जय भारत। श्री असदुद्दीन जी। एक ही फोटो हमारे इस हॉल में है, किसी ने जिक्र नहीं किया ये फोटो किसकी है। ये विठल भाई पटेल जी का है। जी। और आज जितने सारे वक्तव्य हम दिए, हम भी दिए हैं, हम ये इनको स्मरण करना चाहिए। ठीक। और उसके साथ भी ठीक है, उसके साथ भी और एक नाम हमारी तरफ से जिक्र होने की आवश्यकता है, वो है सच्चिदानंद सिन्हा जी का, जो पहले अध्यक्ष थे हमारे संविधान प्रणयन सभा का। जी, ठीक। वो अस्वस्थ पड़े हो गए, फिर राजेंद्र बाबू उसका बने। चलिए श्री असदुद्दीन ओवैसी जी। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे आज एक तारीखी बहस पर बोलने का मौका दिया। मोहतरम जनाब, इस ऐवान के 75 साल के पार्लिमानी सफर की तकमील पर हम बहस कर रहे हैं। मैं सबसे पहले अपनी जानिब से खराज अकीदत पेश करना चाहूँगा मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब को, जो पहली और दूसरी पार्लियामेंट के मेंबर थे, मेरे कायद सालार मिल्लत सलाहुद्दीन ओवैसी को, सुलेमान सेठ साहब को और मौलाना बनात वाला साहब को। जनाब मोहतरम, इस ऐवान की नाकामियों का भी जिक्र हमको करना जरूरी है। 75 साल का तारीखी सफर इस ऐवान ने मुकम्मल किया। ये ऐवान एक इमारत नहीं है मेरी नजर में, ये ऐवान इस वतन अजीज का एक दिल है, जो बाहर जो गरीब और मजलूम अवाम की तकलीफ को महसूस करे, इसीलिए मैं इसको दिल कहता हूं। मैं आपके सामने 15 मिसालें पेश करूंगा जहां पर इस ऐवान ने अपनी नाकामी का सबूत पेश किया। एक उस वक्त जब दिल्ली की सड़कों पर सिखों की नस्लकशी की जा रही थी, एक उस वक्त जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, आ रहा हूं भागलपुर जिसमें रेशम के कारोबार को खत्म किया गया, मुसलमानों को दफना दिया और वहां पर फूल गोभी उगना शुरू हो गई। एक उस वक्त नाकामी साबित हुई जब मुजफ्फरनगर और गुजरात में नस्लकशी की गई। एक उस वक्त सर जब हम देखते हैं कि मुंबई की सड़कों पर इंसानियत का नंगा नाच हुआ। एक उस वक्त जब इस ऐवान में टाडा पोटा का काला कानून बनाया गया, यूएपीए का कानून बनाया गया, आफ्सपा का कानून बनाया गया, जिसको 1 साल के लिए बनाया गया था। 58 में हम 2023 में आ गए। एक उस वक्त नाकामी साबित हुई जनाब, जब हम देख रहे हैं कि आज ये जो दिल है, भारत का दिल है, ये हिंदुस्तान का, इंडिया का दिल है, आज गरीबों में, मजलूमों में, मुसलमानों में, कश्मीर की आवाम में, दलितों में, आदिवासियों में इस ऐवान की मोहब्बत और एतमाद खत्म हो रहा है, कम हो रहा है। इसीलिए जनता सड़कों पर आकर एहतजाज कर रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये इमारत बन चुकी है, हमारा दिल नहीं है। चाहे CAA का प्रोटेस्ट हो, चाहे किसानों का प्रोटेस्ट हो, चाहे शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन का मसला हो। इसीलिए मैं आपके जरिए हम तमाम को मुतनब्बे करना चाह रहा हूं कि अगर हम रोडों पर इंसाफ करना जनता को अलाउ करेंगे, इस ऐवान को दिल नहीं रखेंगे, तो याद रखिए ये हमारी पार्लियामानी जमहूरियत के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। और नुकसानदेह इसलिए भी होगा कि क्या हमको आकर
हमको अपने ख्वाब गफलत से, अपनी जिम्मेदारियों से निभाने के लिए क्या भगत सिंह को आके बैठना पड़ेगा ऊपर कि देखो तुमने 75 साल में कैसा कानून बनाया और किसको कहां तक पहुंचा दिया। स्पीकर जनाब, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम तमाम को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। ये इमारतें ईंट से बनी हुई जरूर हैं, मगर ये इस इमारत में दिल है। इस इमारत को दिल के तौर पर बरकरार रखना पड़ेगा। स्पीकर सर, एक और मिसाल दे रहा हूं जहां पर इस ऐवान की नाकामी है। सर, अब तक लोकसभा के कितने 899 मेंबर कामयाब हुए। अब बताइए सर, पार्लियामेंट्री जमहूरियत में शराकतदारी की जमहूरियत है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में 8,999 में कितने मुसलमान कामयाब हुए? कितने सर? 520, जबकि 1070 को इस ऐवान का मेंबर होना चाहिए था। कितना डिप्रीविएशन है सर? कितना डिप्रीविएशन है? 92% डिप्रीविएशन है। इस मौजूदा पार्लियामेंट में स्पीकर साहब सिर्फ 26 हैं, 14% मुसलमान और सिर्फ 4.8 उनका रिप्रेजेंटेशन है। बताइए, हम वोट डालने वाले बन गए, वोट लेने वाले नहीं बने। या तो हकीकत यह है कि आप वोट डालना नहीं चाहते उनको, आप सबको वोट डालेंगे, मगर जहां पर मुसलमान आएगा वो कामयाब नहीं होगा। बताइए, जब दिल में एक 14% आबादी की नुमाइंदगी नहीं होगी तो आप क्या फैसले करेंगे? क्या इस ऐवान को हम कहेंगे कि ये रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है? स्पीकर साहब, मैं आपको एक और मिसाल देना चाह रहा हूं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने सही कहा था, अंग्रेज उस जमाने में पार्लियामेंट बुलाते थे टैक्स बढ़ाने के लिए। हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं, हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं। हम तो बाबा साहेब अम्बेडकर को हमने सच साबित कर दिया। स्पीकर सर, आखिर में मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आप देखिए कि चाणक्य ने क्या कहा था। चाणक्य ने सही कहा था। चाणक्य ने सही कहा था कि जब राज चलाने वाले व्यापारी हो जाएंगे तो उस राज के लोग भिखारी हो जाएंगे। आज ये वक्त आ चुका है सर, आज ये वक्त आ चुका है कि क्या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इस देश के लिए सही है या फिर हम प्रोपोर्शनल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन को फॉलो करेंगे। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जिसके पास एक मजहब का वोट होगा, जिसके पास दौलत होगी, वही इस ऐवान में आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप इस जमहूरियत की नाक, कहीं ये जमहूरियत कमजोर ना हो जाए, मुझे इस बात का डर है सर। आखिर में मैं खत्म करने से पहले एक बहुत बड़े शायर ने कहा था, उस पर खत्म करना चाहूंगा कि अभी चिरागे सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी चिरागे सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई, अभी गिरानिए शब में कमी नहीं आई, निजात दीदे दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि मंजिल अभी नहीं आई। स्पीकर साहब, आखिर में याद रखिए एक बात को मैं सबसे कह रहा हूं कि पिच बदलने से गेम नहीं बदलता, गेम को बदलना पड़ेगा। आप पिच बदल रहे हैं, वरना याद रखिए जब तक हम अपने जमहूरी उसूलों पर, रूल ऑफ लॉ पर, संविधान पर अटूट अमल नहीं करेंगे, वरना याद रखिए कहीं नई इमारत भी हिटलर की राइक्सटैग की इमारत ना साबित हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये नहीं ये श्री अरविंद सावंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय चेयरमैन सर, आज एक बड़ा ऐतिहासिक क्षण है। मैं भावुक भी हूं क्योंकि कभी सपनों में नहीं देखा था कि इस सदन में हम आएंगे। वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख श्रीमान बाला साहेब ठाकरे जी, उनकी कृपा और आदरणीय शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब के आशीर्वाद प्रेरणा लेकर हम 2014 में यहाँ आए। जब आए तो मैंने वहां देखा पहले, क्योंकि मैंने वहां माननीय वाजपेयी जी को देखा था ऊपर से। मैं किसी यूनियन की लीडरशिप करता था और उनका वो त्यागपत्र शब्द आज भी मेरे मन में है। वो भाषण मैंने पूरे ध्यान से सुना था। उनके बहुत सारे वाक्य मेरे मन में है। सबसे बड़ा वाक्य मुझे उनका जो मेरे मन में ठसा हुआ है वो है, छोटे मन से आदमी बड़ा नहीं होता। और दुर्भाग्यवश हम किस माहौल में जी रहे वो अगर देखोगे, तो इसलिए बोला मैंने कि 2014 में जब हम चुनकर आए तो उद्धव जी ठाकरे साहब थे, बाला साहब नहीं रहे थे। उनकी वजह से हम आए। 2014 हो 2019 हो, हमारी पार्टी के नेता तो वही थे। उन्होंने टिकट दी, तब बाकी बातें, गठबंधन की बातें मान लिया, गठबंधन में आए। हमने कहते कि नहीं आए, हमारे पास उतनी दिलदारी है। लेकिन एक बात आज याद करना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों ने संविधान की बात की, तो मुझे याद है जब महाराष्ट्र में रहते सर,
परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया तो भाषावार प्रांत रचना बनाई। अब भाषावार प्रांत रचना बनने के बाद में मुंबई राज्य था हमारा, गुजरात और महाराष्ट्र बना 1960 में। उसके पहले बहुत कुछ संघर्ष हुआ। सीडी देशमुख एक हमारा कोहिनूर हीरा था, महाराष्ट्र का, रायगढ़ जिला का, वो आईसीएस बने उस वक्त अंग्रेजों के जमाने में। लंदन में जाकर आईसीएस बनकर आए तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा वो अपने स्वतंत्रता की लड़ाई में आना चाहते थे। तो लोकमान्य तिलक जी ने कहा भैया रुक, स्वराज्य मिलेगा तब हमें तुम्हारे जैसे लोग चाहिए। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर बने 1943 में, सत्ता के पहले। और जब सरकार आई, स्वराज्य बना, तो पंडित नेहरू जी ने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। अब ये थोड़ी घटना क्यों पीछे जाकर कह रहा हूं कि पंडित नेहरू जी ने जब बनाने के बाद में 56 तक वो रहे, उस वक्त हमारी संयुक्त महाराष्ट्र की लड़ाई शुरू हुई थी। मुंबई के साथ महाराष्ट्र बनना है। इस लड़ाई में जब सीडी देशमुख साहब को लगा कि पंडित नेहरू जी हमारी बात नहीं सुन रहे, हमें न्याय नहीं दे रहे, चेयरमैन सर सीडी देशमुख साहब ने इस्तीफा फेंक दिया उनके पास कि मुझे नहीं रहना मंत्री बनकर। आपको क्या स्वाभिमान था देखो। और सबसे बड़ी बात पंडित नेहरू जी की भी सुनो, वो इस्तीफा देकर गए, मुंबई के साथ संयुक्त महाराष्ट्र बना, 106 लोग प्राणों ने अपनी आहुति दे दी। और जब जिस बात के लिए इस्तीफा दे दिया वो तो छोड़ा मंत्री पद, लेकिन पंडित नेहरू जी ने उनको NCAR का चेयरमैन बनाया, फाउंडर मेंबर बना दिया, यूजीसी का चेयरमैन बनाया। आज अगर कोई इस तरह का अपना विचार प्रकट करे और कहे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या प्रतिक्रिया आएगी उतना ध्यान में रखना है। हमने स्वराज में दीदी कहता था सुषमा जी को, सुषमा जी के भाषण यहां बैठ के भी सुने, पहले भी सुने, अरुण जेटली साहब के सुने। हम भाग्यवान रहे कि एक छोटा टेक्सटाइल मिल के एरिया में रहने वाला छोटे परिवार का बेटा यहां आकर सांसद बना, आदरणीय मोदी साहब के सरकार में मंत्री भी बना, 5 महीना मंत्री भी रहा। तो दोनों सदन में जाने का सौभाग्य भी मुझे मिला, वहां भी जाए यहां भी जाए। लेकिन आज जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह जो बात की ना, वो सही बात है। बाकी राजनीति में ज्यादा नहीं जाना चाहता आज मैं। आखिरी दिन है, इस इमारत का आखिरी दिन है। वो वहां उन्होंने माथा टेका था, वो भी याद है मुझे। लेकिन जिस तरह के माथा टेका था 2014 और 19 का समय बड़ा अच्छा था। 19 के बाद में हम जो सामने देख रहे हैं वो इतना बुरा लग रहा है सर। महाराष्ट्र राज्य के निर्माण के बाद में भी जैसे उसी वक्त सीडी देशमुख साहब ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाई, LIC बनाई, बाद में माननीय इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइजेशन किया, राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का। ये सारे पब्लिक सेक्टर बने, आज उनकी हालत क्या है वो बुरा लग रहा है मुझे। हम उनको न्याय नहीं दे पा रहे। मैं यहाँ 9 बरस से ज्यादा कार्यकाल हूं, हमने टेलीफोन MTNL की, BSNL की हालत देखी है, अब तो वेंटिलेटर पे है। हम बचा नहीं पाए, उसका दुख है, दर्द है मेरे दिल में, वही सबसे बड़ी बात है सर। और बताता हूं कि बेरोजगार है, किसान है, महिलाओं के अत्याचार है, हम नहीं न्याय दे। एजुकेशन है, मैं बार कहता, प्रकाश जावड़ेकर जी कुछ कार्यकाल के लिए मंत्री थे, मैं कहा भैया आप हायर एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो, प्राथमिक अवस्था पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। वहां डिस्पैरिटी है, वहां डिस्क्रिमिनेशन है सर, सिलेबस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन है। आपका बच्चा SSC बोर्ड में पढ़ता है, मेरा SSC भी पढ़ता है, इनका CBSE भी पढ़ता है, चौथा और कई इंटरनेशनल बोर्ड में पढ़ता है, उनके सिलेबस अलग है। जब CT को एग्जाम देनी है तो कौन कच्चा रहा, आप ही जान लो। एटलीस्ट इस विषय के लिए भी 2 मिनट में खत्म करूंगा। इस विषय के लिए तो हमें न्याय देने की आवश्यकता है सर। मैं इतना ही कहूंगा, आज भी 2 चीजें मुझे बहुत बुरी लगती है। भ्रष्टाचार की लड़ाई, सही में हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, अंतर्मुख होकर देखना चाहिए। भ्रष्टाचारियों को सम्मान देकर हम लेते हैं, मंत्री बनाते हैं। ये अपने संविधान, ये अपने इस सदन के लिए अच्छा नहीं है सर। वहां जा रहे तो गलतियां
वहां नहीं होनी, दोहरानी चाहिए। मैं इसलिए एक ही बात कहूंगा कि जैसे हमारे पास अभी आरक्षण की लड़ाई चालू है, ओबीसी का आरक्षण है, मराठा समाज का आरक्षण है, न्याय नहीं मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं सब मराठी भाषा का, अभी उनका दर्जा देने की बात आ रही है, अभिजात भाषा का दर्जा देने के लिए, वो भी नहीं हो रहा है, क्लासिफाइड लैंग्वेज का। और आखिर में इतना ही कहूंगा, अभी हम जब भी बात करते हैं तो इतिहास की बात ज्यादा करते रहते, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, कभी तो छोड़ो, क्योंकि नहीं छोड़ो ना, आगे जाना है ना। हम चंद्रमा पे गए हैं, तो बस 2 पंक्तियां कहूंगा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बखेरा, वो भारत देश है मेरा। उस भारत देश की बात हम करते हैं, वो इंडिया कहो, भारत कहो, हिंदुस्तान कहो, क्यों नफरत पैदा करते हो? नफरत जोड़ो, भारत जोड़ो। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा सभापति महोदय कि जहां छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए द्वार पर उधर जा रहे, नए द्वार पर लिख देते हैं मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। श्रीमती नवनीत राणा जी। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज डिस्कशन ऑन पार्लियामेंट जर्नी ऑफ 75 इयर्स, 75 साल का अनुभव तो नहीं बता सकते या उसके विषय पे नहीं बता सकते, पर इतना अनुभव जरूर बताएंगे। पर अनुभव बताने से पहले सर, हमारे देश के जो असली हीरो, महापुरुष और क्रांतिकारियों ने जो ये देश के लिए योगदान दिया, जिन्होंने अपना खून का एक कतरा कतरा इस देश के लिए दिया, उनका उल्लेख होना इस पार्लियामेंट में बहुत जरूरी है। और ये पार्लियामेंट में, ये जूनी बिल्डिंग में, इनके साथ इस देशवासियों की बहुत सारी यादें, और हम जैसे न्यू कमर जो पहली बार इस पार्लियामेंट में आए, उनकी भी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। पर मुझे लगता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्श हम सभी के लिए, इस देश के लिए वो बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लोकमान्य तिलक, ज्योतिबा फुले, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय जी, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जी, रानी लक्ष्मीबाई, वीर सावरकर जी, मुझे लगता है भगत सिंह जी, यस। और सर, इस पार्लियामेंट में आने का, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूँ, पूर्व सैनिक रहे हुए मेरे पिताजी हैं, उस परिवार से मैं आती हूँ, जिस परिवार में मैंने सीखा है कि देश को देने की भाव, देश के प्रति समर्पण देने की भाव और ईमानदारी से देश के प्रति काम करने की भाव बचपन से हमने अपने परिवार में सीखी है। और उस परिवार से मैं आती हूँ। सपने में भी सोचा नहीं कभी जाया जा सकता कि एक साधारण परिवार से बिलोंग करने वाली महिला ये पार्लियामेंट तक आ सकती है और आम लोगों की, आम जनता की, किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, जिनको हाथ से मजदूरी नहीं, उन लोगों की आवाज बनकर इस पार्लियामेंट में आने का मुझे मौका अगर कोई दिया है, तो आज मेरी अमरावती की सभी जनताओं का ये आशीर्वाद मुझ पे था कि ऐसी लहर में, ऐसी हवा में उन्होंने मुझे निर्दलीय चुनकर आशीर्वाद देकर उनकी आवाज बनाने का एक मौका उन्होंने दिया। तो इसलिए इस जूनी पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट में पिछले कितने सालों से बोलते हैं डेमोक्रेसी की आवाज बनती हुई इस पार्लियामेंट में सबने सुनी है, तो इसके द्वारा मेरे अमरावती, आज मेरी पहचान है तो अमरावती की सांसद करके मेरी पहचान है, तो उस अमरावती करों को, उस गरीब लोगों को, वो मेरे किसान भाइयों को, मजदूरों को, महिलाओं को, युवाओं को इस पार्लियामेंट से मैं मेरे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और ये पार्लियामेंट में आने के बाद हम जिनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी नरेंद्र मोदी जी के अंतर रहकर ये पार्लियामेंट में हमको काम करने का मौका मिला, जो कोई सोच नहीं सकता, जिनकी सोच में नहीं आता, वो काम ये पिछले 4.5 वर्षों में हमने उनके नेतृत्व में यहाँ पे होते हुए देखा है। 370 हो या महिलाओं को घर देने के विषय में हो, हर चीज में, हर स्टेप उनसे सीखते हुए ये पार्लियामेंट ने आगे कदम बढ़ाया है। सर, G20 का भी मौका इस देश को पहली बार, G20 तो होती होगी बहुत सारी चीजों में, मोदी जी ने सिखाया कि स्मार्ट इंडिया कैसे बनना है। स्मार्ट इंडिया के उदाहरण बहुत सारे मोदी जी के द्वारा हम लोग देशवासियों ने, हम जैसे युवकों ने सीखा है। पर G20 जिस तरीके से हमारे देश को पहली बार मौका मिला, उसका अगर क्रेडिट किसको जाता है या किसका योगदान सबसे जाता है, तो वो पावरफुल हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जाता है। अगर वो है, वो इस तरीके से काम कर रहे हैं, करके विश्व में हमारी पहचान, बाहर सर देश में जाते हैं
अब्रॉड में जाते हैं तो जब बात करते हैं आम लोगों से, वहां के एनआरआई से, तो बोलते हैं जब हम उनसे बात करते हैं, डू यू नो एनीबडी पॉलिटिशियन हु बिलोंग्स टू इंडिया? तो वो बोलते हैं नहीं, वी डोंट नो मच नेम्स बट वी नो वन नेम, दैट इज मोदी। तो मुझे लगता है तब प्राउड फील होता है कि मैं उस देश की नागरिक हूं और उस पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट कर रही हूं जिन्होंने इसके पहले जितने राजनेता हुए हैं उनके नाम उन्हें पता नहीं है, पर आज पिछले 9 वर्षों से जिनका योगदान, जिनका विश्व भर में अपनी पहचान, हमारे देश की पहचान बनाने का काम हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने किया, उनका आवाज, उनका नाम हर एक कोने में है। तो मुझे लगता है उनका दिल से धन्यवाद करूंगी। और इस पार्लियामेंट में जितने भी सीनियर हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, मंत्री रहे हुए सभी मेंबर्स हैं, सबका आशीर्वाद हम जैसे नए न्यू कमर, न्यू पार्लियामेंटेरियन को मिलता रहा है। ये पिछले 4.5 वर्षों में हमने उनसे बहुत सारी चीजें सीखी हैं। अगर हमने पहला कदम रखना सीखा है इस पार्लियामेंट में, तो मुझे लगता है हमारे सीनियरों ने हम लोगों को आगे स्टेप बढ़ाकर सिखाया है। मुझे लगता है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो संविधान के मुताबिक इस देश को चलाते हैं, हम जैसी महिलाओं को अधिकार जिन्होंने दिया, लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का मंदिर हम जिसको बोलते हैं, आज वो पार्लियामेंट का 75 साल पूरा होने के बाद इस पार्लियामेंट से नई इमारत में जाएंगे। इस देश का संविधान नहीं बदलेगा, इस देश की न्याय प्रणाली नहीं बदलेगी, इस देश का कार्य करने वाला जो प्रमुख है हमारे पंतप्रधान जी, वो नहीं बदलेंगे, सिर्फ इमारत बदलेगी। हमारी भावना इस देश के प्रति जो थी वो है और वो रहेगी। हम जिस सर लास्ट 1-2 मिनट हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरीके से देश की सुरक्षा के लिए जो निर्णय इस पार्लियामेंट में लाए, जो बिल इस पार्लियामेंट में लाए, वो ऐतिहासिक हमारे दिल में, इस देशवासियों के दिल में रहेगी। इसके लिए अमित भाई का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। सर लास्ट 4 पंक्तियां हमारे अटल जी ने कही है, सर जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा, होना ना होने का क्रम इसी तरह चलता रहेगा, हम हैं हम रहेंगे, ये भ्रम भी सदा पलता रहेगा। इसके साथ इस इमारत को, इस पार्लियामेंट को यहाँ से नमन करती हूँ। इस पार्लियामेंट में बैठने वाला हर पार्लियामेंटेरियन हमारे लिए प्रेरणादायक है और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी शॉर्ट प्लीज। Thank you very much, Mr. Chairman, sir. Sir, this is the time by which the members are getting an opportunity to refresh the valuable memories of the past experience which we had in the parliamentary system of India. Sir, today we are saying goodbye to this parliament building and moving to the newly constructed building. Sir, it is very sad to say that to leave this house is intolerable as far as person like me is concerned. Sir, the political legacy, the legislative legacy and the historic legacy of this building can never be equated with any modern structure which we have built, though we are having much better infrastructure facilities. So anyway, we are thankful to all the opportunities which we have received out of this chamber or out of this parliament building, and we would like to refresh that memories at this juncture, and I am thankful to the Honorable Speaker as well as the government for affording such an opportunity to refresh the memories of our parliament experience. Sir, we are indebted to the framers of our constitution, members of the Constituent Assembly. Why? Because the lengthiest drafted constitution, written constitution framed by the framers of the constitution, that is the members of the Constituent Assembly, we, the generations after generations, are indebted to the framers of the constitution. Why? Because all the legislations of the independent India is on the basis of the constitution. That is the first legislative document is the Constitution of India. In independent India, the first legislative document is the Constitution of India. So definitely we are committed and dedicated and indebted to the forefathers or the framers of the Constitution. I know if you go through the procedure and practice of the Constituent Assembly, each and every article of the Constitution was well discussed, and each article after discussion at the time of adoption was replied by Dr. Baba Saheb Ambedkar and clarified the position, then only it was accepted. That was the precedent and the convention which we have started at the time from the Constituent Assembly. So still we want to continue it.
And also the Constitution provides us for a parliamentary system of governance. Sir, according to me, as far as India is concerned, such a pluralistic country, having unity among diversity, this is the best solution. The parliamentary system of governance is the best solution as far as India is concerned. So coming to the back, sir, if you go to the history of Indian Parliament, I would like to say that definitely it is in December 1946, if you examine, Pandit Jawaharlal Nehru presented the objective resolution in the Constituent Assembly, which became the foundational document of the preamble, which declared equality, liberty, fraternity, justice, economic, social and political freedom of opinion, conscience as the goal of free India. Sir, it was Pandit Jawaharlal Nehru, or it was the Nehruvian vision which animated the Constitution along with the intellectual outputs of Baba Saheb Ambedkar. Sir, during the past 7.5 decades, almost all the time, if you critically examine, the federal structure of the country is under threat. And the federalism, if you go through from 2014 to 2023 also, the federal character of the Constitution is not being addressed in a proper way. That is the latest example, the Delhi Union Territory Amendment Bill, by which the elected government's powers have been taken by the center. So federalism has to be protected. That is the point which I would like to make. Sir, the glorious history of Indian Parliament in the legislative process, landmark legislation from the first Constitution Amendment in the year 1951 to the 104th Amendment, and 73rd and 74th Amendment, by which the Panchayati Raj system and the Nagarapalika system was introduced as the third tier of the system of administration, is a landmark legislation which was done. And so, Right to Education Act, Right to Information Act, and so many legislation. I am not going to the details. Election laws, personal laws, environmental laws, property laws, food laws, GST laws, and Insolvency and Bankruptcy Act, and so many acts, landmark legislation. Sir, I am coming to the precedents and conventions of the House. Sir, it is Pandit Jawaharlal Nehru and G.V. Maulangar, the first Speaker and the first Prime Minister of the country. They are the architects of the building the present parliamentary system. Sir, Pandit Jawaharlal Nehru created healthy conventions and followed them scrupulously and made others to follow. Sir, one time when the G.V. Maulangar, the Honorable Speaker, the then Speaker, he expressed their desire to meet the Prime Minister at the parliamentary office. And after getting the information from the Speaker, immediately Pandit Jawaharlal Nehru has responded, no, the Speaker is the master of the House. He should not come to my office. And the Prime Minister went to the office of the Prime Minister. That is the convention, the tradition of this House, that we have to maintain it. That is the point which I would like to make. So, sir, Pandit Jawaharlal Nehru has laid the foundation stones on the effective parliamentary system. And he would be present in the House every day during the question hour. Whenever the minister makes a wrong answer or an unsatisfactory answer, the Prime Minister will stood up and correct the answer of the minister. That was the tradition and the convention. Sir, please, 2 minutes more, to my experience also. And also, sir, opposition, the role of opposition was well respected by Pandit Jawaharlal Nehru. When A.K. Gopalan was speaking from this side, he was present, the Honorable Prime Minister. So that healthy traditional conventions and the precedents, that is the strength of Indian parliamentary democracy, that is to be protected. Sir, now I am coming to my parliamentary experience just for 2, 3, 4 minutes. Sir, 1 minute. Sir. Time is running fast. Okay, sir. Sir, I have come to this house in the year 1996, in the 11th Lok Sabha. Atal Bihari Vajpayee. So I had the fortune to see 3 Prime Ministers. जी जी ठीक है okay. Thank you. Thank you very much, sir. Sir, just 2-3 minutes. Just I will finish. Sir, my experience. Sir, when I came here first time in 1996, I had the opportunity or had the fortune to see 3 Prime Ministers within 19 months. First Atal Bihari Vajpayee ji, then Devagowda ji, and then Inder Kumar Gujral ji. Sir, at that time I was very much afraid and having the apprehension of how to address the House. Sir, see in the 11th Lok Sabha, the stalwarts. Sir, if you see the P.V. Narasimha Rao, the former Prime Minister, Chandrasekhar ji,
Arjun Singh ji, LK Advani ji, and also Vajpayee ji, and Indrajit Gupta, Somnath Chatterjee, Chitta Basu, Biju Patnaik, Murai Salimar, and stalwarts were in the house. So when at the time, immediately after the 13 days of the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ji, the confidence motion was there. At that time, my party had 5 MPs. I was the chief whip, so I got the opportunity to make the maiden speech. Sir, after my speech, I got, when P.S. Sakma ji was the speaker, and I got 12 minutes out of 5 minutes. It was extended after 12 minutes. Everybody congratulate. What I would like to mention is, when I went out of the house, out of the chamber, the Honorable Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, he was coming opposite to my direction. He just nodded my shoulder and said, "Well done, keep it up." That was the democratic temper which he has shown during the time of Vajpayee ji. So that was the inspiration that we got, and because the encouragement. Also, I would like to mention regarding Arun Jaitley ji. So we had series of debates with him, and how the way he is accepting our arguments. One day when we discussed about the money bill, I still remember, and he disputed my point, my argument, and the next day he said that I referred the books and had the homework, and to my information, after studying what I said is correct, and that type of appreciation has to be maintained. And I would like to, sir, the last point which I would like to make. So since the rules of procedure and practice has to be amended so as to ensure the smooth functioning of the House. Once again, I take this opportunity to express our sincere thanks, and with these words I conclude. Thank you very much, sir. You normally very brief you are. Please, this time also please be brief. Ji. माननीय सभापति जी, सर्वप्रथम म आज मेरो आफ्नो मातृभाषा नेपालीमा बोल्न चाहे, किनकि यो भाषालाई सदनमा बोल्न पाउने अनि देशभरि नै यसलाई अफिसियल ल्याङ्ग्वेजको रूपमा चलाउन पाउने भनी धेरै लामो संघर्षको बादमा 1992 मा मात्र नेपाली भाषालाई 8 शेड्युलमा अन्तर्भुक्त गरियो र आज नेपाली भाषामा बोल्न पाउँदा म गर्व मान्छु र यो ऐतिहासिक क्षणमा सिक्किमको जनसमुदाय अनि सम्पूर्ण सिक्किमेली जनसमुदाय प्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज उहाँहरूको आशीर्वादले सिक्किमलाई प्रतिनिधित्व दिएर आज सदनमा आउने मैले मौका पाएको छु र लास्ट 4 इयर्समा सदनमा बसेर प्रतिनिधिको रूपमा जति पनि सिक्किम अनि सिक्किमे जनसमुदायको इस्युजहरू मैले राख्ने मौका पाए। यसको निम्ति म माननीय स्पिकर ओम बिरलाजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो संसदीय प्रणालीको विषयमा सिक्किम जोडिएको केवल आज 1975 सालदेखि यता मात्र सिक्किम एक पूर्ण राज्यको रूपमा भारतमा गाभियो र त्यस समय यही संसद भवनमा यही बसेका नेतृत्वगणले सिक्किमलाई एउटा स्पेशल स्ट्याटसको रूपमा लिएर सिक्किमलाई आफ्नै संस्कृति, आफ्नै संस्था, आफ्नो आइडेन्टिटीलाई बचाउनको निम्ति स्पेशल स्ट्याटस, स्पेशल प्रोभिजन कन्स्टिट्युसनमा लगाइदिएको छ र ती समयमा जो पनि प्रतिनिधित्वहरू यहाँ थिए, जो पनि संसद सदस्यगण यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैलाई स्मरण गर्दै म उहाँहरूप्रति पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मेरो जति पनि मभन्दा अघि जति पनि सांसद सदस्यहरू यहाँ थिए सिक्किमबाट, उहाँहरूको आफ्नै योगदान रहेको छ सिक्किमलाई यहाँसम्म पुर्याउन अनि भारत र सिक्किमको बीचको सम्बन्धलाई अझै मजबुत बनाएर लैजान र सिक्किमले आफ्नो देश भारतको निम्ति योगदान दिनको निम्ति जो जति पनि काम गर्नुपर्नेमा मभन्दा अघि आएको सांसद सदस्यहरूको पनि धेरैभन्दा धेरै योगदान रहेको छ। आज उहाँहरूलाई पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु र जो जति पनि सांसद सदस्यहरू आज पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूको पक्षबाट पनि म यहाँ स्पिकर साहबलाई अनि संसद भवनका सम्पूर्ण सदस्यगण हामी सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई लाग्छ हाम्रो संसद यो पुरानो संसद भवनबाट हामी नयाँ भवनमा गए तापनि हाम्रो दायित्व, हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी चेन्ज हुँदैन र हाम्रो जति पनि पार्लियामेन्ट्री कन्स्टिट्युएन्सीका कन्स्टिट्युएन्ट्सहरू छ, जति पनि हामीलाई विश्वास गर्ने जनसमुदाय छ, उहाँहरूको निम्ति नै हामीले काम गर्नु छ र हिजोसम्म भारत 1947 देखि आजसम्ममा जति डेभलपमेन्ट भएको छ त्यो डेभलपमेन्ट आज हामी देख्दैछौँ। हिजो देश कहाँ थियो र आज वान अफ द मोस्ट पावरफुल कन्ट्रिजहरूमा इन्डियालाई गनिन्छ। आज हामीले G20 को यहाँ G20
समापन भयो र त्यहाँ पनि विभिन्न देशका नेताहरूले भारतलाई साथ दिएको हामीले देख्यौं। चन्द्रयानको सक्सेस हामीले देख्यौं र जब हामी नयाँ भवनमा जान्छौं मलाई लाग्छ हामीले अझै योभन्दा ठुलठुला सपनाहरूलाई पूरा गर्ने हाम्रोमा दायित्व आउँछ र हामी सबै संसद सदस्य मिलेर हामी यसलाई अघि बढाउन सक्छौं। श्री हनुमान बेनीवाल जी। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने जो बहुत ऐतिहासिक महत्वपूर्ण दिन है आज पार्लियामेंट का, संविधान सभा से अब तक के 75 वर्षों तक की यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, स्मृतियां और सीख पर चर्चा हो रही है। स्वागत महोदय, प्रधानमंत्री जी सहित तमाम पक्ष विपक्ष के विद्वान सांसदों ने अपनी बात रखी और हम भी हमारा सफर बताते हैं कि विधानसभा के अंदर थे, 3 बार विधायक बने, इच्छा थी कि एक बार लोकसभा को भी देखें, कई बार बाहर से देखते थे और पहला चुनाव जब 14 के अंदर लड़ा, चुनाव हार गए और दोबारा एनडीए गठबंधन के साथ हम आए। खाली एनडीए गठबंधन में हमें बीजेपी का ही फायदा नहीं मिला, हमारा फायदा इनको मिला और इनका फायदा हमें मिला, ये गठबंधन हुआ था। एक मिनट आप विषय पर आइए, विषय पे कम है समय। आज तो आखिरी दिन है, 2-3 मिनट बात। जी समय। तो हमारे जब पहली बार हम यहाँ आए, घड़ी आज भी चल रही है, तो हमें लगा सभापति महोदय कि पहली बार आए जब लगा कि पार्लियामेंट में जाएंगे, हम तो विधानसभा के अंदर थे, रोज हा-उल्ला होता था, विधानसभा के अंदर सस्पेंड भी होते थे, विधानसभा का बहिष्कार भी होता था, बाहर भी निकाला जाता था, लेकिन यहाँ भी ये स्थिति देखी कि कितना समय हंगामे की भेंट चढ़ गया। पिछली बार जब पार्लियामेंट का सेशन था तो उसके अंदर लास्ट 2-3 दिन तक चर्चा चली। ये बात पहले भी बैठ के हो सकती थी और पूरा देश देखता है पार्लियामेंट चलेगी। जब सांसद पार्लियामेंट के लिए रवाना होता है और जब पार्लियामेंट चलती है तब बेरोजगार, किसान, तमाम वर्गों के लोग एमपी के पास आते हैं कि हमारा मुद्दा लोकसभा के अंदर रेज करो। उनको लगता है कि लोकसभा के अंदर कोई बात उठ जाएगी तो हो सकता है कि सरकार ध्यान दे देगी, उसका समाधान हो। ये उनके होती है कि लोकसभा के अंदर ही मामला उठे। दुर्भाग्य से पिछला सत्र चला गया और आज मैं आपको एक छोटी सी सारणी की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूं। सभापति महोदय, जो पहला पार्लियामेंट था, पहली संसद का जब गठन हुआ वो चली थी 677 दिन 5 साल के अंदर, 5वीं चली थी 613, 8वीं 485, 16वीं चली थी 331 और 17वीं जो लोकसभा है अभी इसमें नवंबर, दिसंबर और जनवरी फरवरी का जो आपका है वो बाकी है। लेकिन अपन प्रयास भी करेंगे, 230 हो सकता है, 30-40 दिन और चल जाए। 1 मिनट तो जो दिन घट रहे हैं, जो चर्चाएं यानी 1-2 मिनट का टाइम दें साहब, आप 1-2 मिनट टाइम दें सभापति महोदय। तो मेरी ये मांग है कि ये सत्र जैसे 617 दिन चले, 500 दिन चले, तो पार्लियामेंट के अंदर और ज्यादा डेज ये इनकी मीटिंग हो ताकि लोगों को बात करने का मौका मिले। और छोटी बदरुद्दीन अजमल जी बात तो करने सब 1 मिनट हो गया, प्लीज 1 मिनट, 2 मिनट्स ओनली प्लीज। समय 2 मिनट। जी 2 मिनट बात खत्म। तो 1 मिनट करने दो। नहीं आप अपना आखिरी वाक्य बोल दीजिए। तो बोल रहा हूँ, आखिरी बोल दीजिए। देखो जरूरी छोड़ा, क्यों बोलते नहीं बोलेंगे लोग। अजमल साहब बोलिए। ये बोलते बड़ा बात। अजमल साहब जी, आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस विषय के ऊपर बोलने का मौका दिया। बोलिए। आज हमारे इस पुराने घर का आखिरी दिन है, कल हम लोग सब नए घर की तरफ जाने वाले हैं और हमें उम्मीद है कि पुराने घर में रहते हुए गए नए साल से संविधान के साथ जो हम लोगों ने खिलवाड़ किया है, सर मैं खिलवाड़ कहूंगा गुस्ताखी की माफी के साथ, पूरे संविधान को बदलने की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, ये हमारे संविधान में कहीं भी नहीं था। दलित भाइयों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो मुसलमानों के साथ जो जुल्म हो रहा है, वो सब को लेकर हमको यही छोड़ के जाना है। मुझे हेलो यू प्लीज कीप क्वाइट, यू प्लीज। तो हम लोगों को आप बोलिए, आप इधर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान। सीमित समय मुझे ये कहना है, कल से हम नए बिल्डिंग में जा रहे हैं जी। खाली कपड़ा नया बनाने से सर नहीं होगा, दिल बदलना पड़ेगा। हम लोगों को पुराने मामलों को भूलकर नए बिल्डिंग में जाना पड़ेगा। नए लोगों के लिए, दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए और दूसरों के लिए दिल खोल के काम करना पड़ेगा। इलेक्शन सामने है, ये तो ये पब्लिक है, सब जानती है। सर आज मुझे बड़ी खुशी है कि आज मोदी जी ने बोल दिया। सर प्लीज, मोदी जी ने आज बोल दिया। पहले मर्तबा सत्र में अगर मोदी जी पहले दिन से बोल देते 1-2 मिनट के लिए 18 दिन का हमारा सत्र चलता और ये काम होता। आज उन्होंने बोला, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और G20 के लिए भी और चंद्रयान पे जाने के लिए भी हम लोग शुक्रगुजार हैं। लेकिन नया बिल्डिंग बदलने से नहीं होगा,
दिल बदलना पड़ेगा, दिमाग बदलना पड़ेगा। इस मुल्क को अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए सबको इरादा करना पड़ेगा। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਦਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾਇਕ ਹੋਏ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਅਜ਼ੀਮ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਰ, ਅੱਜ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। மாண்புமிகு அவைத்தலைவருக்கு வணக்கம். வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த விவாதத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றக்கூடிய வாய்ப்பை எனக்கு வழங்கியமைக்காக முதலில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். புரட்சியாளர் அம்பேத்கர், பண்டிட் ஜவஹர்லால் நேரு, பேரறிஞர் அண்ணா போன்ற மாபெரும் தலைவர்கள் மாநிலங்களவையிலும் மக்களவையிலும் அமர்ந்து விவாதித்த வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த இந்த கட்டிடம் இன்றோடு கடைசி நாளாக இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. புதிய கட்டிடத்திற்கு நாம் இந்த அவையை மாற்ற இருக்கிறோம். புதிய இந்தியாவை கட்டமைக்க வேண்டும் என்கிற கனவுகளோடு நம்முடைய முன்னோர் புரட்சியாளர் அம்பேத்கர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் அரசமைப்பு சட்டத்தை இயற்றினார்கள். அந்த அரசமைப்பு சட்டம் ஜனநாயகத்தின் உயிர் மூச்சு. ஜனநாயகத்தை பாதுகாப்பது அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாப்பதாகும். அரசமைப்பு சட்டத்தின் மூலம்தான் இந்த அவை இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த அவை மூலம்தான் இந்த தேசம் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த அவையில் விளிம்பு நிலை மக்களுக்கான நலன்களை அடிப்படையாக கொண்டு எத்தனையோ பல சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டிருக்கின்றன. இடஒதுக்கீட்டு சட்டம், அதேபோல நகர்பாலிகா, பஞ்சாயத் ராஜ் போன்ற ஜனநாயகத்தை ஊராட்சி வரையிலும் விரிவுபடுத்தக்கூடிய புரட்சிகரமான சட்டங்கள், வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டங்கள், இப்படி எண்ணற்ற பல விளிம்புநிலை மக்களின் பாதுகாப்புக்கான சட்டங்கள் இயற்றப்பட்ட நிலையில் பொடாத்தடா போன்ற பயங்கரவாத சட்டங்களும் இந்த அவையில் இயற்றப்பட்டிருக்கின்றன. விளிம்புநிலை மக்களின் குரலை பிரதிபலிக்கக்கூடிய ஒரு அவை என்கிற முறையில்தான் நானும் இந்த அவையில் இரண்டாவது முறையாக உறுப்பினராக இடம்பெறக்கூடிய வாய்ப்பை பெற்றிருக்கிறேன். இந்த நிலையில் அரசமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்க வேண்டியது இந்த நாடாளுமன்றத்தின் முக்கியமான கடமையாக இருக்கிறது. ஆகவே அரசமைப்பு சட்டத்தில் செக்யூலரிசம் என்பது மிக முக்கியமான ஒரு கோட்பாடு என்பதை நாம் அறிவோம். அந்த மதசார்பின்மையை காப்பாற்றுவதற்கு இந்த பாராளுமன்றம் உறுதியேற்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்தி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி முடிக்கிறேன். थैंक यू. माननीय सदस्यगण, आज लोकसभा के इस गरिमापूर्ण और ऐतिहासिक कक्ष में सदन की बैठक के अंतिम दिन अत्यंत सार्वगर्भित
और सकारात्मक चर्चा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी दलों के नेताओं ने, सदस्यों ने भारत की अभी तक की लोकतंत्री यात्रा पर अपने अनुभव, अपने विचारों को साझा किया। ऐतिहासिक घटनाओं एवं निर्णयों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। यहाँ पुरानी सुखद अनुभवों को भी सभी ने अपने अपने भावनाओं से व्यक्त किए। अब समय आ गया है जब लोकसभा की आगे की कार्रवाई संसद के नए भवन से संचालित होगी। ये हम सब के लिए ऐतिहासिक और अविस्मरणीय पल है। हम जब नए भवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, तब इस भवन की स्मृतियां हमारी स्मृतियों में सदैव अंकित रहेगी। आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि लोकतंत्र की 75 वर्ष की यात्रा में जिस प्रकार इस सदन की गरिमा, मर्यादा और प्रतिष्ठा को स्थापित किया, हमारे सभी माननीय पूर्व सदस्यों ने, नेताओं ने जो यहाँ की गरिमा, प्रतिष्ठा, अच्छी चर्चा, संवाद, जिसके कारण हमारे लोकतंत्र की सामर्थ्य बढ़ी है, देश में प्रतिष्ठा बढ़ी है। अब हम नए भवन में हमारे संसदीय लोकतंत्र की यात्रा शुरू करेंगे। मुझे आशा है कि नए संसद भवन में हम नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। मैं ये भी अपेक्षा करता हूं कि जो कुछ भी पुरानी घटना है, विशेष रूप से मेरा आग्रह रहेगा प्ले कार्ड लेना, नियोजित तरीके से सदन स्थगित करना, ऐसी घटनाओं को यहां हम त्याग करेंगे और नए प्रतिमान से, नए संसदीय परंपराओं को, श्रेष्ठ परंपराओं को हम स्थापित करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मेरी ये भी अपेक्षा है नए भवन में नई ऊर्जा, नए संकल्प के साथ हम बेहतर प्रॉपर्टियां, और हमारे सदन की जब आपने विचारों व्यक्त किया कि सदन में कैसी कैसी चर्चा हुई है, श्रेष्ठ डिबेट हुई है, उससे भी श्रेष्ठ डिबेट और चर्चा, मुद्दों पर चर्चा नए संसद भवन में करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। मेरा भी इस भवन से बहुत लगाव रहा है। 4 साल 3 महीने आपने सबने सदन में मुझे सहयोग किया है, आगे भी सहयोग करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। और मेरा अनुभव रहा है कि सदन में जिस तरीके से कई गंभीर मुद्दों पर पूरे सदन ने एक मत होकर देश और राष्ट्र के हित में निर्णय लिए हैं, उससे भी बेहतर नए भवन में एक मत से, सामूहिकता से निर्णय लेंगे, ताकि भारत की लोकतंत्र की प्रतिष्ठा विश्व में और बढ़े। आज भी भारत के लोकतंत्र पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक की भूमिका के रूप में है। मुझे आशा है नया भवन आपके लिए नई ऊर्जा के साथ इन संकल्पों को पूरा करेगा। आप सभी को जो चर्चा की उसके लिए मैं बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देता हूं। माननीय सदस्यों, सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 19 सितंबर 2023 को दोपहर 1:15 पर नई संसद भवन के लोकसभा के सदन में प्रारंभ होगी। सभा की कार्रवाई आज स्थगित की जाती है। चर्चिल ने यहां तक कहा था, अंग्रेज चले गए तो उनके द्वारा स्थापित न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवाएं, रेलवे और लोक निर्माण का पूरा तंत्र खत्म हो जाएगा। ये चर्चिल ने कहा। यानी इतना अंडरमाइन किया हमको कि ये लोग अनपढ़ है, अंगूठे छाप है, ये लोग क्या करेंगे,
डेमोक्रेसी को कैसा टिकाएंगे, लेकिन हमने टिका के दिखाया। हमने इसको मजबूत करा, इसका संरक्षण किया, और बार बार हमको टोका जाता है 70 साल में आपने क्या किया। अरे 70 साल में तो यही किया हमने, इसको मजबूती दी, इसको मजबूती दी हमने, लोकतंत्र को बचाया हमने, और संविधान को लेकर हमने आगे बढ़े। और बार बार आपके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, ये बोल तो जाओ, और कितने दिन बोलते जाओ। सर, तब वर्ल्ड वार 2 में, उसके बाद में 7 आजाद हुए देशों में सैनिक तानाशाही थी, फिर भी हमारे लोग मजबूती के साथ इस देश में इस संविधान को टिकाया, डेमोक्रेसी को टिकाया। लेकिन हमारे यहाँ सत्ता का हस्तांतरण गोली या बंदूक से नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी हमें जो आज़ादी दिलाए वो सिर्फ नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन से, और इसीलिए हमारी जो संविधान में हमारी जो आदर्श हमारे सामने है, उनके वजह से आज सभी लोग इसका पालन करते हैं और इसको आगे ले जाते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि इस भवन में 75 सालों के दौरान देश की किस्मत बदली है और देश की सूरत बदलने वाली तमाम कानूनें यहाँ बनी हैं। जमींदारी अबोलिशन, छुआछूत मिटाने का, ओबीसी का आरक्षण के लिए कानून यहाँ बने, यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस के भी बने। सभापति जी ने, मैं पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ। उनका मानना था कि संसद तभी तक प्रासंगिक है जब एक समय की बदलती जरूरतों के मुताबिक निरंतर विकसित गतिशील संस्था बनी रहती है। तेजी से बदलाव के दौर में संसद की तेजी से काम करना होगा, ये नेहरू जी का कहना है। तो हम तो कोऑपरेट कर रहे तेजी से काम करने के लिए, लेकिन कभी कभी झगड़े की बात ही ज्यादा होती है। सर, नेहरू जी के पहले कैबिनेट में कैसा, यानी मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे डेमोक्रेटिक वे से पहले चलती थी। नेहरू जी के कैबिनेट में वो सबको अपने साथ लेके चलते थे। उन्होंने जो पहली कैबिनेट बनाई उसमें सबसे योग्य लोगों को शामिल किया। जो कांग्रेस में नहीं थे वैसे 5 लोगों को शामिल किया। साहब, उन्होंने तो 5 अपोजिशन के लोगों को शामिल किया, उनसे सहमति नहीं होती थी उनको किया। आप तो हमारी छाया भी नहीं देखना चाहते। उन्होंने पहली कैबिनेट बनाई थी बाबा साहब और श्याम प्रसाद मुखर्जी साहब समेत 5 दूसरे धारा के विचारधारा के लोग थे। अब हो सकता है सर, ये कब तक चली सर? हाँ, ये परंपरा कब तक चली? नहीं, देखिए, जब तक नहीं, उसके बाद में तो हर पार्टी, हर विचारधारा के लोग अपना अपना फ्लैग लेके निकले ला। जब झंडे अलग हो गए, लेकिन इसको बुनियाद डालने के लिए, सहन करने के लिए, सबको लेके जाने के लिए ये काम उन्होंने किया। अब तक तो चल रहा है, लेकिन एक कि आप अपोजिशन को सहन नहीं करते, उन्होंने सहन करके अपने कैबिनेट में लिया। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर को देखो। नहीं, अरे सुनो जी, तुमको क्या इतिहास मालूम है, मैं बताता हूँ। जब कोई भी पार्टी बनाते हैं तो अलग अलग पार्टी में होते हैं, तो वो बाद में बहस करता हूं मैं आपसे। आओ, मेरे पास में सब सबूत है। सर,
नेहरू जी के बारे में बहुत बातें बोलते हैं अपोजिशन के लोग, खासकर बीजेपी के लोग। ये छोड़ दीजिए, जो आदमी 14 साल जेल में रहकर सब कुछ सहन करके देश के बुनियाद डाल के बड़े बड़े कारखाने बना के पब्लिक सेक्टर बना के नौकरियां दे के इतने बनाए, वो बुनियाद डालने के बाद देश बढ़ा और 5 ही साल में हम आगे बढ़े। तो मैं आपको आगे थोड़ा सा दिखाऊंगा कि किस ढंग से, देखिए बोलते हैं नेहरू जी के कितना बड़प्पन था कि अपने राजनीतिक विरोधी धारा को नेता श्याम प्रसाद जी को केंद्र में इंडस्ट्री और सप्लाईज मिनिस्टर बनाए। नेहरू जी संसद का बहुत सम्मान करते थे और अक्सर अपने सहयोगियों को और युवा सांसदों के लिए एक उदाहरण के रूप में उन्हें डिबेट्स के दौरान धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे, धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे। अब अंदर भी नहीं आते, वो तो धैर्य के अनुसार सुनते थे, लेकिन यहाँ अंदर भी नहीं आते प्राइम मिनिस्टर। दर्शन नहीं मिलते। हाँ, दर्शन तो हमको क्या क्या भगवान है क्या दर्शन नहीं? तो हमारे को या कम से कम डेमोक्रेटिक तरीके से आने के लिए बोलो, थोड़ा गोयल को भी रिलीफ मिलेगा। नहीं तो हर बात को डिफेंड करना पड़ता है, वो गोयल जी उठना पड़ता है। थोड़ा उनको जरा बिठा के प्राइम मिनिस्टर जरा बोले, अरे हम भी बोलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, देखेंगे इस बार के बहुत दिन हो गए उनको देख के। तो अगर कोई पूछेगा तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर कैसे है, बोले तो हम मैं क्या बोलूं, अपोजिशन लीडर हूं। तो ये सर, ये इसलिए कह रहा हूं कि एक संसद को जानकारी, अरे क्यों भाई, आपका तारीफ किया मैं। जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आते हैं तो आप लोग बाहर चले जाते हो। नहीं, अब ऐसा है, जब वो नहीं, वो जब वो आते हैं हम बाहर चलते हैं ना, तुम पहले ही भगाते हो हमको कुछ कह के, झगड़े निकाल के। चलो छोड़ दीजिए। नेहरू जी, अरे सब मालूम है आप कहाँ बिठाते, कैसा करते। सुनो, नेहरू जी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार विपक्षी नेताओं से मिलते रहते थे। प्रमुख मुद्दों पर बहस के दौरान सांसदों की बातें ध्यान से सुना करते थे। नेहरू जी ने तो यहाँ तक कहा था, मुझे इस सदन की शक्तियों से ईर्ष्या है और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई उन शक्तियों को सीमित कर दे। यानी इतना बड़ापन, मैं किसी को सीमित करना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूं, सबकी ओपिनियन लेना चाहता हूं। तो ये बात उन्होंने कही। आज क्या होता है, कोई सुनने के, हमारे को सुने तो भी हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं आते, बार बार यही कहते हैं कि अब उन्होंने कहा। नेहरू जी के विचार था, मजबूत विपक्ष न होने का अर्थ है व्यवस्था में महत्वपूर्ण खामियां हैं। अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो वो ठीक नहीं है, नेहरू जी का कहना। अब तो मजबूत विपक्ष है तो उसको ईडी, सीबीआई कमजोर कैसा करना, कमजोर कैसा करना इधर है। अगर कोई है भी है, इमीडिएटली उसको लेना, कमजोर करना, फिर वॉशिंग मशीन में डालना, क्लीन होके बाहर आ, वहीं पर परमानेंट रहा। सर, लेकिन आज क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। संसद में पीएम साहब कभी कभार आते हैं, जब आते हैं तो इवेंट बनाकर चले जाते हैं। मणिपुर साहब, आपको तो मालूम है 3 मई से आज तक दंगे चल रहे हैं, आज तक लोगों को मार रहे हैं, घर जला रहे हैं, आज एक मर गया। तो कितने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दो। हमने इतनी कोशिश की, इतनी कोशिश की,
साहब जरा आप कोशिश तो मैंने की थी। नहीं आपने की कोशिश थी तो मेरी तरफ से थी सब। नहीं कि हर हालत में चर्चा हो, नहीं आधी रात तक चर्चा हो। बोलने दिए सर। नहीं आप, अरे भाई तुम क्यों ये उनको इरिटेट करते हो? सर आप तो कोशिश किए हैं, लेकिन आपके बातों को भी वो नहीं मानते। ये मुश्किल है ना। आप हमको बोलते हैं, उसीलिए हम बार बार आपके तरफ देखते हैं। तो जब हम आपके तरफ देते तो फिर आप उनके तरफ देखते हैं। तो इसलिए खड़गे जी मैं मजबूर नहीं हूँ, मजबूत हूँ। आप मजबूत, मेरी बात को मानते तो लोकसभा से पहले चर्चा होती, ज्यादा सार्थक चर्चा होती। अरे साहब डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा, मैंने बड़ी कोशिश की कि इस सदन में व्यापक चर्चा हो, आपने होने नहीं दी सर। नहीं आपने नहीं होने दी। ये देखिए 267 सर 267 ये देखिए ठीक। अरे वो बात गई, जाने दो, बात गई है और रात गई कुछ सर नंबर में नहीं आते। लेकिन आज क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं सर। वो देश के कोने कोने में जाते हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाते? सर पहले आपको शिकायत थी कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों गए? नहीं बोल, आपने यहाँ पर कहा था। मैंने बोला माननीय खड़गे जी, आपने इस सदन में कहा था कि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों जाते हैं? नहीं साहब, वो आने दो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। कुछ काम करके दिखा के, कुछ तो करते नहीं। लेकिन खैर डेमोक्रेसी में हार जीत तो अलग है, लेकिन आते हैं तो इवेंट बना के चले जाते। मैं चाहता था वो गुलबर्गे में एक डिवीजन बने, मैं चाहता था वहाँ एक फैक्ट्री मैंने बनाया था उसको शुरू करे, मैं चाहता था वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कुछ इम्प्रूव करे। और कहाँ हमारे यादव साहब कहाँ है, हमारे लेबर मिनिस्टर, उनसे तो मैं आते जाते नमस्ते करता हूँ, साहब मेरा क्या हुआ, एक एम्स बना के दो। वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, तो वो उनके कंट्रोल में है। उन्होंने क्यों उसको इंटरेस्ट नहीं ले रहे? जब तक मोदी साहब का परमिशन नहीं मिलता तब तक वो नहीं देंगे। मेरी मुश्किल ये है कि आप सरकार के ऊपर, सरकार को क्यों रिक्वेस्ट नहीं करते? रिक्वेस्ट नहीं भाई, दबाव डाले तो भी नहीं कर रहे। और आते जाते मैं समझता 50 सलाम तो हो गए होंगे मेरे यादव से। 50 सलाम? हाँ 50 मेरे बाजू में है ना। फिर तो ये ऐसा, और अच्छी बिल्डिंग है, उन्होंने खुद देखे हैं, देखकर। खैर जाने दो, हमारी किस्मत अच्छी नहीं, मेरे लोगों की किस्मत अच्छी नहीं। वहाँ के लोग पहले ही बैकवर्ड है और भी उनको दूर रखे हैं। तो ये मणिपुर को जाना था, वहाँ पर उनके दुख दर्द को देखना था, लेकिन किसी वजह से वो जा नहीं सक रहे। लेकिन इससे ये अच्छा नहीं हो। सर सभापति जी, अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया। अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया 6 साल में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 30 बार बयान दिया। केवल हमारे मौजूदा पीएम साहब ही ऐसे हैं जो सदन में 9 सालों में कस्टमरी बयानों को छोड़ के केवल 2 बार बोले। ये डेमोक्रेसी है साहब। अब इसको क्या कैसा सुधारते, मैं आपको ही छोड़ देता हूँ। सर दूसरी, सर थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए, ये कस्टमरी बयान कौन सा होता है? हाँ कस्टमरी बोले तो ये अपने राष्ट्रपति जी का, ये जो ऐसे इश्यूज रहते ना, कस्टमरी नहीं सर, बोलना ही चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। दिग्विजय सिंह जी, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यदि अगर प्रधानमंत्री उन कस्टमरी मुद्दों पर बोलते हैं वो कितना आवश्यक है। आई एम नॉट इन डिफेंस ऑफ एनीवन।
बट आई एम ऑन हार्ड फैक्ट्स। मैं तो समझता था कि माननीय खड़गे जी को शिकायत होगी कि प्रधानमंत्री जी इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। नहीं साहब, सुनो नहीं साहब, I will ask the secretariat नहीं to have full update on this and inform leader of the opposition नहीं in next 3 days. आप अपने स्टाफ को पूछिए, अटल बिहारी वाजपेयी 21 बार बयान दिए। बयान देना अलग है, कस्टमरी जो उत्तर देना हर चीज पे, जो राष्ट्रपति के इस पे भाषण देना, वो अलग है। तो ये 21 बार बयान जो वाजपेयी साहब ने दी, अलग अलग ओकेजन पे दिए सो है। वैसा ही मनमोहन सिंह जी ने 30 बार दी, ये अलग अलग ओकेजन में दी। ये बात मैं बोल रहा हूँ, वो भाषण देते नहीं, बोलते नहीं, बाहर बहुत बोलते हैं, इतना बोलते हैं वो हजम ही नहीं होता हमको, इतना बार बोलते हैं। साहब, वो आपने बोला कि मैंने तो चांस दिए तो भी आप लोग नहीं बोलते, चर्चा नहीं करते। सर, हमने पहले 267 में 7 बार इस सदन में 267 में 7 बार चर्चा हुई। क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके 10 बार चर्चा हुई। कितने सालों में? हाँ, कितने सालों में? कितने सालों में? देखिए, देखो मैं कह रहा हूँ ये सदन में जो हुआ है, लेकिन आप एक बार भी नहीं कर रहे। मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए आपसे संरक्षण मांग रहा हूँ कि जो फिगर दे रहे हैं आपके हाथ में, जिन्होंने फिगर दिया है, उनसे पूछिए कि कितने दशक में ये हुआ है। नहीं, मैं डेट वाइज, मैं बहुत नरम दिल का आदमी हूँ, फिगर दे दूंगा। ऐसा नहीं बोलो। Have respect for your leader. चुप बैठो भाई, तो आपको चेयरमैन साहब को ऐसा नहीं सताना चाहिए। सर, पहले तो आप उकसाते हो और फिर उनको डांटते हो। नहीं, वो ऐसा बीच में बोल। आपने पहले वाली बात भी बहुत सही कही थी। I became कानून बनाने के where leader of opposition declined to see me in the chamber at my request. Yes, I noticed it. सर, संसद और विधानसभा जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, जिनके माध्यम से जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिलती है और बदलते समय में जनता की अपेक्षाएं बढ़ रही है। लिहाजा सदनों में स्तरीय चर्चा होनी चाहिए। इन चर्चाओं को पूरा देश लाइव देखना चाहिए। इसको जरा ठीक करिए। अब तो मेरा दिख रहा है, बाकी के वक्त तो किसी अपोजिशन का आता ही नहीं ज्यादा। वो जरा क्या कंट्रोल हमारे गोयल साहब करते हैं और फोन करते हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बोल दीजिए। कम से कम हमको तो बाहर चांस नहीं मिलता, यहाँ तो चांस मिलता है, तो जरा दिखाते दीजिए। जनता के सवाल उठा सकते हैं। अब जब भी हमारे ये अभी तेलंगाना के नेता उठा रहे थे, ऐसा उठते रहते हैं, हम डांटते रहते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं कम से कम यहाँ अगर रजिस्टर हुआ तो बाहर भी मालूम होता भाई हमारी बात कोई रखे। अब उसी लिए ऐसी चीजें संवैधानिक ये मुख्य है और संवैधानिक तरीके से हम जो काम करते हैं उसको आपका प्रोत्साहन मिलना चाहिए और सरकार का भी हमको देने का ये कोशिश होनी चाहिए। और ये संसद लोगों के हितों तथा अधिकारों का संरक्षक है और आप हमारे गार्डियन हैं और अगर हमारे ऊपर कुछ अन्याय हो रहा है फौरन आप हमारे अपने को
संरक्षण देने वाले आप भी हैं, नहीं तो हम इतने कम लोग हैं, उतने सब लोग अगर हमको मारते पीटते रहेंगे तो फिर बाद में आपके पास कौन रहेगा, हमें रोना पड़ता। तो इसीलिए जरा आपका संरक्षण जरूरी है। और मैं ये कहूँगा कोरोना के महामारी में भी बहुत कुछ कमियां थी, फिर भी हमारे देश में उसको भी ठीक ढंग से निभाने की कोशिश हो गई। लेकिन चंद जगह जैसा यूपी है, दूसरे स्टेट्स हैं, उसमें जो भी कमियां थी वो भी यहाँ पर हमने पहले चर्चा में लाए थे और उसका पूरा जिक्र यहाँ पर हुआ। पहले का जो 33 दिन का था 20 में, फिर उसके बाद 21 में 58 दिन था, फिर 22 में 56 दिन था। ये कोरोना के जो बड़े बड़े जो भी ये थे वो तो खत्म। सर सभापति जी, दुनिया भर में वैसे तो 19वीं सदी में निर्मित 2 दर्जन संसद भवन उपयोग में लाए जा रहे हैं। भारत में लोगों की दिल दिमाग पर 144 खंभों वाली ये गोल इमारत छाई हुई है। यही देश की आज़ादी के बाद से 75 सालों में सारे महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर हुए। इस इमारत की वास्तुकला पर भारतीय परंपरा की छाप है, लेकिन इसको नफरत से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस सदन में नेहरू जी बैठे थे, अंबेडकर बैठे थे और बहुत से नेता, बड़े बड़े वल्लभ भाई पटेल, ये सब बैठे हैं। इसलिए भूल ही जाना, उधर ही जाएंगे, ऐसा शुरू हो गया। कल लेके जा रहे शायद, हमको अभी मालूम नहीं मुझे। सर सभापति जी, संसद का सबसे बेहतरीन कामकाज पहली लोकसभा में मैं बता रहा हूँ 1952 से 1957 के बीच सिर्फ 5 साल में माना जाता है कि जिसमें 677 बैठकें हुई, 319 विधेयक पारित हुए 5 साल में। और उस दौरान कानूनों पर हुई बहसें जिज्ञासा और केंद्र बनी हुई। संसद का मुख्य काम कानून बनाना है, लोगों को सशक्त बनाना है, इसीलिए ये नीतियाँ यहाँ पर तय होती थी और सभी लोग एक मत से ऐसे नीतियों को सपोर्ट करते थे। सर राज्यसभा और लोकसभा में एक से एक अनुभवी संसद आज भी है, पहले भी थे, और उसके लिए सबको जरा बोलने की आज़ादी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर बोलने की आज़ादी नहीं मिली, सिर्फ हम लोग, हो सकता है मेरी भी गलती हो सकती है, नहीं बोल के नहीं बोलता, लेकिन मेरी गलती, एक छोटा गलती को, मेरे छोटे गलती को आप बहुत बड़ी सजा देते हैं और वो इतना बड़ा गलतियां करते हैं, सारा देश देखता है, सब उधर माफ कर देते हो। तो इसीलिए मैं कृपया करके दोनों बैलेंस करके चलिए, दोनों बैलेंस करके अगर चलेंगे तो हमको भी एक मौका मिलेगा बार बार आपको कहने का, विनती करने का, ये सब चीजें होती। सर और एक कानून बनाते समय बिलों की स्टैंडिंग कमेटी में छानबीन के लिए नहीं भेजा जाता, तो कम से कम ये तो करना चाहिए सर, ये तो आपको हक है। नहीं, इस बिल में खामियां हैं, इसीलिए इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए और इसके लिए सभी लोग, मैं आपको उदाहरण के तौर पर चंद चीजें बताऊं। कमेटियों को भेजे जाने वाले बिल्स का प्रतिशत 2009 और 14 के दौरान 71% था, 71% था। वहीं 16वीं लोकसभा में 2014 से 2019 के बीच घटकर 27% हो गया, रह गया, और 2019 के बाद इसमें इतनी गिरावट आ गई 13% रह गया। साहब कहा 71%,
और फिर पूछते हैं आपने क्या किया क्या किया। यही किया हम। 71% स्टैंडिंग कमेटी को भेजा छानबीन करके, और आपने क्या किया 13%, 27%। ये है, इससे बिल कैसे स्क्रूटनाइज होंगे? जैसा दिल में आया वैसा हो जाएगा, फिर बाद में हम पछताएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा इसको छानबीन करके नहीं लाए, और वहाँ के सभी एमपी और राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर शायद अनपढ़ होंगे, समझते नहीं, वैसा ही भेज दिए। तो उधर से एक टिप्पणी हमको सुप्रीम कोर्ट से, बाकी के जनता लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे बारे में ये सोचते नहीं, सोच कर कानून नहीं बनाते। लेकिन आप गड़बड़ी में इतने कानून भेज देते हो, वो बुलेट ट्रेन से भी फास्ट आता है, बुलेट ट्रेन से भी फास्ट बिल पास होते हैं। तो इसीलिए सर मैं अभी 5 मिनट लूंगा, फिर आपको बोर नहीं करूंगा। आपने देखा समय खत्म हो गया 5 मिनट से। आज आलम यह है कि सरकार विधेयकों को सीमित समय में पारित कराने से लेकर सदनों की बैठक कम से कम कराने की कोशिश में चली। इस कारण कानून की गुणवत्ता वैसी नहीं रहती जो व्यापक विचार मंथन या छानबीन से गुजरे कानूनों की होती है। आज आलम यह भी है, 2021 में भारत के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि बिना व्यापक बहस के जल्दबाजी में संसद में कानून बनाने से गंभीर खामियां रह जाती है, कई पहलू अस्पष्ट रह जाते हैं। वही बात मैंने कहा। और ये इसके हालत ये नहीं होती थी कि लोग यहाँ पर बॉर्डर पे किसान हमारे बैठ नहीं सकते थे। 3 कृषि कानून ऐसी जल्दबाजी में किए कि वो तीनों कानून फिर बाद में एजिटेशन होने के बाद ठहरना पड़ा। तो ये ऐसे करने से किसान भी है आज हमारे ऊपर नाराज है कि पार्लियामेंट ऐसा क्यों करती है। और एक सर 30 जनवरी 2011 को तत्कालीन विपक्ष नेता अरुण जेटली जी ये बात किए थे। संसद का, क्योंकि हमारे को बार बार वो बोलते हैं आप गए, भाग गए, नहीं सुने, ये बोलते हैं। लेकिन हम जब अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, हम ये नहीं कि किसी से झगड़ा करना, डिस्टर्ब करना, शांति के साथ जब अपनी बात को नहीं रख सकते तब लोग हमारे इरिटेट होते हैं कि हम इतनी कोशिश करके लोगों के मुद्दों को आपके सामने रखना चाहते हैं, मौका नहीं मिल रहा। ये होता है, किसी से दुश्मनी नहीं है, हम सब एक ही हैं और सभी मिलके ही देश के भलाई में सोचते हैं। तरीके अलग अलग होंगे। सर राज्यसभा में इस जगह बैठते थे तत्कालीन नेता विपक्ष अरुण जेटली ने 30 जनवरी 2011 को कहा था, संसद का काम है चर्चा करना, लेकिन कई मौकों पर जब मुद्दों का अनदेखी होती है तो अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है। मैं और एक बार पढ़ूं सर, आगे पढ़ो। अच्छा, होती है, अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है, लिहाजा संसदीय अवरोध को अलोकतांत्रिक नहीं कहा जाता, नहीं कहा जा सकता। तो ये उन्होंने जो सिखाया वही काम जब हमारे तरफ से होता है हमारे को ठोकते जाते हैं। तो सर ये जो अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है, लिहाजा संसदीय अवरोध को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, ये उनकी बातें हैं। और मैं ये भी आपको कहूँगा कि उस हाउस में सुषमा स्वराज भी यही बात कही थी, संसद को न चलने देना भी अन्य तरीकों की तरह लोकतंत्र का एक रूप है। तो ये सारे चीजें वहीं से आए। और मैं आपसे ये विनती करूंगा कि
खास करके दिग्गज नेताओं को यहाँ पर जो उनके बारे में उनको जो समय देना चाहिए। और मैं और एक छोटी सी बात दो चार रख के मेरे भाषण को खत्म कर दूं। विपक्षी नेताओं के कई प्रमुख तथ्यों को सत्ता पक्ष की मांग पर कार्रवाई से बाहर निकाला जाता है और उसके लिए ही मैं आपको पहले आते ही विनती किया, छोटी मोटी चीजें जब होती है, आप तो ऊपर हैं हम सबसे, हम नीचे हैं, तो हमारे ऊपर पहला हाथ आप ही का आता है क्योंकि हम नीचे रहने से। तो ये जो है सर, आज तो आपका पूरा अटैक मेरे पर ही है। आप मूल मुद्दे से भटक गए। नहीं नहीं, आप खुद देखेंगे कि आपने क्या कहा है अब तक, विषय से बिल्कुल भटक गए सर। नहीं नहीं, दूर दूर तक चले गए साहब। ये तो समय और देश की जनता उम्मीद करती थी कि यहाँ से ऐसा मैसेज आएगा कि आगे का रास्ता कैसे होगा। जैसे साहब, एक सेकंड, आपने खड़गे जी कहा, कौन बोल रहे हैं? You must learn to be decorous. He has yielded. He has yielded. पहली बार सदन में कुछ डेकोरम हो रहा है तो परेशानी क्यों होनी चाहिए? You will get the chance, sir. You are a very senior member. You will get the chance. Sir, I agree. We may skip the lunch at Michael Saab's request. Good idea. It's a good idea. But that I will do at 1 o'clock. That I will do at 1 o'clock. खड़गे जी, मैं माननीय सदस्यगण को अपील करूंगा, और लगातार मैंने ये बात कही है और गहन चिंतन और मंथन के बाद कही है कि कब तक हम पास्ट प्रेसिडेंट को लेकर हाउस को डिस्टर्ब करते रहेंगे, कब तक हम डिस्टर्बेंस को जस्टिफाई करते रहेंगे। आप अंदाजा लगाइए खड़गे जी, मेरे पर क्या बीत रही होगी जब आप बोल रहे थे कि मुझे बोलने नहीं देते हो। मैं इतना आकलन करता हूं, मतलब आप अंदाजा लगाइए, इफ लीडर ऑफ द अपोजिशन वुड राइज ऑन दिस क्रिटिकल ओकेजन टू सैंक्टिफाई डिस्टर्बेंस, डिसरप्शन। आपने खुद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कोट किया है, वहां तो कभी नहीं हुआ। जयराम जी, दिस इज नॉट अ गुड हैबिट। नो, यू आर अ विक्टिम ऑफ दिस हैबिट। डोंट हैव दिस हैबिट, डोंट हैव दिस हैबिट। नो, दिस इज नॉट अ, when the honorable LOP has yielded, why are you being super LOP? Because we want to listen. You can't be. He doesn't need assistance. You want to listen to him. No, you want to listen to him, but it is regulated by the chair. Otherwise, come and sit here and control it. Sir, every time. I have no desire to sit there. Even if you have, listen to him. Even if you have, there is a mechanism. Sir, you are constantly No, interrupting him, sir. please, take your seat. So, माननीय खड़गे जी, this is a rare historic occasion where after taking note of 75 years, we are required to unfold a vision for next 25-50 years. Sir, exactly. I know it. I know it what he knows. And in the entire discourse, you have focused on two things, sir. I find it. Is there a debate between you and him, sir? Sir, this is the problem. There is no debate between me and you, sir. This is the problem, sir. Lord will speak. The problem is. Lord will speak, sir. The problem is when there is time to participate, I have seen absence. The problem is when an issue has to be debated, discussed, deliberated, you have walked out of the house. Problem is the chairman. Sir, this is wrong. This is wrong from your part, sir. This is completely wrong. You are misleading, sir. You are misleading the house. Don't do that. You are misleading the house. You are misleading the house. This is totally wrong.
Partisan attack. Remark from you, sir. Sit down, sit down, sit down. Sir, please I explain have your own said, statement. one second. I request you to One explain second. your own Jairam, statement. take it, take it. Sir, please Everybody explain is your own cooperating today. statement. Take it, take it. You are debating here. No, no. You are not debating here. Sir, you are not debating here. Sir, let him speak. दिग्विजय जी, दिग्विजय जी, एक सेकंड, अरे आप बैठो यार. Sir, let him speak. दिग्विजय जी, with my modest understanding, I can tell you, and I am a great judgment of myself. I self-judge. I can tell you, I am not a stakeholder in politics. I am certainly stakeholder that this upper house, the House of Elders, conducts itself in a manner so that it earns respect of others. We must exemplify our conduct by decorum, discipline. One second. One second. Sir, please don't cast aspersions on us. One second. Sir, would you approve that two honorable members should every time come to the rescue of LOP? Is it not an insult to the position he holds? Sir, allow him to speak. Put some people in discipline court. I would urge, if you do not curb the tendencies of other members, let me tell you, things will get on a tangential route. There was an occasion when you wanted to speak and somebody said, give Digvijay Singh ji an opportunity. In the process, the honorable member was insulting you, insulting me. We don't want that. Okay. So all I say is, we have had some discussion. We have to emanate from this theater a most important message to the world outside. Sir, that applies to all of us. Conclude, sir. Honorable members, with the sense of the House, we are continuing during the lunch recess as well. Go ahead. Sir, thank you, sir. क्या टॉलरेंस है? अच्छा बस आपने थैंक यू तो कहा. सर, सभापति जी, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अब टेंशन में आ रहा मामला. तो सर, हम बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, सभी की इच्छा है कि महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है. आज तक हमने सब कोशिश की, लेकिन अब मैं समझता हूँ जब आप ये मुद्दा उठाएंगे तो जरूर आपके बात को मान्यता वो दे देंगे. तो मैं ये आंकड़े इसलिए देता हूँ थोड़े से. सर, सभापति जी, दुनिया बदल गई है. इस समय राज्यसभा में 10% और लोकसभा में 14% महिला सांसद है. विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% है. 1952 में नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में पहली लोकसभा में केवल वो भी 5% सांसद महिलाएं थी, लेकिन 70 साल के बाद भी आज 14, 15, 10 के अंदर ही है महिला थी. तो अमेरिकी, मैं और भी आंकड़े देता हूं कि महिलाओं को दूसरे जगह भी ऐसा ही हो रहा. अमेरिकी संसद में 2%, ब्रिटेन में 3% महिला सांसद थे. आज अमेरिका की संसद में 28% और ब्रिटेन में 33% महिला सांसद आज है. तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महिलाओं का जो बिल है इसको आप ये कर दीजिए. और दूसरी चीज, अनएम्प्लॉयमेंट की बात चल रही कि क्योंकि इस 75 साल में हम जब बात करते हैं, इधर अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़. 8 करोड़ लोग एजुकेटेड वो आज रास्ते पे है. और इन्फ्लेशन तो सब बढ़ रहा है, आपको मालूम है. वो कोई टमाटर डाल के आए तो आपने बहुत उसको डाटा. वो हकीकत थी 400 रुपये, 500 रुपये. शायद आप मकान में नहीं पूछे शायद कि आजकल टमाटर की, प्याज की, तेल की, दाल की क्या कीमत है. वो हिसाब आप नहीं पूछ रहे क्योंकि पूरा जिम्मेदारी उनको वहाँ छोड़े
और बाकी का जिम्मेदारी आप यहाँ लिए, इसीलिए जरा मुश्किल होगा उनका। लेकिन ये जरूरी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा डेमोक्रेसी। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती गई तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इन चीजों को कुछ उत्तर दे। सिर्फ हमने वो किया, ये ठीक है, G2 ठीक है, G2 क्या G20 सर नहीं, क्योंकि वो जीरो में कमल का फूल ही दिखता था। अब देखिए साहब, वो आप देखिए, वेरी गुड, हाँ आप देखिए, वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट। खड़गे जी, आपका स्तरीय नहीं है, आपका स्तर नहीं है, आपका स्तर नहीं है। तो मेहरबानी करके G20 की मजाक मत उड़ाइए। G20 बहुत अरे बड़ा मजाक समूह नहीं है। भाई, लेकिन सर शायद माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनको तो सिर्फ 2G दिखता है, 1G एंड सन जी, 2G दिखता होगा। अरे ये देखो सर, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, देश की जब बात आती है उसमें हम सब लोग एक हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन तुम बार बार वो गुत्ता मत लो, तुम भी पैट्रियट हो। पैट्रियट हमारे लोग हैं, जान हमारे लोग दिए, मर गए हमारे लोग, मजा आप उठा रहे हो और हमको सिखाते हो। सर आखिरी एक बात कह के आज आप बहुत एजिटेटेड हो। मैं खत्म करता हूँ। नहीं, आज आप बहुत एजिटेटेड हो। हाँ? आप बहुत गुस्से में हो आज। नहीं ना ना सर, हमारी वतन परस्ती के अनगिनत तारीखें हैं, हमारी वतन परस्ती के अनगिनत तारीखें हैं, बेशुमार खिस्सा है। हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, ये तो हमारे ईमान की हिस्सा है। तो धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया। आपने खड़गे जी, आपने आज पढ़े शुरू में और आखिर में, और पहले भी पढ़ा था तो माननीय वेंकैया नायडू जी का फेयरवेल था, और आपने कहा मौसम कैसा होगा, कितना सताएगा। नहीं उसी का आपका एटीट्यूड देने के बाद रियली मौसम फिर जो पीछे गया, पहले का जो था वो आ गया। Honorable members, Honorable LOP has reflected. I would again appeal to everyone. It is not a time for us to be agitated. We have to send a message from this place how our Bharat will move for next several decades. And therefore, when we make light of certain things like G20, G20 can't be reduced to G2 and then Lotus. One second. The world order has been defined. For the first time, G20 has been so impactful that global order has been defined. Inclusion of African Union is being globally applauded. कहीं वो मत डालना, मैं इसलिए मैं जो वहाँ फोटो डाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। G20 का, मैं भी G20 में शामिल हो गया, लेबर मिनिस्टर के हैसियत से 10 G20 मीटिंग में गया, अमेरिका गया, इटली गया, ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने। ब्राजील गया। लुला का जो उस वक्त, आज आपने हैंड ओवर किया लुला को, वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो मुझे मालूम है कैसा रेस्पेक्ट देना। देश के बारे में मैं पहले ही बोला, देश के विषय में, देश का जब भी कोई ये आता है, हम पहले लोग हैं उसके लिए सर के ऊपर रखते हैं। माननीय खड़गे तो इसीलिए आप ये मत बोलिए, जो लिखा हुआ बोर्ड है वो बोल रहा हूँ। नहीं देखिए माननीय खड़गे जी, मेरे को भी सौभाग्य मिला दुनिया के नेताओं से चर्चा करने का, एंड हाउ प्राउड आई फेल्ट। द वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कहता है our attainment in 6 years is something which can't be attained in 50 years.
चर्चिल ने यहां तक कहा था, अंग्रेज चले गए तो उनके द्वारा स्थापित न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवाएं, रेलवे और लोक निर्माण का पूरा तंत्र खत्म हो जाएगा। ये चर्चिल ने कहा। यानी इतना अंडरमाइन किया हमको कि ये लोग अनपढ़ है, अंगूठे छाप है, ये लोग क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को कैसा टिकाएंगे। लेकिन हमने टिका के दिखाया, हमने इसको मजबूत करा, इसका संरक्षण किया। और बार बार हमको टोका जाता है, 70 साल में आपने क्या किया। अरे 70 साल में तो यही किया हमने, इसको मजबूती दी, इसको मजबूती दी हमने, लोकतंत्र को बचाया हमने और संविधान को लेकर हमने आगे बढ़े। और बार बार आपके पास कुछ नहीं बोलने के लिए, ये बोल तो जाओ, और कितने दिन बोलते बोलते जाओ। सर, तब वर्ल्ड वार 2 में, उसके बाद में 7 आजाद हुए देशों में सैनिक तानाशाही थी, फिर भी हमारे लोग मजबूती के साथ इस देश में इस संविधान को टिकाया, डेमोक्रेसी को टिकाया। लेकिन हमारे यहाँ सत्ता का हस्तांतरण गोली या बंदूक से नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी हमें जो आजादी दिलाए वो सिर्फ नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन से। और इसीलिए हमारी जो संविधान में हमारी जो आदर्श हमारे सामने है, उनके वजह से आज सभी लोग इसका पालन करते हैं और इसको आगे ले जाते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि इस भवन में 75 सालों के दौरान देश की किस्मत बदली है और देश की सूरत बदलने वाली तमाम कानूनें यहाँ बनी हैं। जमींदारी अबोलिशन, छुआछूत मिटाने का, ओबीसी का आरक्षण के लिए कानून यहाँ बने, यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस के भी बने। सभापति जी ने, मैं पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ। उनका मानना था कि संसद तभी तक प्रासंगिक है जब एक समय की बदलती जरूरतों के मुताबिक निरंतर विकसित गतिशील संस्था बनी रहती है। तेजी से बदलाव के दौर में संसद की तेजी से काम करना होगा, ये नेहरू जी का कहना है। तो हम तो कोऑपरेट कर रहे तेजी से काम करने के लिए, लेकिन कभी कभी झगड़े की बात ही ज्यादा होती है। सर, नेहरू जी के पहले कैबिनेट में कैसा, यानी मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे डेमोक्रेटिक वे से पहले चलती थी। नेहरू जी के कैबिनेट में वो सबको अपने साथ लेके चलते थे। उन्होंने जो पहली कैबिनेट बनाई उसमें सबसे योग्य लोगों को शामिल किया। जो कांग्रेस में नहीं थे वैसे 5 लोगों को शामिल किया। साहब, उन्होंने तो 5 अपोजिशन के लोगों को शामिल किया, उनसे सहमति नहीं होती थी उनको किया। आप तो हमारी छाया भी नहीं देखना चाहते। उन्होंने पहली कैबिनेट बनाई थी बाबा साहब और श्याम प्रसाद मुखर्जी साहब समेत 5 दूसरे धारा के विचारधारा के लोग थे। अब हो सकता है सर, ये कब तक चली सर? हाँ, ये परंपरा कब तक चली? नहीं, देखिए, जब तक नहीं, उसके बाद में तो हर पार्टी, हर विचारधारा के लोग अपना अपना फ्लैग लेके निकले ला। जब झंडे अलग हो गए, लेकिन इसको बुनियाद डालने के लिए, सहन करने के लिए, सबको लेके जाने के लिए ये काम उन्होंने किया। अब तक तो चल रहा है, लेकिन एक कि आप अपोजिशन को सहन नहीं करते, उन्होंने सहन करके
अपने कैबिनेट में लिया। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर को देखो, नहीं अरे सुनो जी, तुमको क्या इतिहास मालूम है, मैं बताता हूँ। जब कोई भी पार्टी बनाते हैं तो अलग अलग पार्टी में होते हैं, तो वो बाद में बहस करता हूं मैं आपसे, आओ मेरे पास भी सब सबूत है। सर, नेहरू जी के बारे में बहुत बातें बोलते हैं अपोजिशन के लोग, खासकर बीजेपी के लोग। ये छोड़ दीजिए, जो आदमी 14 साल जेल में रहकर सब कुछ सहन करके देश के बुनियाद डाल के, बड़े बड़े कारखाने बना के, पब्लिक सेक्टर बना के, नौकरियां दे के इतने बनाए, वो बुनियाद डालने के बाद देश बढ़ा और 5 ही साल में हम आगे बढ़े। तो मैं आपको आगे थोड़ा सा दिखाऊंगा कि किस ढंग से, देखिए बोलते हैं नेहरू जी के कितना बड़ापन था कि अपने राजनीतिक विरोधी धारा को नेता श्याम प्रसाद जी को केंद्र में इंडस्ट्री और सप्लाईज मिनिस्टर बनाए। नेहरू जी संसद का बहुत सम्मान करते थे और अक्सर अपने सहयोगियों को और युवा सांसदों के लिए एक उदाहरण के रूप में उन्हें डिबेट्स के दौरान धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे, धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे। अब अंदर भी नहीं आते, वो तो धैर्य के अनुसार सुनते थे, लेकिन यहाँ अंदर भी नहीं आते प्राइम मिनिस्टर। दर्शन नहीं मिलते। हाँ, दर्शन तो हमको क्या भगवान है क्या दर्शन नहीं? तो हमारे को या कम से कम डेमोक्रेटिक तरीके से आने के लिए बोलो, थोड़ा गोयल को भी रिलीफ मिलेगा। नहीं तो हर बात को डिफेंड करना पड़ता है, वो गोयल जी उठना पड़ता है। थोड़ा उनको जरा बिठा के प्राइम मिनिस्टर जरा बोले, अरे हम भी बोलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, देखेंगे इस बार के बहुत दिन हो गए उनको देख के। तो अगर कोई पूछेगा तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर कैसे है, बोले तो हम मैं क्या बोलूं, अपोजिशन लीडर हूं। तो ये सर, ये इसलिए कह रहा हूं कि एक संसद को जानकारी, अरे क्यों भाई, आपका तारीफ किया मैं। जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आते हैं तो आप लोग बाहर चले जाते हो। नहीं, अब ऐसा है, जब वो आते हैं हम बाहर चलते हैं ना, तुम पहले ही भगाते हो हमको, कुछ कह के झगड़े निकाल के। चलो छोड़ दीजिए। नेहरू जी, अरे सब मालूम है आप कहाँ बिठाते, कैसा करते। सुनो, नेहरू जी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार विपक्षी नेताओं से मिलते रहते थे। प्रमुख मुद्दों पर बहस के दौरान सांसदों की बातें ध्यान से सुना करते थे। नेहरू जी ने तो यहाँ तक कहा था, मुझे इस सदन की शक्तियों से ईर्ष्या है और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई उन शक्तियों को सीमित कर दे। यानी इतना बड़ापन, मैं किसी को सीमित करना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूं, सबकी ओपिनियन लेना चाहता हूं। तो ये बात उन्होंने कही। आज क्या होता है, कोई सुनने के, हमारे को सुने तो भी हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं आते, तो बार बार यही कहते हैं कि अब उन्होंने कहा। नेहरू जी के विचार था, मजबूत विपक्ष न होने का अर्थ है व्यवस्था में महत्वपूर्ण खामियां हैं। अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो वो ठीक नहीं है, नेहरू जी का कहना। अब तो मजबूत विपक्ष है तो उसको ईडी, सीबीआई कमजोर कैसा करना, कमजोर कैसा करना इधर है। अगर कोई है भी है, इमीडिएटली उसको लेना, कमजोर करना, फिर वॉशिंग मशीन में डालना, क्लीन होके बाहर आ, वहीं पर परमानेंट है। सर, लेकिन आज क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं,
संसद में पीएम साहब कभी कभार आते हैं, जब आते हैं तो इवेंट बनाकर चले जाते हैं। मणिपुर साहब, आपको तो मालूम है 3 मई से आज तक दंगे चल रहे हैं, आज तक लोगों को मार रहे हैं, घर जला रहे हैं, आज एक मर गया। तो कितने इसके बारे में एक स्टेटमेंट दो। हमने इतनी कोशिश की साहब, जरा आप। कोशिश तो मैंने की थी। नहीं, आपने की कोशिश थी तो मेरी तरफ से थी सब। नहीं कि हर हालत में चर्चा हो, नहीं आधी रात तक चर्चा हो। बोलने दिए सर। नहीं आप, अरे भाई तुम क्यों ये उनको इरिटेट करते हो? सर आप तो कोशिश किए हैं, लेकिन आपके बातों को भी वो नहीं मानते। ये मुश्किल है ना। आप हमको बोलते हैं, उसीलिए हम बार बार आपके तरफ देखते हैं। तो जब हम आपके तरफ देते तो फिर आप उनके तरफ देखते हैं। तो इसलिए खड़गे जी, मैं मजबूर नहीं हूँ, मजबूत हूँ। आप मजबूत, मेरी बात को मानते तो लोकसभा से पहले चर्चा होती, ज्यादा सार्थक चर्चा होती। अरे साहब, डेमोक्रेसी में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा, मैंने बड़ी कोशिश की कि इस सदन में व्यापक चर्चा हो, आपने होने नहीं दी सर। नहीं आपने नहीं होने दी। ये देखिए 267 सर, 267 ये देखिए, ठीक। अरे वो बात गई, जाने दो, बात गई है और रात गई कुछ। नंबर में नहीं आते। लेकिन आज क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। सर वो देश के कोने कोने में जाते हैं, लेकिन मणिपुर